रणबीच चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था जो तनिक हवा से बाघ हिली लेके सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित महाकाव्य हल्दी घाटी के अंश को अवश्य सुना होगा। दोस्तों, आज मैं इसी पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को आपकी नींद से जगाने आया हूं, आप सभी की धमनियों में बढ़ते हुए रक्त के प्रवाह को बढ़ाने आया हूं और आप सभी को आपके इतिहास से मिलाने आया हूं, आप सभी को आपकी सांस्कृतिक विरासत से मिलाने आया हूं। आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हिस्ट्री यानी इतिहास की बात करें तो इतिहास की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं तो इससे आपको बाकी चीजें अवश्य क्लियर होती हुई जाएंगी। देखिए, हमारा भारत देश जो है वो काफी सारे वीरों की भूमि है। हमारी भारत भूमि ने ऐसे ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया है जिनके सर कट जाते हैं पर वो अपने घरों से लड़ते हैं। ऐसे ऐसे वीरों को क्या आपको लगता है जो सम्मान डिजर्व करते हैं हम लोगों ने दिया है? नहीं दिया है। तो हमारी हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं वो उन वीरों को सम्मान देने की है और उनके जीवन से सीख लेने की है। और उनके जीवन से सीख लेके अगर हम उनके जीवन का अंश मात्र से सीख ले पाए तो अपने जीवन को बेहतर बनाने की है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा जो उठता है वो ये उठता है कि इतिहास है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं वर्ड की तो वर्ड की डेफिनेशन अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग मिल जाएगी, अलग अलग किताब आपको अलग अलग डेफिनेशन देंगी। पर जो डेफिनेशन मुझे सबसे सटीक लगती है मैं आपके सामने वो डेफिनेशन साझा करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने नई वाली महाभारत के थीम सॉन्ग को सुना होगा तो वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या है दोस्तों, आइए साथ दोहराते हैं। वो कहती है कि है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की, है कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। आइए ध्यान देते हैं। तो है कथा संग्राम की मतलब वॉर की और बैटल्स की स्टोरी है, विश्व के कल्याण की और इस वॉर और बैटल से विश्व किस तरफ कल्याण की ओर गया है, किस तरीके से वेलफेयर की ओर गया है, उसकी कहानी पढ़ेंगे। धर्म अधर्म यानी इसके साथ किस तरीके से धर्म का राइज हुआ है, कोई चीज धर्म के अगेंस्ट हुई है, कोई धर्म के हिसाब से हुई है, कोई चीज अधर्म के हिसाब से हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, क्या चीज सत्य के साथ हुई है, कौन सी चीज असत्य के साथ हुई है। अब इसका आपको मतलब क्या पड़ेगा, आप अगर इतिहास में देखेंगे तो क्या आपको जो पता है वो सभी सत्य है, क्या कोई चीज आपको पता है उसमें असत्य भी हो सकता है। इस क्वेश्चन का भी हम आंसर करेंगे कि हमारे पास हिस्ट्री के अंदर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसके अंदर चीजें तोड़ी गई है, मरोड़ी गई है, समय के साथ बदली गई है। तो सत्य पढ़ेंगे, असत्य पढ़ेंगे, कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की, यानी स्वार्थ जो सेल्फिशनेस हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री से, जो हमें सेल्फिशनेस से सीख लेने को मिलती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस चीज को। दोस्तों, बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है इसका मेन हमारा मोटो होगा हम हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पूरा का पूरा समझने की कोशिश करें। आपको पता है कि समय हम बहुत कम यूज करेंगे और इस कम समय में मेन मोटो ये नहीं होगा कि आज मैं आपको सारे A to Z फैक्ट्स दे दूं, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मेन मोटो क्या है कि मैं आपको पूरे भारत के इतिहास का थीम बता दूं, आपको एक कहानी के रूप में शुरू से लेकर अंत तक समझा दूं कि इसके बाद आप कहीं से भी कोई चीज पढ़ते हैं हिस्ट्री का, आप कई बार बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं पर होता क्या है, 4 पन्ने पढ़े नींद आ गई छोड़ देते हैं, 4 पन्ने के बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आपको इतिहास सुलाने लगता है। पर क्या इतिहास सुलाने का विषय है? बिल्कुल नहीं। इतिहास आपको आपकी नींद से जगाने का विषय है। इतिहास आपके अंदर जो आपका रक्त का प्रभाव है उसको बढ़ाने का विषय है। इस विषय को हम लोग मात्र 4 पन्ने पढ़कर सोने वाले विषय में तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास का मेन उद्देश्य क्या होगा, अगर आप लोगों को एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अगर आप लोग ये समझ जाएंगे अच्छा ठीक है इसका ये शुरुआत है, इस तरीके से चीजें बढ़ी हैं और ये अंत है, तो इसके बाद अब आप इसको अंदर फैक्ट्स को आप खुद से ऐड करेंगे, आप कहीं से कोर्स से पढ़ते हैं, आप हमारा कोर्स से पढ़ते हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें बहुत आसानी तरीके से उसमें समझ आती जाएंगी, बहुत आसानी से मिलती जाएंगी। तो आज आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं, आज आप लोगों को हर एक लाइन को यहाँ साथ साथ लिखना नहीं है, क्लास को देखना है आराम से, जैसे बिंग वॉच करते हैं मूवी को या वेब सीरीज को,
उस तरीके से देखिए, हर चीज को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए कि अच्छा ठीक है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, अच्छा कोई चीज हो रही है तो उससे पहले कुछ हुआ होगा जिसके आउटपुट में ये हुआ। आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग है। अब इंडियन टीम अगर आज के समय की बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि शुरू से इंडियन टीम स्ट्रांग हुई होगी। आपने क्या देखा कि कपिल देव के टाइम में एक वीक इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता। अब जब एक वीक इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो उसका आउटपुट क्या हुआ? उसका आउटपुट ये हुआ कि इंडिया में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट देखना शुरू कर दिए, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, क्रिकेट एक हाउसहोल्ड नेम बन गया। और जब वो हाउसहोल्ड नेम चलता गया तो आपने क्या देखा, समय के साथ जब गांगुली इंडिया का कैप्टन बनते हैं तो इंडिया ने एग्रेशन दिखाना शुरू करा। इंडिया में धीरे धीरे ऐसे प्लेयर्स आए जो बाहर जाके विदेश की धरती में भी हराने की हिम्मत रखते थे। और जब धोनी की बारी आई, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ा क्रिकेट वाली, और यहाँ पे जनरेशन बढ़ती गई और वहां पे इंटरेस्ट वाली जनरेशन आई, तो धोनी की टीम तक आते आते आपने देखा कि हमारे पास पूरी 11 इस तरीके की थी कि हम पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट कर सकें। और धोनी के जाने के बाद जब विराट कोहली कप्तान बने तो आपने देखा भले ही हम लोग वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, पर इंडिया की टीम वर्ल्ड में किसी भी टीम से कमजोर नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि आज जो इंडियन टीम स्ट्रांग है, इसका कहीं ना कहीं आप अगर बैक ऑफ द माइंड देखते हैं तो दो बहुत बड़े इवेंट्स हैं। 1983 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, अगर आप चाहे तो 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी देख सकते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि आईपीएल का राइज बहुत बड़े लेवल पे हुआ। हो सकता है अगर भारत 2007 का वर्ल्ड कप नहीं जीता T20 वाला, तो आईपीएल आज आपको जिस पॉइंट पे दिख रहा है उस पॉइंट पर नहीं दिख रहा होता। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप आज की इवेंट को चल रहा है, कैसे चल रहा है, आगे इसका किस तरीके से ग्रोथ होगा, इसको आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि उसका पीछे का चीज किस तरीके से रहा है। जैसे मान लो कि आप देख रहे हैं कि वुमेन्स का आईपीएल आ रहा है। वुमेन्स का आईपीएल अभी आप सोच रहे हैं क्यों आ रहा होगा, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी है। और सेम इसी मॉडल को पकड़ के 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती, अभी वुमेन्स आप देख रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच रही है। तो अभी लोगों को लग रहा है, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, कि पीछे की जैसी तरीके से ग्रोथ आई है उसी का इस्तेमाल करके हम आगे भी ग्रोथ कर सकते हैं। सेम पर्सपेक्टिव हमारा हिस्ट्री पढ़ने का। हिस्ट्री आपको क्या करेगा, पीछे की सारी कहानियां बताएगा, पीछे की सारी कथाएं बताएगा, उस कथाओं से सीख लेके आपको आगे के जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सुसज्जित करेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है अगर आप सही मेजर्स नहीं ले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो हमारा सबसे पहला सवाल उठता है, इतिहास है क्या? आइए देखते हैं। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड डेटा दैट हैज बीन हैपेंड इन द पास्ट। बहुत सिंपल और क्लियर सी चीज है कि उन सभी डेटाओं का कलेक्शन है जो भूतकाल में, पास्ट में हुए हैं। अब आप देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, भूतकाल में आपने पृथ्वीराज चौहान जी की आपको कहानी पता होगी, आपको उनका इतिहास पता होगा, किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो पहले बैटल ऑफ तराइन के अंदर मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। पहले बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी को हराने के बाद वो उसको एक और मौका देते हैं, और दूसरे मौके में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी को हार का सामना करना पड़ता है। और इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है दोस्तों? हम लोगों को ये सीख मिलती है कि अगर आपने अपने दुश्मन को एक बार हरा दिया तो दूसरी बार मौका नहीं देना है। अगर हम लोगों ने पाकिस्तान को एक बार हरा दिया तो सीधा सरेंडर, दूसरा मौका पाकिस्तान को नहीं देना है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी से सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से आप देखेंगे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय का समय देखेंगे, पूरे भारतवर्ष पे मुगलिया सल्तनत का बहुत बड़े रूप से आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने अपना डोमिनेंस बना के रखा था। उस डोमिनेंस को तोड़ते हुए अपने मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज उठते हैं, खड़े होते हैं। अच्छा, एक और दिमाग में आपको सवाल आ रहा होगा, भैया चलो ठीक है, हम ये चीज समझ गए कि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इवेंट्स बेटर होता है, पर अब भी उस तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे कि हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। चलो इसका एक और रीजन समझने की आपकी सिंपल भाषा में कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक आपका किसी चीज को लेकर व्हाट क्लियर नहीं हो रहा कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक बाकी सारी चीजें आपको क्लियर होना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले कारण क्लियर होना चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इससे हमको मिलेगा क्या। जैसे मान लो आज आप मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसका आपका मेन मोटो क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, पैसा आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। तो आप इसलिए उस मोटो से तैयारी कर रहे हैं और आज आप इस वीडियो तक भी पहुंचे हैं। बट अगर आपका इतिहास पढ़ने का वर्ड क्लियर नहीं होगा तो आप उसको बड़े रूप से नहीं यहाँ पे अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक तो आपका वर्ड सिंपल सा क्लियर ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर क्या इतना सा मात्र चीज है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन मात्र लाने के लिए इतिहास को सिलेबस में डाला गया? नहीं डाला गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
जब भी किसी टॉपर का इंटरव्यू आता है, कोई बंदा जो सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल में किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करता है, सीडीएस में क्वालिफाई करता है, तो आप लोग उसका इंटरव्यू देखने चले जाते हैं। क्यों देखने जाते हैं आप जानते हैं? आप शायद ना भी जानते हो, पर बैक ऑफ द माइंड आपका क्या चलेगा कि आप उसकी गलतियों से सीख लेना चाहते हैं। कोई बंदा मान लो सीजीएल क्लियर करा है, तो मान लो सेकंड अटेम्प्ट में करा है, मान लो कोई बंदा फोर्थ अटेम्प्ट में करा है। अब कोई बंदा अगर फोर्थ अटेम्प्ट में करा है, तो आप उसका इंटरव्यू पता है क्यों देखने जाते हैं? कि ऐसा क्या हो गया कि उस व्यक्ति को 4 अटेम्प्ट लग गए एग्जाम क्लियर करने में। इससे क्या होगा कि जो जो वो गलतियां करा है, उस गलतियों को अपने दिमाग में नोट डाउन कर लेते हैं, और आप चाहते हैं आप उन गलतियों को ना दोहराए। तो बेसिकली हमारा ह्यूमन वाला चीज वर्क किस तरीके से करता है कि हम दूसरों की गलतियों से सीख लेके उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने से बचा लेते हैं, और उसके हिसाब से सही चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चाणक्य ने बात कही थी कि इंसान का जो अपना जीवन है, वो स्वयं की गलतियों से सीखने के लिए बहुत छोटा है। अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीख सकते हैं, तो आप बार बार ठोकर खाते रहेंगे, और जितनी दूर आपको जाना था अपने जीवन में, आप उतनी दूर का सफर तय नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव में टॉपर्स का इंटरव्यू देखते हैं, जो बंदे जॉब ले चुके हैं उनका इंटरव्यू देखते हैं, और उनके इंटरव्यू से सीख लेते हैं किस तरीके से अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करके उनके द्वारा जो परेशानियां फील करी गई है, फेस करी गई है, उसको कम कर सके। जैसे शुभम भैया का वीडियो देखते हैं, उन्होंने आपको सीधा बता दिया कि भैया ठीक है, इतने इतने क्वेश्चन मॉक में, इतने इतने क्वेश्चन पेपर में इस सब्जेक्ट से आएंगे। हिस्ट्री का मान लो 3 क्वेश्चन आ रहा है ऑन एवरेज, पॉलिटी का 3 आ रहा है, मान लो बायो में तो 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब आप यहाँ पे एक और चीज क्या कर सकते थे, जाते एक एक सब्जेक्ट का मॉक लगाते, 50-50 मॉक लगाते, फिर उसका एक एवरेज डेटा निकालते, और फिर आपको पता चलता है कि ठीक है, हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंस है, पॉलिटी का इतना है, ज्योग्राफी का इतना है। बट आपने क्या करा, आपने एक स्मार्ट अप्रोच लगाई, आपने किसी ऐसे बंदे को ढूंढा जो आपके लिए 50-50 मॉक का एवरेज वाला काम कर चुका है, और आपका उसमें क्या हुआ, काफी सारा समय बच गया। अब यहाँ पे आप इसको हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से देखिए। आपका जीवन मात्र एक जॉब लेने का जीवन नहीं है, मात्र अच्छा स्कोर करने का जीवन नहीं है। आपका जीवन आपको लाइफ में बहुत अच्छा बेटर वे में जीने का है, और सोशल बिहेवियर को इंप्रूव करने का है। अब जब तक बात रही एग्जाम की, तो एग्जाम के लिए तो आपका एनालिसिस यहाँ से मिल गई, सोशल बिहेवियर की एनालिसिस कहाँ से मिलेगी, सोसाइटी किस तरीके से बिहेव करती है उसकी एनालिसिस कहाँ से मिलेगी, उसकी एनालिसिस आपको मिलेगी हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री आपको बताता है कि क्या क्या समय पे क्या क्या कंडीशंस आती हैं, उस कंडीशन से क्या कंक्लूजन निकलता है। जब आप किसी मोड़ पे खड़े हैं और आपको नहीं पता आगे क्या होगा, तो आप उस मोड़ को पीछे इतिहास में ढूंढ सकते हैं कि इतिहास में ये मोड़ कब आया था, इस मोड़ पे क्या क्या एक्शन लिए गए अलग अलग समय पे, उससे क्या क्या कंक्लूजन निकले, उसको देख के आप अपने भविष्य के डिसीजन को बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको एक छोटा सा, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंडिया 1857 में अटैक करा था, पहला रिवोल्ट हुआ था, अब ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर बहुत बड़े रूप से आपने देखा था कि पहली बार पूरी की पूरी, पूरी इंडिया तो नहीं, तब भी एक बड़ा क्षेत्र आप देखते हैं कि अटैक के रूप में आता है। खैर पूरा इंडिया आता, हम तभी आजाद हो गए होते। बट आपने एक चीज नोटिस करी क्या कभी, कि ब्रिटिशर आप अगर देखते हैं, जब बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध में ब्रिटिशर्स पहली बार पावर में आते हैं इंडिया में, बंगाल वाले क्षेत्र में पावर में आते हैं, सिराजुद्दौला को जब हराते हैं। वहां से लेकर 100 साल तक का समय बीत गया, तब तक आप यहाँ पे बड़े रूप से इंडिया की तरफ से अटैक क्यों नहीं देख पाते, 100 साल बाद ही अटैक क्यों देख पाते? देखिए दोस्तों, जब तक ब्रिटिशर इंडिया को हरा रहे थे, उनकी जमीन के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर रहे थे, तब तक आप वहां पे प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम पता आप कब देखेंगे? अब आप देखेंगे इसके बाद समय समय के साथ, शुरू में आकर इन्होंने आराम से जमीन वमीन को कब्जाया, जैसे जैसे समय बीता, इन्होंने इंडिया में धर्म के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। धर्म के ऊपर अटैक करना कैसे शुरू कर दिया? सती प्रथा को एबॉलिश करा। अब मैं यहाँ पर इस चीज की डिबेट नहीं करूंगा कि सती प्रथा सही है, सती प्रथा गलत है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका, आपको पता है कि सती प्रथा को सही आज के समाज में ठहराया नहीं जा सकता है। बट आप यहाँ पर समझ क्या सकते हैं कि सती प्रथा जो है, इसको एबॉलिश करना उस वक्त के समाज के लिए क्या था, कि कोई विदेशी व्यक्ति आया है जो हमारे धर्म को नहीं समझता है, और हमारे धर्म में चल रही प्रथा को बंद कर रहा है। साथ में आपने क्या देखा, विडो रीमैरिज एक्ट आ गया। जब विडो रीमैरिज एक्ट आ गया, तो इससे क्या हुआ, विधवाओं को पुनर्विवाह करने का मौका मिल गया। अब इससे भी यहाँ पर क्या लगा कि हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति जिस तरीके से चल रही है, इसको यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति तोड़ने वाला आ गया है। साथ साथ आपको पता ही है, गन और बुलेट वाला पूरा का पूरा सीन जो
स्टोरी है उसको जो है तो हम साथ में भी कवर कर लेंगे। तो उसके अंदर आपको पता है कि गाय और सुअर की चर्बी वाला जो पूरा कंसेप्ट था, उससे भी वापस फाइनली किस पे अटैक आता है, धर्म पर अटैक आता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब तक जमीन पर अटैक था, जब तक अटैक फाइनेंशियली था, जब तक डायरकी लगाई गई, बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया, बंगाल को लूटा गया, तब तक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रिवॉल्ट है। रिवॉल्ट कब है, जब धर्म पर अटैक है। और इस चीज से सीख लेते हुए आज तक की जो सरकार है, धर्म के अगेंस्ट डिसीजन बहुत सोच समझ के लेती है, क्योंकि जब भी अटैक किसी के धर्म पर आ रहा है, तुमने क्या देखा है इतिहास से कि उस चीज का जो रिटेलिएशन है वो बहुत बड़े रूप से है और एक बहुत बड़े रूप से रिवोल्ट है। ये मात्र इकलौते रीजन नहीं 1857 के रिवोल्ट के, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको सब्सिडियरी अलायंस का भी मिलेगा। बहुत सारे रीजन हैं, आप देखेंगे तो 1857 हम रिवॉल्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, बट ये कुछ रीजन हैं जो उस चीज को और फायर अप करने का काम करते हैं, उसको और बड़े रूप से बढ़ाने का काम करते हैं। हम सोसाइटी में क्या देख रहे हैं कि किस समय पे क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, उनके क्या क्या आउटपुट्स आए हैं, उसके क्या क्या आउटकम्स आए हैं, उन्हीं चीज से सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं व्हाई वी रीड हिस्ट्री वाले पार्ट को। सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कि पीछे हुई हुई घटनाओं से हमें क्या करना है, सीख लेना है। टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, यानी दूसरों की गई गलतियों से सीख लेना है। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते जाएंगे तो आप कितनी ही गलतियां करेंगे और कितनी ही सीख ले पाएंगे। अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे तो आगे आने वाली गलतियों को आप टाल सकेंगे। टू सी व्हाट कंडीशन रिजल्ट टू व्हाट कंक्लूजंस और टू मेक योर फ्यूचर बेटर। तो ये बहुत क्लियर कंसेप्ट है यहाँ पे। अगला पॉइंट आता है कि क्या इतिहास में हम जो चीजें सब पढ़ रहे हैं वो सभी सत्य है, या इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें त्रुटियां हैं। आप यहाँ पे एक सिंपल सा चीज देखिए दोस्तों, जो चीज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं वो बेसिकली विनर्स द्वारा लिखी जाती है। जैसे आज की जनरेशन में हम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि आज से 500-600 साल पहले के इतिहास को हम में से लाइव फेस टू फेस देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा। और बात करें आज से 2000-3000 साल पहले की, तो इम्पॉसिबल सा ही सीन है कि आपको कोई ऐसा बंदा भी नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको लोक कहानियों के अलावा आपके पास बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए हम पढ़ किस तरीके से सकते हैं। तो हिस्ट्री हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो है, हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो दो तरीके के हैं, एक लिटरेरी रिसोर्सेस है और एक आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस है। तो इतिहास पढ़ने के लिए जो हमारे पास बेसिकली एविडेंसेस हैं वो या तो लिटरेचर है, यानी लिटरेचर वाली हैं, या फिर आर्कियोलॉजिकल वाले हैं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए लिटरेरी रिसोर्सेज का मतलब क्या है। जैसे आपको पहले के इतिहास में जाना है तो आप यहाँ देखेंगे कालिदास है, इनके द्वारा लिखी हुई अभिज्ञान शकुंतलम आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं अभिज्ञान शकुंतलम आपको कालिदास द्वारा लिखी हुई मिलेगी, इससे आप यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, आप इससे उस समय का पूरा डायमेंशन समझ सकते हैं, किस तरीके से वहाँ का समाज था, किस तरीके से काम कर रहा था, किस तरीके से वहाँ पर चीजें चल रही थी। ये सभी की सभी चीजें आपको मात्र किस चीज से मिल सकती है, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से मिल सकती है। एग्जाम्पल लीजिए, अभी आप लोग एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखे होंगे। अब एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी जो है उसने आपको बस एम एस धोनी की जर्नी नहीं बताई, उसने आपको ये बताया कि उस समय का जो पूरा शासन काल है वो किस तरीके से चल रहा था, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से चल रहा था, उस वक्त के समाज में चीजें क्या थी, गाड़ियां किस तरीके से थी, अच्छा कार का यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका था। आज से मान लो कोई 2000 साल पहले वाला मतलब फ्यूचर वाला बंदा एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी देखेगा तो क्या समझेगा कि जब सन 2017-16 जो भी समय में एम एस धोनी की मूवी आई थी, उस समय तक इंडिया के अंदर कार चलती थी, रोड का नेटवर्क इस तरीके से बन चुका था, फ्लाइट्स चलती थी क्योंकि धोनी ने फ्लाइट मिस करा था। तो आज से 2000 साल बाद वाला बंदा इस कहानी के माध्यम से यहाँ के पूरे समाज को समझ जाएगा। सेम काम हम इस चीजों से करते हैं कि उस वक्त का जो लिटरेचर है ना, वो लिटरेचर जो साहित्य है वो वहाँ के समाज का दर्पण है, और वहां से पूरा समाज बताते हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही थी। साथ साथ आपको मिल जाएगा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, स्टोन एडिक्ट्स मिलेंगे, पिलर एडिक्ट्स मिलेंगे। तो इसका मेन मोटो क्या है कि आप उस समय में देखते हैं कि जो पत्थर हैं यानी जो स्टोन्स हैं उसके ऊपर क्या करते थे, चीजें गढ़वा दी जाती थी, पिलर्स के ऊपर चीजें गढ़वा दी जाती थी। तो इन सभी चीजों से किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, आइए इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिटरेरी रिसोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करें, हम ये तो समझ गए कि है क्या। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है
कि इससे हमें पता कैसे चलेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है और किस तरीके से चीजें हुई हैं इतिहास में। तो आइए एक चीज नोटिस करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले लिटरेरी रिसोर्सेज की, आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो है वो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो अगर बात करें यहाँ पे हुमायूं नामा की, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, खैर बहुत ज्यादा खराब है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे साथ साथ बोलता चलूंगा, कुछ इशू हो तो साथ साथ आप रेक्टिफाई करते हुए चलिएगा। तो अगर मैं बात करूँ हुमायूं नामा की, तो उस तरीके से हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं के टाइम को पूरी की पूरी कहानी बता देगा। हुमायूं के टाइम में यहाँ पे भारत का समाज किस तरीके से था, किस तरीके से सोसाइटी डेवलप कर रही थी, और साथ साथ जब आप यहाँ हुमायूं का टॉम देखेंगे तो ये आपको क्या बताएगा कि उस वक्त की आर्कियोलॉजिकल चीजें किस हिसाब से डेवलप हो चुकी थी, उस वक्त के समाज पे कितना पैसा था, उस वक्त के राजाओं पे कितना पैसा था कि उन्होंने इस पैसे के हिसाब से अपना मकबरा मकबरा इतना बड़ा बना दिया। तो ये तो हो गई लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल का एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब सवाल ये उठता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से करा जाए। अब देखो आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि भैया आज से 3000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम लोगों को मिला है, अब आज से 3000 साल पहले का आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या आपको लगता है जो भाषा चल रही है वही भाषा अभी भी चल रही होगी? अब आपको मैं यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, पर यही हिंदी भाषी लोग अगर मान लो आज मैं लिखता हूँ कि आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा बाहर, मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, आप लोग किस तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, आज मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, इसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ अगर हम ऐसे कोई भी इसको आज के समय में व्हाट्सएप वगैरह पे इस तरीके से टाइप नहीं करता होगा, तो आपकी नॉर्मल देवनागरी लिपि है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि महज आज से 50 से 70 साल के अंदर आप देखेंगे कि हिंदी किस तरीके से धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हमारी खुद की नेक्स्ट जनरेशन अभी वाली जनरेशन है वो क्या करती है, भले ही बात हिंदी में करती है, बट जो हमारी लिपि है वो हमने क्या पकड़ ली है, रोमन लिपि पकड़ ली है। अब आपको क्या लगता है मात्र जब 50 साल में इतना चेंज देखने को मिला है, 3000 साल में चेंज देखने को नहीं मिला होगा क्या? बिल्कुल मिला होगा। और जब चेंज देखने को मिल गया है सॉल्यूशन क्या है, देखिए कैसे पकड़ा जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी स्मारक वगैरह पे जाते हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि स्मारक के ऊपर कोई चीज हिंदी में लिखी होगी और वही चीज इंग्लिश में लिखी होगी। जैसे मान लो हिंदी में लिखा गया है यह स्मारक, इंग्लिश में आपको यहीं पे इसका दिस मॉन्यूमेंट करके देखने को मिला होगा। अब मान लो कोई भी हमें स्मारक मान लो पुरानी जमाने की मिलती है तो उसके अंदर भी वहां पे क्या देखा जाता था कि अलग अलग भाषाओं में वहां पे चीजों को गढ़ा जाता था। अब अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को ये भाषा आती है तो इस भाषा से इस भाषा को डिकोड कर सकता है। आपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, वैसी लैंग्वेज की भी कोडिंग डिकोडिंग बड़े लेवल पर की जाती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि वहां पे भाषाएं 2 या 3 या 4 भाषाओं में लिखी जाती थी तो उससे एक से दूसरे भाषा, दूसरे से तीसरे भाषा को डिकोड करा जाता था। जैसे आप मान लो यहाँ पे ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। यहाँ मान लो यहाँ पे एक चीज और मैं मान लेता हूँ कि आपको यहाँ पे एक स्मारक मिला है और दूसरा स्मारक उसी टाइम पे मिला है, उसके अंदर इंग्लिश में मान लो लिखा हुआ है कि गुड किंग, उसी टाइम का है। और उससे थोड़ा पहले समय में मान लो वहाँ पे फ्रेंच भाषा चलती थी या कोई मान लो कि अलग भाषा चलती थी, तो मुझे फ्रेंच भाषा आती नहीं है, मान लो वहाँ पे ये कुछ सिंबल है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने इससे इससे यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश को जोड़ दिया। अब यहाँ इंग्लिश को क्योंकि हम यहाँ पे खोल चुके हैं, इंग्लिश भाषा का क्या मतलब है, मैं इससे इस भाषा को जोड़ सकता हूँ। अब क्योंकि इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ लिया, तो इससे इस भाषा को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, भाषाओं को पढ़ना सीखते हैं, भाषाओं को खोलना सीखते हैं। और जिस जिस लेवल के हम यहाँ पे हिस्टोरिक चीजों को खोज चुके हैं, उस भाषा को हम जान चुके हैं, हम उसके हिसाब से भी अभी आने वाले समय में हिस्ट्री को बांटेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो हिस्ट्री में भाषा का कितना महत्व है ये चीज समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप भाषाओं को नहीं पढ़ सकते हैं तब तक आप उस समय के इतिहास की चीजों को नहीं समझ सकते हैं। जो भी चीजें पत्थरों पर लिखी गई हैं उनमें भाषा किस तरीके से पकड़ी जाती है, मैंने उम्मीद करता हूँ आपको समझा दिया कि हिंदी है, इंग्लिश है, 3-4 अलग अलग भाषाएं हैं, तो एक से दूसरे को डिकोड, दूसरे से तीसरे को डिकोड, और पीछे की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी भाषा होगी जो समय के साथ आगे बढ़ती हुई आ रही है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में पहले फारसी भाषा जो थी बड़े लेवल पर चलती थी, जो मुगल वगैरह का एरा आप देखेंगे। अब अभी के समय में क्या चल रही है, आप देखेंगे इंग्लिश चल रही है। तो अभी मान लो कोई चीज स्मारक में पहले हिंदी में लिखी है
तो जब से यूरोपियंस आए हैं उससे पहले का आप समय में क्या देखेंगे कि अभी वाला जो आज से 10 साल बाद वाला जनरेशन इंग्लिश वाली चीज से हिंदी को पकड़ सकता है, हिंदी का लिंक आपको पारसी से मिलेगा, पारसी को पकड़ सकता है। तो जो बंदा डायरेक्ट पारसी को नहीं डिकोड कर सकता था, वो इंग्लिश की मदद से, जो क्योंकि बस इंग्लिश जानता है, उसने हिंदी को डिकोड करा और हिंदी को एक टूल की तरह यूज करके पारसी को भी डिकोड कर सकता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज का यहाँ पर डिकोडेशन चलता है। तो मेनली हमारा जो मेन सवाल था उस पर वापस आते हैं कि क्या हमने इतिहास में जो पढ़ा वो सब सत्य है असत्य है। पहले हमारा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इतिहास में पढ़ क्या रहे हैं। जब तक हम यही नहीं समझेंगे हम पढ़ क्या रहे हैं, तो सत्य और असत्य कैसे जान सकते हैं। हमने देखा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एक हम पढ़ रहे हैं लिटरेचर को और एक हम पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजी को। अब आप ध्यान दीजिए कि लिटरेचर जो लिखी गई है उस राजा के समकालीन टाइम में लिखी गई है। 80 to 90% जो हमारे पास किसी बंदे के आसपास की लिटरेचर पड़ी है, कोई भी आज से 400 साल पुराने वाले राजा के आसपास की लिटरेचर बहुत यूजुअली कम लिखता है। तो समकालीन चीजों की लिटरेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब जिस राजा के समकालीन कोई लिटरेचर लिखी गई है, आपको लगता है ये कोई बंदा उसके अगेंस्ट में लिखेगा, पुराने जमाने में डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, वो बचेगा नहीं बचेगा, ऐसा लिटरेचर बचेगा, यूजुअली चांस है नहीं बचेगा। तो हमारे पास लिटरेचर वही है जो प्रिजर्व्ड है, जिसमें यूजुअली आपको 80 to 90% केसेस में राजा है, जो विनर है, जो जीतने वाला है, उसकी आपको तारीफ मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप पहले जमाने में जाइए और मौर्य वंश के टाइम में जाइए, आपको दो राजा मिलेंगे, एक चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिसको मारकर राजा बनते हैं, जो नंद वंश के थे, वो घनानंद मिलेगा। अब यहाँ पे हिस्टोरियंस बुक को तलाशिए, आपको घनानंद की तारीफ की चीजें बहुत कम मिलती हैं कंपैरिजन टू चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा नोट करना दोस्तों कि जब भी कोई राजा किसी दूसरे राजा को मारकर राजा बनेगा, वो अपनी तारीफों की पूरी बनवाएगा, डन बात है। और इसकी जो आने वाली जनरेशन भी है, जैसे मान लो बिंदुसार है, अशोक है, इनको भी कहीं ना कहीं पावर इसी के कारण मिली है। तो इसके समकालीन टाइम में भी आप इसकी बुराई नहीं देखेंगे। तो आप 80 to 90% केसेस में जाके ये चीज नोट करते हैं, तो पहला राजा है, इसके बारे में आपको नेगेटिव चीजें, बुरी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वही यहाँ पे पावर में लेके आया है और इसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पावर उसी के कारण मिली है। तो इसकी आपको यहाँ पे तारीफें ज्यादा देखने को मिलती है। यही कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं घनानंद की, तो ये जिसको मार के राजा बना है उसकी आपको यहाँ पे तारीफें, अच्छी पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब तक ये उसको नीचा नहीं दिखाएंगे तो यहाँ पे बड़े रूप से उठना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आपको चंद्रगुप्त और घनानंद का एग्जांपल नहीं दे रहा कि आप डायरेक्ट उन्हीं की हिस्ट्री जाके यहाँ पे पढ़ना एक एक पॉइंट डिटेल में शुरू कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक सार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 80 to 90% केसेस में इस चीज को देख सकते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं और इंडिया को कोलोनाइज करते हैं, तो वो लोग इंडिया को क्या दिखाते हैं कि इंडिया एक वीक कंट्री है, इंडिया उस हिसाब से एजुकेटेड कंट्री नहीं है। क्योंकि अगर वो इस चीज को नहीं दिखाएंगे तो खुद का कोलोनाइजेशन इंडिया पे करने को जस्टिफाई कैसे करेंगे? वही तो कारण होगा ना कि बताएंगे ठीक है एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ला देते हैं। अब बताइए उन लोगों के हिसाब से क्या था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो गुरुकुल सब की पद्धति थी, वो उतनी बढ़िया नहीं थी। अब आप खुद सोचिए, जिस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ने आज से हजारों साल पहले ऐसी ऐसी वेदों में चीजें लिख के दे दी जो आज के समय में नासा के साइंटिस्ट तक इस्तेमाल करते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने क्या कह दिया कि फर्जी है। इस एजुकेशन सिस्टम में उनको लगता था उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं है। जिस इंडिया के मेडिकल साइंस ने, इनसे कितने पुराने पुराने मेडिकल साइंस के इंडिया के पास चीजें थी जिन्होंने यहाँ पे कितनी सारी डेवलपमेंट करी, आप चरक संहिता इन चीजों को पढ़ सकते हैं। उस इंडिया के मेडिकल साइंस को इन लोगों ने क्या कह दिया, उस हिसाब से चीजें नहीं इंप्रूव कर रही हैं। और इंडिया को कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, तो भाई अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ एजुकेशन सिस्टम चाहिए। जब तक वो यहाँ पर हमारी चीज को, यानी पुरानी वाली चीज को, जिसको कोलोनाइज कर रहे हैं, जिसको ऊपर अपना पावर स्थापित कर रहे हैं, उसको वीक नहीं दिखाएंगे, तब तक वो अपने कोलोनाइजेशन को बड़े रूप से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। बात रही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है कि पत्थर, स्मारक जो बड़े बड़े बनाए जाते थे, उस पर गढ़वा दिया जाता था कि ठीक है ये राजा ऐसे हैं, ये लोगों को बहुत ज्यादा दान करते हैं, ये यहाँ पर क्या करें, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए, उन्होंने कोई लेक बनवा दी, तो लोगों के लिए तो उन्होंने बेटर वाले काम करे हैं। उन चीजों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में लिखवाते थे। कोई वॉर हुआ तो वॉर की कहानी, अपनी वीरता की कहानी, मैं गया, मैंने इतने सारे दुश्मनों को हराया, इतने बड़े भूमि आधिपत्य जमाया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में राजाओं द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दोस्तों काफी कम हो जाती है कि हम एक्चुअल चीजों को कई हद तक समझ पाए। जबकि हम यहाँ पे यूजुअली किस चीज को समझ पाते हैं कि विनर्स ने किस किस तरीके से यहाँ पे चीजों को दर्शाई है। और सिंपल सा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट भी है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। इतिहास जो है वो विजेताओं द्वारा लिखा गया है।
और विजेताओं द्वारा लिखे हुए इतिहास को भी हमारे लिए पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि विजेताओं द्वारा लिखा हुआ इतिहास जो है, ये भी हमें काफी कुछ सीख दे जाएगा। भले ही पूरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे हमें लूजर का पर्सपेक्टिव जानने को नहीं मिलेगा, जो बंदा हार गया उसका पर्सपेक्टिव जानने को नहीं मिलेगा, पर काफी कुछ दे जाएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट सवाल और बनेगा आप लोगों का, इसको मतलब खत्म करने के बाद डायरेक्ट हम लोग कोर्स की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट सवाल ये बनता है जो मेरे दिमाग में भी बना था। चलो भैया ठीक है, हम सब समझ गए इतिहास क्या है, हमें अपने धरोहर को जानना है, हमें अपनी वीरों को जानना है, उस पर हमने ये देखा कि हमें इससे सीख मिलती है, सब कुछ मैं समझ गया। अब इसके लिए अगर मुझे इतिहास पढ़ना ही है, मैं आज से 400 साल पुराना इतिहास उठाता हूँ। 400 साल पुराने इतिहास में क्या होगा, सब कुछ मेरा कवर हो ही जाएगा। मैं इसको आज 3000 साल पुराने इतिहास को पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा? 3000 साल पुराने इतिहास में ऐसी क्या चीज है जो मेरे को यहाँ पे 400 साल में कवर नहीं होगी, या उसको मेरे पढ़ने का रीजन ही क्या बचता है जब 400 साल में सब कवर हो गया? क्योंकि उस वक्त का जो समाज है वो बहुत अलग है, उस वक्त की सोसाइटी बहुत अलग है। आज हमारे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, उस समय की सोसाइटी के पास कार वगैरह भी नहीं है। तो उन लोगों की चीज में हमें इतनी डिफरेंसेस है, तो हमें उनकी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? नोटिस करिए। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो अभी हमारा 2022 चल रहा है, और अब तो 2023 चल रहा है। इस सीरियल के अंदर 2022 का रिजल्ट आते आते दिमाग में 2022 का ही दिमाग घूमता रहता है। अभी आप पोस्ट प्रेफरेंस की बारी चीज़ों को आप लोग भर रहे होंगे, तो काफ़ी सारे डाउट आते हैं उसके रिगार्डिंग। तो अभी हमारा 2023 का साल चल रहा है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं लगभग 300 BC का समय। मैं आपको BC और AD का पूरा कंसेप्ट अभी समझा दूंगा, तब भी आप ये समझ लेंगे 300 BC का समय लेते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस वक्त की सोसाइटी और आज की सोसाइटी में बहुत डिफरेंस है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस वक्त के जो पड़ोसी राज्य होंगे, आज के पड़ोसी राज्य हैं, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। बट सवाल ये उठता है कि इस चीज को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है जो मुझे इसमें बेनिफिट देगा? देखिए दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सोसाइटी की चीज आपने डेवलप करी है, मटीरियलिस्टिक चीज में उसके अंतर अंतर बहुत ज्यादा आ चुका है। हमारे पास फोन है, पहले चिट्ठियां होती थी, कबूतर से, गुप्तचर से चीजें बाहर निकलती थी। आज के समय में हम फोन से, हैकिंग के माध्यम से चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। पर दोस्तों एक चीज यहाँ पे कॉमन है, पता है क्या कॉमन है? सोच। सोच किस चीज की? यहाँ पे अपनी चीजों को जीतने की, आधिपत्य जमाने की, अपने आप को ऊपर उठाने की। तो इंसान की जो सोशल बिहेवियर है वो ज्यादा नहीं बदली है। छोटा सा एग्जांपल लेके सोचिए कि आप लोग मान लो आज के समय में कोई लड़का और कोई लड़की प्रेम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रात को वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं। पहले जमाने में क्या था, प्रेम करते थे तो चिट्ठियों के माध्यम से बात करते थे। तो यहाँ पर प्रेम नहीं बदला है, ना ही करने वाले बदले हैं, बदला क्या है, माध्यम मात्र बदला है। तो सोशल बिहेवियर सेम है, बस उसके हिसाब से हमने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। सेम चीज यहाँ पर भी है। जो पहले ही वॉर्स होती थी उनका रीजन वही था, पावर था, पैसा था। तो पावर के ऊपर फाइट्स होती थी, पैसे के ऊपर फाइट्स होती थी। आज के समय में भी किसके ऊपर हो रही है दोस्तों? पावर के ऊपर हो रही है, और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की हो रही है। फाइट जो है सिर्फ आपकी गोली बंदूक की फाइट नहीं है। आज कोई दूसरा देश हमारे रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा है, आज हम अपने आप को फाइनेंशियल हिसाब से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसकी भी फाइट है। इंडिया की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, कि शुरुआती समय में इंडिया का वर्ल्ड की जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसकी आज के समय में आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने मतलब भरपूर जगह से उत्पन्न हुआ है, हमारा देश का जो उत्पन्न नीति है वहां से ऐसी जगह से उठा है जहां से आप सोच सकते हैं कि पूरा पूरा पहले के समय में चलता किस पर था, एग्रीकल्चर में चलता था। इंडिया का लैंड एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट था। तो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पे वैल्यू इंडिया का पड़ता था। जीडीपी की बात करें तो इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के अंदर था। तो वहां से किस किस तरीके से हमारा डेमोलिशन हुआ, चीजें घटी हैं, उसको भी हमें यहाँ पे चीजों को पढ़ना है। बेसिकली नीड क्या है कि उस समय की जो इतिहास थी, अभी के इतिहास है, भले हमारा तरीका बदला है, माध्यम बदला है, सोच नहीं बदली है, सोशल बिहेवियर्स नहीं बदले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बिफोर क्राइस्ट वाला जो एरा है, इस समय में आप देखते हैं कि हरियांग वंश के अंदर बिंबिसार राजा बनते हैं, जिसको आप लोग पितृहंता वंश से भी जानते हैं। तो हरियांग वंश के अंदर आप देखेंगे, जब आपका मगध डायनेस्टी के बारे में हल्का सा बताऊंगा आप समझेंगे इस चीज को, या आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो बिंबिसार राजा बनते हैं हरियांग वंश के अंदर। तो बिंबिसार के राजा बनने के बाद आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करते होंगे, बिंबिसार के राजा बनने के बाद एक चीज नोटिस करेंगे कि बिंबिसार को मारकर इनके जो पुत्र हैं अजात शत्रु, वो राजा बनेंगे। बिंबिसार को मारकर इनके पुत्र अजात शत्रु यहाँ पर क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। और इतना ही नहीं, अगर अजात शत्रु को मान लो ये चीज पता है
कि मैं पावर के लालच में अपनी चीजों को, इतनी बड़ी पावर को अपने अंदर कंसोलिडेट करने के लालच में, जब ये अपने पिता तक को मार सकता है, अगर ये अपनी ही गलतियों से सीख ले लेते तो इनके खुद के पुत्र उडाइन इनको नहीं मारते। इतिहास सीख लेने का विषय कैसे नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि अगर परवरिश सही नहीं हुई है, अगर परवरिश उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, तो पावर के लालच में, सत्ता के लालच में एक बेटे ने अपने बाप को मारा और उसके कुछ समय बाद ही आप देखते हैं कि उसके खुद के बेटे ने इसको मारा। यही छोड़िए, यहीं पे कहानी खत्म हो गई क्या। आप मेडाइवल इंडिया में आइए, मध्यकालीन भारत में आइए। शाहजहां मुगल साम्राज्य का बादशाह था, बहुत बड़े भूभाग पर उसका आधिपत्य था, परंतु उसका स्वयं का बेटा औरंगजेब उसको बंदी बना लेता है पावर की लालसा। तो आप देख रहे हैं कि पावर की लालसा किस तरीके से है, उस पावर की लालसा के ऊपर किस तरीके से चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई हैं। और इससे भी एक सीख मिलती है ना कि अपने आने वाली जनरेशन को इस हिसाब से कम सीख दीजिए कि वो कम से कम पैसा और पावर की लालच में इतना ना समाप्त हो जाए कि अपने बाप को मार दे। तो ये सभी की सभी चीजें आपको सीख मिलती हैं, किससे मिलती हैं दोस्तों, इतिहास से मिलती हैं। इसलिए हम लोग शुरू से लेकर आगे तक का इतिहास पढ़ेंगे। और एक सिंपल सी चीज है कि जैसे जैसे हम जितनी पीछे इतिहास में जाएंगे, फैक्ट्स हमारे पास कम है, डेटा कम है, तो वहां पे आप ये देखेंगे कि हमने 100 साल के पूरे इतिहास के अंदर महज 50, 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन में पूरे इतिहास को समाप्त कर सकते हैं। बट यहीं पे मतलब सीजीएल वैसे एग्जाम को टारगेट करने की बात कर रहा हूँ, यहीं पे जब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने मॉडर्न इंडिया की, तो 100 साल के इतिहास के अंदर आपका पूरा का पूरा पन्ने के पन्ने भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय यहाँ पे नजदीक का है। अब जब नजदीक का समय है, डेटा ज्यादा है, उसकी वहाँ पे क्वालिटी जो होगी, यानी हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो ज्यादा है, ऑथेंटिसिटी ज्यादा है। तो यहीं पे मॉडर्न हिस्ट्री का इतिहास आप देखते हैं कि साल बाई साल चलेगा। और यहाँ आप देखेंगे इतिहास जो है आपका 50 साल, 100 साल के मल्टीपल में चलेगा। और जब हम बिल्कुल पाषाण काल में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, दसों हजारों साल के मल्टीपल में समय चलेगा। क्योंकि उस समय के हमारे पास डेटा उस हिसाब से है, डिटेल उस हिसाब से है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या हमें इतिहास में सब कुछ पता था। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। हमें इतिहास में वही पता है जो हमें इतिहास द्वारा बताया जाना चाहता था। इतिहास ने हमें क्या बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताया और लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में बताया, और वही हम चीज़ यहाँ पर जानते हैं। अच्छा एक चीज़ और, लास्ट अब शुरू ही कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगा, अच्छा ठीक है भैया, आप हमें बता रहे हैं आप हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ आप सीख ले सकते हो, आपने हिस्ट्री से क्या सीख लिया होगा। देखिए दोस्तों, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैं अपनी हिस्ट्री के अंदर इन सभी चीज़ों को तो मानता ही मानता हूँ। मैं अपनी हिस्ट्री का पार्ट रामायण और महाभारत को भी मानता हूँ। भले अभी आप लोगों से कई लोग मानते होंगे, कई लोग नहीं मानते होंगे, क्योंकि समय के साथ हो सकता है। जैसे अभी हमें पता चलिए, अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता है, आपको पता है, मगर आज से 200-250 साल पहले जो इंडियन आया होगा उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि हमारा इतिहास इतना पुराना जा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदाई से इन चीज़ों का पता नहीं चल पाया था। तो जो चीज़ अभी तक में पता नहीं चल पाई, हम मानते हैं हमारा पार्ट नहीं है, ताकि आपकी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसके अंदर से मेरे खुद के एक बहुत फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण। तो कर्ण के ऊपर मैंने अंगराज करके एक पोयम लिखी है, जो आपको इसी क्लास के एंड में मिल जाएगी, तो आप समझ सकते हैं मैं वहां से किस तरीके से सीख लिया हूँ। और अगर आप लोग भी मान लो हम लोगों से नहीं जुड़े हैं, तो हमारा आरबी का चैनल है @RB_S टेलीग्राम पे, आप लोग इसे ज्वाइन कीजिए। और अगर आप लोग डायरेक्ट मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप @learner_SM पे टेलीग्राम पे आप इस चीज को सर्च करके आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो खैर इस चीज़ को भी समाप्त करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होगा, इसको सबसे पहले शुरू करने के जो हमारी यहाँ पे टाइमलाइन शुरू हो रही है, इसको समझने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमने हिस्ट्री को किस हिसाब से बांटा है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री को जो हमने बांटा है वो बेसिकली 3 फेजेस में बांट रखा है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। तो बेसिकली हमने अपने इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला हमारा क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है, दूसरा हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है और तीसरा हमारा हिस्टोरिक पीरियड। अब जब मैं आपको लैंग्वेज वाली एनालॉजी समझा रहा था, उसकी यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक समझ आएगी। देखिए दोस्तों, जिस समय की लैंग्वेज को हम पढ़ पाए, जैसे यहाँ जहाँ तक हम लैंग्वेज जाके ब्रेक डाउन कर करके पकड़ पाए हैं कि ये लैंग्वेज यहाँ पे ये कहना चाहती है, वो सभी की सभी चीजें जो हैं वो हमारी हिस्टोरिक पीरियड में आ जाती है। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे अगला चीज क्या आएगा, जहां की लैंग्वेज को भी तक हम यहाँ पे पकड़ नहीं पाए हैं, यानी हमारे पास लिपियां तो हैं पर हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक उनको तोड़
नहीं पाए, हमको एक लिंक नहीं मिल पा रहा है जिसकी हम यूज करके इस चीज को तोड़ सकें। जैसे कि आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो सिंधु घाटी की अगर आप लिपि की बात करेंगे तो पिक्टोग्राफिक लिपि है, और उस पिक्टोग्राफिक लिपि को हम यहाँ पे बहुत ज्यादा रूप से अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ कुछ चीजें जान पाए, जैसे मान लो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, छोटी छोटी चीजें जान पाए हैं, पर उसको लिटरली पढ़ना, जैसे आज आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, उस लेवल से अभी तक हम इस चीज को पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो चीजें आपकी आ गई प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, और जहां की हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस है ही नहीं, वो हमारी किस में आ जाएगी, प्री हिस्टोरिक पीरियड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेसिकली हिस्ट्री को प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में बांटना सीख गए हैं कि प्री हिस्टोरिक कौन सा पीरियड है जिसका हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस ही नहीं है। जैसे आपका क्या हो गया, पाषाण काल। प्रोटो हिस्टोरिक आपका क्या हो गया, रिटर्न एविडेंस तो है बट पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे आपका क्या हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता वाला समय। और अगर मैं बात करूं हिस्टोरिक पीरियड की, तो आपका हिस्टोरिक पीरियड क्या है, वो समय जिसका हम लोग कम से कम लैंग्वेज तो है वो खोल चुके हैं, लैंग्वेज के माध्यम से हम चीजों को पढ़ते चल रहे हैं। जैसे आपका हो गया अशोक का, समुद्रगुप्त का, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, ये सभी की सभी चीजें हमारी किसमें आ जाएंगी, हिस्टोरिक में आ जाएंगी। एक चीज और, अब यहाँ पे जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें काफी हद तक देखने को मिलेंगी, बीसी और ईडी। तो एक बार इस चीज को भी क्लियर कर ही लेते हैं, बाकी बहुत कॉमन चीजें काफी लोग जानते होंगे, पर तब भी यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन बना लीजिए, 0 1 बेसिक नंबर लाइन है, बचपन से सब लोग आप लोग देखते आए हैं। जो नंबर लाइन जानता है वो यहाँ पे इसको बनाना बहुत आसानी से सीख जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसको हमने यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसको यहाँ पे क्या मान लिया गया था, 0 मान लिया गया। उससे पीछे के यहाँ पे समय को क्या नाम दे दिया गया, बिफोर क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1 साल पहले का समय क्या कहलाएगा, 1 ईयर बिफोर क्राइस्ट, ये क्या हो जाएगा 1 BC। उनके जन्म से 2 साल पीछे का समय क्या कहलाएगा, 2 ईयर बिफोर क्राइस्ट यानी 2 BC। वैसे ही पीछे आपको 3 BC देखने को मिल जाएगा, 4 BC देखने को मिल जाएगा। अब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद, अब जैसे मान लो जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, तो उसके बाद हम एडी का इस्तेमाल करते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस साल जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो उनके जन्म के 1 साल बाद को हम क्या नाम देंगे, 1 AD। 2 साल बाद को 2 AD, 3 साल बाद को 3 AD, 4 साल बाद को 4 AD। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को लिखते हैं नंबर लाइन पे। अब जैसे हम लोग एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एडी में जो है वो नंबर छोटे से बड़े की ओर जा रहा है, और बीसी में जो नंबर है वो बड़े से छोटे की ओर जा रहा है। कहने का मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 10 BC हुआ या पहले 2 BC वाली चीज कोई घटना हुई है, तो आप यहाँ पे क्लियर कट कह सकते हैं कि जो चीज हम नंबर लाइन पे कहते हैं ना, जो लेफ्ट साइड में है वो पहले हुआ है, जो राइट साइड में है वो बाद में हुआ है। सिंपल सा चीज है। जैसे 2000 किस तरफ आएगा, अभी हमारा 2022 या 2023 जो चल रहा है, 2023 किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, राइट साइड में है। तो वो आपको क्या दिख रहा है कि सिंपल सा क्या है, बाद का है। और यही दो चीज लेफ्ट साइड में वो आप क्या कहेंगे, वो पहले का है। यहाँ पे बात क्लियर सा आपका कंसेप्ट मिल जाएगा कि आपका जो एडी है ये आपका राइट साइड में पड़ेगा, बीसी जो है आपका लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, और 10 BC और 2 BC में ज्यादा लेफ्ट कौन पड़ रहा है, 10 BC। तो पहले कौन सी चीज हुई है, ये पहले हुई है। तो जब भी हम बीसी में टाइम फ्रेम लिखेंगे तो बड़े संख्या से छोटे संख्या की ओर लिखेंगे। मान लो आपको बीसी में टाइम फ्रेम लिखना है कि आपका 600 से 500 BC, कैसे लिखोगे, 600 BC से 500 BC। अब बीसी में टाइम फ्रेम को 500 BC से 600 BC नहीं लिखोगे। टाइम फ्रेम हमेशा हम क्या लिखते हैं, जो घटना पहले हुई है उसके बाद जो बाद में घटना हुई, वहां तक का टाइम फ्रेम दिखाते हैं। पर इसी चीज को जब हम एडी में लिखेंगे तो एडी के अंदर क्या होता है, हम पहले चीज हम क्या देखते हैं, पहले छोटी 2 AD और 4 AD में पहले कौन सा चीज हुआ होगा, 2 AD हुआ होगा, बाद में 4 AD। तो अगर मान लो मैं एडी में कोई टाइम पीरियड लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो मैं लिख सकता हूँ 1947 से लेके 2023। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका सिंपल सा इम्प्लिसिट मीनिंग है कि वो जो चीज है वो एडी की ही चीज है, वो बाद की ही चीज नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको साथ साथ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कई लोग हैं जो मान लो पहले के समय में देखे होंगे जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, वो इसके हिसाब से टाइम फ्रेम को मानना नहीं चाहते थे। तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पे बीसी और एडी को फॉलो नहीं करेंगे। वो लोग किसे फॉलो करेंगे दोस्तों, वो लोग फॉलो करेंगे बीसीई को और सीई को।
तो जो यहाँ पे बीसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे उसके बदले दूसरी चीज क्या लेके आ रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा, और सीई का मतलब क्या है, कॉमन एरा। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम को बांटा गया है। ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको काफी हद तक सहायता होगी। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ तक की जो हमारी क्लास थी उसका मेन मोटो क्या था, उसका मेन मोटो ये था कि हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं वो आप समझ जाए, आपका वाई क्लियर हो जाए, आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिल जाए कि इतिहास से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली, क्या क्या डायमेंशंस हैं, ये सारी की सारी डायमेंशंस आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद इस पॉइंट से जो हमारा मेन मोटो होगा वो क्या होगा कि हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरू से लेके 5 लाख बीसी से लेके 1947 के भारत की आजादी तक की चीजों को शुरू से धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम बेसिकली यहाँ पे 3 फेजेस में बांटेंगे। एक आपका पैलियोलिथिक फेज है, दूसरा आपका मेसोलिथिक फेज है, और तीसरा जो है आपका नियोलिथिक फेज है। अगर आप पैलियोलिथिक फेज की बात करते हैं तो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का समय, आप देख रहे हैं लगभग आपका 4,90,000 बीसी तक का समय है। इतने बड़े इतिहास को मात्र हमने एक छोटे से डब्बे में बांध दिया और क्या नाम दे दिया, पैलियोलिथिक फेज। फिर हम देखेंगे मेसोलिथिक फेज है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी का, और नियोलिथिक फेज देखते हैं 6,000 बीसी से 3,000 बीसी का। अब आप सिंपल सी बात है, इतने बड़े बड़े टाइम फ्रेम को हमने मात्र एक डब्बे में क्यों बांध दिया है, क्योंकि हमारे पास इनके रिगार्डिंग पढ़ने की ज्यादा जानकारी है नहीं। अब जब हमारे पास एविडेंसेस ही नहीं है, लिटरेरी सोर्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कहां पर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में है। हम पे तो प्रोटो का ही लिटरेरी वाला पढ़ा नहीं गया है, तो बच कौन सा गया सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। मैं आपको बताया था कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स या फिर लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी यहां पर नहीं है, क्या बचा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो पैलियोलिथिक फेज के अंदर 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के समय में देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें क्या क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। एक चीज हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि लोग फायर को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज हमें जानने को मिलती है। सवाल आपका ये उठेगा भैया कि कई जगह तो हम ये पढ़ते हैं कि फायर का आविष्कार हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, फायर जो है वो इन्वेंट करने की चीज है ही नहीं। आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जंगल होंगे, कभी न कभी बिजली गिरी होगी, आग नहीं लगी होगी, क्या लगी होगी। फायर इन्वेंट से ज्यादा डिस्कवर करने के एक तरीके की चीज है। और अगर बात करें फायर इन्वेंट या डिस्कवर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंट्रोल करने की। जब तक आप फायर को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, आप फायर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो पैलियोलिथिक फेज में हमें देखने को मिलता है कि फायर का कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, और फायर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये मीट कौन सा खाते होंगे, रॉ मीट। इस समय में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और हंट करने के लिए पत्थरों का टूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो बेसिक अगर आप देख सकते हैं इंसान की उत्पत्ति वाला समय वगैरह आप देखेंगे किस किस तरीके से चीजें बढ़ती आ रही हैं, इवोल्यूशन की चीजें पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि जो उस वक्त के इंसान थे वो इंसान उस हिसाब से चीजों में डेवलप नहीं हो पाए थे जो फायर को कंट्रोल कर सके। फायर कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या खाएंगे, रॉ मीट खाएंगे। इस लेवल के टूल्स डेवलप नहीं थे ये खेती के लिए खोज के खेती को कर सके, तो उनके पास चीजें बच क्या जाती थी, मीट वगैरह की बच जाती थी। नेक्स्ट हमारा है मेसोलिथिक फेज। मेसोलिथिक फेज में क्या हो, जैसे जैसे समय बदला ये लोग ये समझिए कि इतना भारी भारी टूल बनाने का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं, टूल अगर छोटा भी हो तो वो भी इफेक्टिव हो सकता है। तो समय के साथ आप देखेंगे मेसोलिथिक फेज में धीरे धीरे छोटी छोटी ग्रुपिंग्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, और इन ग्रुप्स के साथ जो ये टूल्स इस्तेमाल करते थे वो थोड़े छोटे करने लगते हैं। जब आप इनके बारे में डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पे इनके फैक्ट्स देख सकते हैं, इनके साइट्स देख सकते हैं। अच्छा, साइट्स का बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको भीमबेटका केव देखेंगे ना तो आपको लगभग तीरों का ही वहां पे उसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। काफी सारे अलग अलग सोर्स हैं जिनको हम यहाँ पर प्री हिस्टोरिक फेज के अंदर पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों को हम पढ़ सकते हैं। और अभी हमारा मेन मोटो क्या है कि सब आप टाइमलाइन समझ लीजिए, उस टाइमलाइन की छोटी सी 2 4 5 लाइनों में एक कहानी समझ लीजिए कि अब इसके बाद आप किसी भी बुक को पढ़ें तो आपको ये पता हो दिमाग में क्लियर कि ठीक है पैलियोलिथिक फेज का समाज इस तरीके से था, इस समाज में ये चीजें हो सकती थी, ये चीजें नहीं हो सकती थी। उसके बाद आप वहां पे चीजों को नोट डाउन फैक्ट्स कर सकते हैं, फैक्ट को यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं। अभी मेन मोटो हमारा एक एक फैक्ट को लेकर बढ़ने का नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी हम एक एक फैक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या होगा, ये क्लास जो है ये कई घंटों की क्लास होगी, और उस केस के अंदर फिर वो पूरा का पूरा हिस्ट्री का कोर्स ही एक तरीके से हो जाएगा। मेन हमारा यहाँ पे मेन मोटो क्या है कि आपको कम से कम समय में मैक्सिमम आउटपुट देने का,
किस तरीके का मैक्सिमम आउटपुट की, इसके बाद अगर आप कोई बुक भी पढ़ने जाते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया होगा, ठीक है चीजें इस तरीके से चल रही हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना, उनके साइट्स नोट डाउन करने होंगे, कुछ फैक्ट्स नोट डाउन करने होंगे। बात हुई दोस्तों आगे न्यूलिथिक फेज की। न्यूलिथिक फेज के अंदर क्या हुआ, टूल्स जो थे वो शार्प हो गए, और ये शार्प टूल होने के साथ साथ जैसे आप देखेंगे अगर टूल शार्प हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, जमीन खोदना भी आसान होगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इस समय तक आते आते एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की बात शुरू हो गई थी। तो यहां तक हमारा मेन फेज क्या था, प्री हिस्टोरिक फेज में फायर का बहुत बड़ा रूप से आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं देखते हैं पैलियोलिथिक वाले में। मीजोलिथिक में आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे आपका टूल्स आपके छोटे होते जा रहे हैं, कम्युनिटी एक साथ रहना शुरू हो गई है। और नियोलिथिक फेज तक आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट बड़े रूप से शुरू हो रहा है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का होगा। मैं आपको शुरू में ही समझा दिया था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या, वो इतिहास का समय जिसका हमारे पास कुछ रिटन एविडेंस तो है, पर उस रिटन एविडेंस को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। और उसका जो सबसे पहला हिस्सा आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी कि आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का। तो देखिए अगर मैं हड़प्पा सभ्यता को शुरू करूं, उससे पहले आपको एक चीज समझाना बहुत आवश्यक है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पहले जानते ही नहीं थे। अब देखो मैं आपको कई बार कहता हूं कि इतिहास में हम लोग उन्हीं चीजों को जानते हैं जिसका रिटर्न सोर्स आपके पास है, जिसका रिटर्न एविडेंस आप लोगों के पास इस समय में उपस्थित है। जिसका है ही नहीं उसका आप कैसे जान पाएंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज से 250 साल पुरानी जो जनरेशन थी उसको किसी भी चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था। अब हम लोगों को कैसे आइडिया हुआ देखते हैं। जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तो आप जानते हैं कि आए तो ट्रेड के पर्पज से ही थे। अभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में समझाऊंगा इनके कंसेप्ट। अब ट्रेड करने के लिए इनको रेलवेज की आवश्यकता थी, क्योंकि रेलवेज के थ्रू गुड्स को इधर से उधर ले जाना आसान पड़ता था। अब ट्रेड के पर्पज के लिए इनको अगर रेलवे लाइन बिछानी है तो रेलवे लाइन बिछाने में क्या होगी, जहां भी रेलवे लाइन बिछाएगी वहां पे खुदाई होगी। जहां जहां रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जहां जहां पे खुदाई होगी, उसके अंदर सबसे पहली ट्रेन की अगर बात करूँ, ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे पहली ट्रेन इंडिया में ब्लैक ब्यूटी चलाई गई थी मुंबई टू ठाणे। डलहौजी के टाइम में आपको इस चीज का थोड़ा जानकारी देखने को मिला कि सब चीजों का ग्रोथ हुआ था। अब इसी में जब चीजें आगे बढ़ी तो क्या हुआ था कि कराची और लाहौर के बीच में भी एक रेलवे लाइन को बनाने की बात रखी गई। और जब रेलवे लाइन बनाई जाएगी तो वहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं जमीन को खोदा जाएगा, जिसमें यहाँ पे लाइन को बराबर बनाया जाएगा, जमीन बराबर की जाएगी। और जब वहां पर जमीन खोदनी शुरू की गई तो वहां के मजदूरों को ये चीज लगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज है। मगर उस वक्त इंडिया के आर्कियोलॉजिकल चीजों के द्वारा वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो वहां पे ब्रिटिशर्स उन्होंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और कुछ समय बाद जब आप देखेंगे 1920s के आसपास में क्या होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दो साइट्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कौन सी, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का खोज किया जाता है, और आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो का। तो जहां से मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपकी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसको ठीक कर लीजिएगा, 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक का समय है इधर भी। जहां तक मैं आपको समझा रहा था कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें हम लोगों ने यहाँ पे गैप देखी थी कि नियोलिथिक पीरियड के बाद से लेके और वैदिक पीरियड के बीच तक का हमारे पास बीच में कोई जानकारी थी नहीं। पर हुआ क्या, वहां पे खुदाई हुई और खुदाई के बाद उनकी डेटिंग की गई। अच्छा आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि भैया यहाँ पे डेटिंग करके पता कैसे चला कि ये उसी समय की पीरियड है, क्योंकि कई बार हमारे लोग जो पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आता है हमारे पास चलो भैया कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिल गया। अब वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो उसी समय का है, कौन बताएगा, कोई वहां पे लिखा तो हर जगह नहीं रहता है कि ये चीज 300 बीसीई के अंदर हो रही है। अरे उनको तो यही नहीं पता ना कि आने वाले 300 साल बाद क्राइस्ट का जन्म होगा और हम 300 बीसीई में चल रहे हैं या हम 3000 बीसीई में चल रहे हैं। इनकी तो इनके पास जानकारी नहीं है, तो हम पता कैसे कर पाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पता करने के लिए बेसिक चीज इस्तेमाल की जाती है कार्बन डेटिंग की। अगर आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी वगैरह की चीजें पढ़ रखी होंगी तो आपको C14 आइसोटोप के बारे में पता होगा कहीं ना कहीं, नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो आज आपके पास में थाली के अंदर 100 किलो चावल है, और ये चावल मान लो इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि हर साल कुछ हिस्सा इसका समाप्त होता जा रहा है। आसान कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि इसका 50% हर साल समाप्त होता जा रहा है।
अब अगर 100 किलो का चावल है तो अगले साल कितना किलो बचेगा? 50 किलो। उसके अगले साल कितना? 25 किलो। उसके अगले साल 12.5 किलो। उसके अगले साल 6.25 किलो। तो कुछ इस तरीके से चावल कम होता जाएगा। अब अगर मान लो कोई चावल में ऐसी प्रॉपर्टी है कि हर साल कम होता जा रहा है और एंड में मान लो कि कितना भी कम हो जाएगा, क्या ये कभी जीरो हो सकता है? देखिए दोस्तों, ये कभी भी पूरी तरीके से जीरो, संपूर्ण जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कितने भी छोटे नंबर का आधा करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। और आप उसकी मदद से ये पता कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ सिंपल, मतलब समझाने की भाषा में, कि आज 6.25 किलो चावल बचा है, हर साल आधा होता जा रहा है, तो कितने समय पहले पूरा चावल रहा होगा? आप क्या कर सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आप यहाँ से 4 साल का आइडिया लगा सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि रेडियो एक्टिविटी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। खैर इसके पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके निकाल ली जाती हैं चीजों को। तो हम उसकी मदद से ये पता कर लेते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। जब हमारे पास किसी चीज का आइडिया लगता है कि चीज इतनी पुरानी है, इतनी पुरातन सभ्यता हमारे हिंदुस्तान से बिलोंग करती थी, तो वहां पर काफी हद तक खलबली भी इस चीज को लेकर मची थी कि इंडियन सिविलाइजेशन, जिसको यहाँ पे पूरी दुनिया को अंदर ब्रिटिशर हम लोगों की तरफ पिछड़ा दिखाते थे, वो उतना पिछड़ा था नहीं जितना उन लोगों को लगता था। दोस्तों, ये बात रही हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेसिक चीजों की। अब अगर बात करें कि किस क्षेत्र में फैली होगी, ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या समझाया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का फैलने का मतलब रीजन क्या हुआ होगा। आप खुद सोचो कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, कि हमने नियोलिथिक फेज तक का कंसेप्ट देखा था कि एग्रीकल्चर की हल्की हल्की यहाँ पे बातें होने लगी हैं, एग्रीकल्चर का काम होने लगा है। अब ऐसा क्या हुआ होगा, जो नियोलिथिक के अंदर आप देख रहे हैं, जहाँ पे कम्युनिटीज बिल्डिंग नहीं है, उस समय से थोड़े सा समय जाने के अंदर आप क्या देखते हैं, पूरी की पूरी सिटी की प्लानिंग हो जाती है, पूरा का पूरा शहर बस जाता है। ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी, ये चीज आप जानते हैं। अब एग्रीकल्चर मात्र होने से क्या यहाँ पे सोसाइटी डेवलप हो सकती है? आपको लगेगा भैया कैसा अटपटा बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर होने से पूरा सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का विकास किस तरीके से पॉसिबल है? यहाँ पे जो छोटे छोटे ट्राइब्स के लोग रह रहे हैं, ये पूरे शहर में कैसे रहने लगेंगे? इसका क्या लॉजिक है? आइए मैं आपको लॉजिक देता हूँ। एग्रीकल्चर अगर होगा तो एग्रीकल्चर के साथ क्या होगा, एग्रीकल्चर का सरप्लस भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप समझ जाएंगे, टर्म्स को देख के घबराइएगा नहीं। देखिए हुआ क्या, जैसे मान लो कि आप जो है वो चावल उगाते हैं, मैं जो है वो दाल उगाता हूँ। सिंपल सा कंसेप्ट समझाते हैं। आप चावल उगाते हैं और मैं दाल उगाता हूँ। मान लो कि आपने चावल उगाया 150 किलो, मैं दाल उगाया 100 किलो। आपको जो चावल की खपत है आपकी, वो 50 किलो की है, और मेरी दाल की खपत जो है वो मान लो 40 किलो की। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास 100 किलो एक्स्ट्रा चावल बचा और मेरे पास जो 60 किलो एक्स्ट्रा दाल बचा, मैं इसका क्या करूँ? जब मैं खेती करने जाऊंगा तो मैं ये तो नहीं सोचूंगा कि मेरे पास इतना सा खेत है, इतने में चावल उगाता हूँ, इतने में दाल, इतने में सब्जी। पूरा का पूरा चावल ही उगा दिए, आप पूरा का पूरा दाल ही उगा दिए, और हम लोग क्या सोचा कि ठीक है, आपसे मैं थोड़ा चावल ले लूंगा, आप मेरे से दाल ले लीजिएगा, दोनों दाल चावल मिलाकर खाएंगे। या कोई मान लो गेहूं उगा रहा है तो उससे आटा ले लिए। तो हर बंदे का यहाँ पे इसी तरीके से कंसेप्ट का ग्रोथ होगा। कोई ये तो नहीं चाहेगा कि भाई पूरा का पूरा एक चीज मैं ही उगाऊं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर का कुछ सरप्लस बचा, कितना एग्रीकल्चर का सरप्लस यहाँ बचा? 100 किलो। यहाँ एग्रीकल्चर का कितना सरप्लस बचा? 60 किलो। जब एग्रीकल्चर का सरप्लस बचेगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज करने के लिए कोई जगह ढूंढेंगे। और जहां पे मान लो एक बंदा एक्सचेंज कर रहा है, वहीं दूसरा आ गया, वहीं तीसरा आ गया, तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या बन जाएगा, एक बिजनेस का मार्केट बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, इधर मान लो इधर 4 बंदे हैं, सब अपना अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं, और जो भी बंदा यहाँ पर आके अपना ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहली बात क्या, जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुई तो लोगों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें पहली बार समाज, मतलब आप समाज में देख सकते हैं, आई होगी। पहले क्या चलता था, रॉ मीट था, मारा काटा खाया, अपनी कम्युनिटी में ही चीज खत्म हो गई। जब अपनी कम्युनिटी में ही चीज खत्म हो गई, दूसरी कम्युनिटी के पास जुड़ने का कोई रीजन ही नहीं बना। पहली बार हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि चीजें सरप्लस में आई, ज्यादा मात्रा में आई, प्रचुर मात्रा में आई। और क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में आई तो आपको यहाँ पे ट्रेड करने का कंसेप्ट समझ आया। और जैसे ही यहाँ पे ट्रेड का कंसेप्ट शुरू होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लो बेचने वाले हैं तो क्या होगा, खरीदने वाले आएंगे। अगर खरीदने वाले आएंगे और बेचने वाले यहाँ रुक रहे हैं, तो आसपास में यहाँ पे अपने रहने के लिए कुछ ना कुछ शेल्टर बनाएंगे। अब अगर यहाँ शेल्टर बनेगा तो यहाँ पे क्या शुरू होगा, कोई ना कोई एडमिनिस्टर करेगा कि ध्यान रखेगा चीजें खराब ना हो, चीजें सही तरीके से काम करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ शुरू होगा। और जैसे ही ट्रेड फलेगा फूलेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी का गठन हो जाएगा, क्योंकि लोग इकट्ठा होना
शुरू कर दी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पस ऑफ देयर बिजनेस। तो इस चीजों के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे धीरे एग्रीकल्चर का एक सरप्लस था जो आपको ऐसे नॉर्मल भाषा में सुनने में बहुत छोटा सा चीज लगता है, वो किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऊपर उठता है। तो वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की नींव का कारण बनता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी यूजुअली सभ्यता देखते हैं, उसमें एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहले के समाज के यहाँ के जो लोग थे उनका जीवन चलता किस चीज पे था? अगर आप इसका आंसर ढूंढेंगे तो वो सिंपल सा चीज मिलेगा, एग्रीकल्चर पे। क्योंकि बाकी वहां पे फोन था नहीं, आपका गाड़ी घोड़ा तो था नहीं कि गाड़ी बनाने का कोई काम कर लिया, कोई कॉल सेंटर में काम कर लिया, इस तरीके का तो समाज था नहीं। चल रहा था एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी। तो आप यहाँ पे चीज देखेंगे, इस समय की जो सभ्यताएं थी वो आपको 90% पानी के आसपास की चीजें देखने को मिलेंगी। जहां पे पानी है उसके आसपास सभ्यता बैठी हुई दिखेगी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी, एक दो आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं, और आपको 99% या 90% आप अप्रोक्स डेटा मान लीजिए, आपको ये देखने को मिलेगा कि जल के आसपास का सोर्स होगा। क्योंकि उनका कम से कम एग्रीकल्चर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कम से कम जो पानी के पास का यहाँ पे लगा रह रहा है उसको खाने का तो दिक्कत नहीं आएगा। और वहां पे कोई ऐसी लेविश लाइफस्टाइल का सिस्टम था ही नहीं जैसे आज के समय के हम लेविश देख रहे हैं, उनका अपने हिसाब से लेविश होगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखते हैं इंडस रिवर चलती है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान का क्षेत्र बना दें, उसमें कुछ आप इसको ब्रॉडली रफली ये क्षेत्र देख सकते हो जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो है देखने को मिलेंगी। इधर आपको सुक्ता का एंडोर मिल जाएगा, इधर आपको मांडा मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आप देखते हैं। साउथ में आपको यहाँ पे दाइमाबाद भी देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग साइट्स देखने को आपको मिलेंगी। खैर, अभी हमारा आज की क्लास में मेन मोटो साइट्स ढूंढने का नहीं है, उन साइट्स में क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं उसका भी नहीं है। उसको रिगार्डिंग फैक्ट्स के रिगार्डिंग अगर हमें करना ही होगा तो अलग से क्रैश कोर्स के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। पर आज हमारा मेन मोटो क्या है? इंडस वैली सभ्यता को समझने का है कि उस समय में ऐसी क्या चीजें थी जो आज के समय से अलग थी, डिफरेंट थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अपने समय की बहुत ज्यादा बड़ी हुई, और मतलब जैसे आज हम कहते हैं ना कि कोई वो बहुत प्राचीन है, तो ऐसा नहीं था। अपने हिसाब से वो बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। वहां पे टाउन प्लानिंग किस तरीके से होती थी? एक अपर टाउन होता था, एक लोअर टाउन होता था, जिसको हम अपर टाउन को सिटाडेल कहते थे। और जो अपर टाउन है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अपर टाउन के अंदर यहाँ पे यूजुअली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे नॉर्मली आपको लोग देखने को मिलेंगे, नॉर्मल लोग रहते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? जहाँ पे घर थे वो 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज बिल्डिंग्स थे। तो ऐसा नहीं था कि नॉर्मल कोई भी कैसा भी छोटा छोटा घर बना के रह रहा है। जो घर बने थे वो बर्न्ट ब्रिक से बने थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे मीन्स अपने टाइम की मॉडर्न सिविलाइजेशन मानी जाती है, स्पेशल सिविलाइजेशन मानी जाती है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण वहां पे बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल करना था। क्यों था? क्योंकि आप देखेंगे कि पहले के समय में जब इसकी समकालीन सिविलाइजेशन देखते हैं, जैसे इजिप्ट वगैरह में आप देखेंगे, तो वहां के जो लोग थे वो जो वहां पे ब्रिक का इस्तेमाल करते थे, ईंटों का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे? सूरज से तपाते थे, यानी सूरज की गर्मी आ रही उससे तपाते थे। उसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कभी भी बारिश या कोई ऐसी सिस्टम बनती है, पानी आता है तो उसको धुल जाएंगी। बट ये लोग क्या करते थे? बर्न्ट ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। और इसका मेन फायदा क्या था कि ब्रिक की जो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी है, वो बेहतर देखने को मिलेगी। ये कुछ हो गई बेसिक पॉइंट्स। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया रूप से उस समय में सीवेज सिस्टम देखने को मिलेगा। आपको ग्रेनरी के स्टोरेज की जगह देखने को मिलेगी। आपको वहां पर ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। और इन सभी पॉइंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी आपको सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग जैसे आज के समय में आप देखते हैं यहाँ पे सेक्टर्स वगैरह काटे जाते हैं, उसी तरीके से वहां पे आप देखेंगे पूरी तरीके से सेक्टर के रूप में काटा गया है। 90 डिग्री पर रोड्स आके एक दूसरे को काट रही हैं। पूरे वहां पे घर वगैरह बनाए गए हैं। लगभग लगभग आपको घरों के अंदर वेल यानी कुओं का प्रबंध देखने को मिल जाएगा कि लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो इस हिसाब की डेवलप्ड सिविलाइजेशन उस समय में इंडिया के अंदर पाई गई थी। और जब उसके ऊपर और खोदा गया और चीजों को निकाला गया तो हमें हमारे इतिहास का एक और साइड देखने को मिला जो अभी तक हमारे इतिहासकार मानते होंगे कि हमारे पास नहीं था। कहने का हाँ मेरा तात्पर्य क्या है कि हमारे इतिहास का काफी सारा हिस्सा हमें तब जानने को मिलता है जब हम लोगों को उसकी खुदाई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलती हैं। तब तक नहीं मिलती, हम लोग क्या मानते हैं हमारा इतिहास का पार्ट था ही नहीं। तब तक आपको मनगढ़ंत कहानियों के फॉर्म में लगेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो और हमारे पास क्या क्या चीजें मिली थी, तो आपको एक ब्रोंज का स्टैचू देखने को मिलेगा।
पशुपतिनाथ का यहाँ पे आपको स्टेचू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको चीजें जो है हमारे पास ग्रीनरी के रिगार्डिंग ग्रेट बाथ वगैरह देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप कम्युनिटी बाथिंग वगैरह का कंसेप्ट देख सकते हैं। तो ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे आप लोगों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, उस वक्त की आप चीजों को समझ सकें। तो आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखते हैं तो जो इनके घर थे, आप यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी के कंसर्न बहुत ज्यादा थे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डोर्स आप वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है, जैसे मान लो ये आपके रोड्स हैं, तो घरों के जो गेट हैं वो रोड की तरफ नहीं खुलते थे। जैसे मान लो ये आपका घर है, इनके जो गेट हैं वो आपको इस तरफ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक तो प्राइवेसी का कंसर्न, आते जाते वाले लोग आपको अंदर देख सकते हैं, और दूसरी चीज जो छोटे बच्चे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे रोड पे आ सकते हैं, तो उनकी लाइफ के लिए भी एक खतरा बन सकता है। तो उनके गेट जो है वो यूजुअली इस साइड को ऐसे खुलते थे, जिससे यहाँ पे सेफ्टी का इशू ना हो। सीवेज ट्रीटमेंट का वहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलेगा, किस तरीके से वाटर डिस्चार्ज का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन सभी चीजों से पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अभी भी भले हमारे साथ इतनी पुरानी सभ्यता है, पर आज के समय की सभ्यता को कई जगहों पे वो टक्कर दे सकती है। आज के भी समय के इंडिया के जो कई गांव हैं उससे बेहतर वहां पे चीजों को वहां पे मैनेज करा जाता था। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ चीजों को। अब अगर मैं आपके सामने बात करूं, बेसिकली आपको एग्जाम के लिए हमसे तैयार क्या करना होगा। एग्जाम आपसे पूछेगा कि यहाँ पे हड़प्पा की खोज किसने करी, तो आपको क्या याद रखना है, दयाराम साहनी। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो की किसने करी, तो आर.डी. बनर्जी। इसमें काफी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने किसकी करी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना रखी थी अपने लिए, आपको भी बता देता हूँ। ये देखो आर.डी. बनर्जी में जे आता है और मोहनजोदड़ो में भी जे आता है। और जे मतलब यूजुअली आप देखेंगे हर वर्ड के अंदर यूजुअली ऐसा टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मैंने जे से याद कर रखा था कि आर.डी. बनर्जी और मोहनजोदड़ो, तो उससे आपको ये ध्यान रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड की, इसका एंड किस तरीके से आया गया, इसके एंड पे काफी सारी थ्योरीज डिस्प्यूटेबल है। कई कहते हैं कि कोई आपदा आ गई, कई कहते हैं बाढ़ आ गई, और अलग अलग यहाँ पे थ्योरीज हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत माना गया है। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की यहाँ पर बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई ऐसा पिछड़ा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की लिंक आप देखेंगे तो उसके समकालीन बाकी सिविलाइजेशन से भी देखने को मिलती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह यहाँ इंडिया में देखते हैं, यहाँ पे आपका लोथल वगैरह इन सबका जब पोर्ट दिखेगा तो यहाँ से आपको ओमान से ट्रेड वगैरह का भी आपको चीज देखने को मिलेगी। और ओमान से ट्रेड अगर आप यहाँ पूरा इंडिया का वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का और वर्ल्ड के साथ जब आप यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इनका शिप वगैरह का भी चीजों का काम शुरू हो रखा होगा, क्योंकि बाकी जगहों से तो लैंड रूट से पॉसिबल है, ओमान से लैंड रूट से बहुत लंबा ट्रेड पड़ सकता है, तो इसलिए बहुत ईजी चीज ये हो सकती है शायद कहीं ना कहीं अरेबियन सी में इनका शिप वगैरह का भी काम शुरू हो रखा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आइए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा एडवेंट ऑफ आर्यंस का। एडवेंट ऑफ आर्यंस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर आप एक इंडियन के परस्पेक्टिव से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक मैंने इसको एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से पढ़ा था, मैंने सिंपल यहाँ पे चीज क्या पढ़ा कि 1500 BC के आसपास में आर्यंस इंडिया में आए, फिर वैदिक काल की शुरुआत हुई, फिर वेदास हमारे इस तरीके से आगे बढ़े। और जब मैंने इसको एक टीचर के परस्पेक्टिव से पढ़ा, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनकी ऐसी ऐसी जगहों से यहाँ पे सोर्सेज कलेक्शन करूँ कि मेरी तरफ से आपके पास कम से कम बाय मतलब मेरी चाहने के बाद आप अलर्ट ना आप तक पहुंचे, कम से कम हर तरफ से मैं अपनी तरफ से इतना श्योर रहूं कि मेरे द्वारा जो आप तक चीजें पहुंच रही है वो मेरे द्वारा काफी जगहों से वेरीफाइड, काफी सोर्सेज से वेरीफाइड जरूर हो। तो जब मैं यहाँ पे वेदास के बारे में मैंने पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू करा, एग्जैक्ट वेदास को नहीं पर उनकी स्टार्टिंग की, उसकी कहाँ से आई, क्या उत्पत्ति है, क्या ये 1500 BC वाला डेट सही है, तो यहाँ पे एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट मेरे को यहाँ पे जानने को मिला। और कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट क्या है दोस्तों, कि वेदास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र करा गया है, और वो जिक्र किसी और चीज का नहीं बल्कि सरस्वती नदी का करा गया है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, सरस्वती नदी जो है जिसको बहुत पवित्र माना गया है वेदों के अंदर, उसका जो अंत है वो इससे कई हजार साल पहले समाप्त हो गया, जब वेदाओं के बारे में आपको जिक्र देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वैदिक सभ्यता है उसका जो डेट दिया गया है 1500 BC से लेकर उसके आगे तक का, ये कहीं ना कहीं कई जगह जो मतलब सोर्सेस हैं, जो ऋषि महात्मा है उनके द्वारा भी डिस्प्यूटेबल है। और इसका कई जगह रीजन ये दिया जाता है कि हमारी हिस्ट्री को काफी हद तक डिस्ट्रॉट किसके द्वारा करा गया है, ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्ट्रॉट किया गया है। अब ब्रिटिशर्स ने जब आए मतलब अपना उन्होंने जिस तरीके से चीजें बनाई, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे
कि उनसे कोई बहुत पुरातन सभ्यता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जब वहां पर उन्होंने वेदास के बारे में पढ़ा तो उन्होंने 1500 बीसी से आसपास का डेट को मान्यता दे दी गई और उन्हीं लोगों का सब शासन चलता था, उन्होंने इस चीज को कह दिया। पर जब आप वेदों की चीजों को पढ़ते हैं, वेदों में लिखी गई चीजों को आप मेंशन देखते हैं, तो वहां पे आपको कहीं पे 1500 बीसी के डेट का आपको जो क्लियरिटी वाला फेज है वो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर हिंदुइज्म के अंदर आप वेदों की जानकारी लेते हैं तो वेदों को क्या कहा जाता है? पहली बात तो वेदों का मतलब नॉलेज होता है और इनको इटर्नल माना गया है। इटर्नल मतलब क्या है कि जिस समय से, मतलब समझ लो जब से ह्यूमन की एग्जिस्टेंस शुरू हुई है तब से ही वेदों का एग्जिस्टेंस है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मान लो मैंने इसके बारे में जानकारी अलग से प्राप्त करने की कोशिश करी, उससे जो मुझे प्राप्त हुई। पर यहाँ पे बात यही है कि हम आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बताएंगे, जो एग्जाम मानता है हमें उसी को लेकर अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में हमारे अंदर कुछ और सोर्सेस आ जाए जिससे हम इस चीज को एक्चुअली यहाँ पे प्रूव कर सकें। और जब तक टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीज लिखी नहीं आती है, क्योंकि देखिए सरस्वती रिवर वाली जो चीजें हैं ये हमारे काफी सारे ऋषि महात्मा जो वेदों का भी ज्ञान रखते हैं उन लोगों ने इस चीजों को बताया, तो मैंने वो सोर्स आपको तक पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे द्वारा कोई ऐसी फैक्ट मैं आपको बता दूं जो हो सकता है फ्यूचर में कभी जाकर डिस्ट्रॉट हो। मैं उसकी हल्की बहुत भी जानकारी रखता हूं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ इस चीज का, जो मान लो मेरे को जानकारी मिली है अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के। बट अभी मैं आपको वो सोर्सेज का जानकारी दूंगा जो किताब जिनको मानती है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी कंट्री में आप कोलोनाइज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको अपनी से अधीन दिखाना चाहते हैं, अपने से कमजोर दिखाना चाहते हैं। और जब आप अपने से कमजोर उसको कैसे दिखाएंगे? आप ये नहीं दिखा सकते उसे कि वो आपसे बहुत प्राचीन संस्कृति वाली विरासत रखता है। अगर आप ये दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत प्राचीन संस्कृति वाली विरासत रखता है तो लोगों के अंदर वो हीन भावना नहीं आएगी कि ये हमसे सुपीरियर है, लोगों को लगेगा हम ही उनसे सुपीरियर हैं। और इवन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की यहाँ पे खोज का पूरी रूप से आता है तो वो भी इंडियंस के अंदर काफी हद तक सुपीरियोरिटी की वाइब देता है कि हमारी सिविलाइजेशन आज से बहुत 100 साल पुरानी, 1000 साल पहले इतनी बेहतर रूप से थी। तो अगर वेदाओं का एक्चुअल रूप से अगर क्लियर कभी कट हो पाता है, जो हिस्ट्री बुक्स के अंदर अगर आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी एक हमारी सिविलाइजेशन को काफी हद तक सुपीरियोरिटी की ओर लेके जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, किताब मानती हो ये मानती है कि लगभग 1500 बीसी के आसपास में यूरोप वाले क्षेत्र से कहीं ना कहीं से आर्यंस आए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आपने महाभारत वगैरह में कई बार सुना होगा कि आर्य करके संबोधित किया जाता है, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। और अगर मैं वैदिक एज की बात करूं तो इसको हम यूजुअली दो हिस्सों में बांटते हैं, एक अर्ली वैदिक एज और एक लेटर वैदिक एज। तो अगर अर्ली वैदिक एज की बात करूं तो 1500 बीसी से लेकर आपका 1000 बीसी तक का समय है, और लेटर वैदिक एज आपका 1000 बीसी से लेकर आपका लगभग 6th सेंचुरी बीसी का है। यहाँ मैंने 6th सेंचुरी इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी काफी हद तक इंपॉर्टेंस आने वाली है। इस समय बहुत चीजें घटती हैं, वेदों की चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर वैदिक सिचुएशन की आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको मैं बता दिया वेद का मतलब नॉलेज होता है। इस समय में हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे बेसिकली जो एजुकेशन है शुरुआत के समय में आप देखते हैं अर्ली वैदिक एरा में, वहां पर रिटर्न फॉर्म में आपको चीजें जानकारी देखने को नहीं मिलती है। एजुकेशन ट्रांसफर कैसे होती है? गुरु है, गुरु ने अपने शिष्य को पढ़ाया और उनके शिष्य ने क्या करा, उस चीज को पूरी तरीके से यहाँ पे समझ लिया, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, और उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज प्रोवाइड कर दी। तो इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन चीजें बढ़ती गई। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने टीचर से पढ़ा, मैं आज यहाँ पे पढ़ने के बाद, चीजों को समझने के बाद, अलग अलग सोर्सेज से देखने के बाद आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपको सारी चीजें मान लो समझ आ गई, इंडियन हिस्ट्री की चीजें, अब आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो हो सकता है हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट ना हो, पर स्टोरीज के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, पॉइंट्स के माध्यम से मैं अपनी बात अपने अगले जनरेशन तक भी पहुंचा सकता हूं। तो इसी तरीके से हमने देखा है कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम में आप देखते हैं चीजें किस तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं। तो यहाँ पे एक हमारा क्या हो गया, सुन के अगली जनरेशन बाय जनरेशन चीजें पास होती हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ की सोसाइटी के बारे में हमें क्या पता चलता है, आप क्या देखेंगे कि शुरुआत में वैदिक सिविलाइजेशन का जो आपको पूरी जानकारी आप पढ़ते हैं, ऋग्वेदा वगैरह के बारे में आप सबसे पहले पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि जो सोसाइटी है धीरे धीरे इसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हमारे क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास में यहाँ पे बांटा जाता है, जो हमारे पास आज के समय में बिहार से काफी हद तक डिवाइड के रूप में देखते हैं। पर ये डिवाइड जब उस वक्त करा गया था तो उसको वहां पे जाति के अनुसार नहीं करा गया था, उसको बेसिकली वहां पे कर्म के अनुसार बांटा गया था। तो जिसको आप आज के समय में देखते हैं जो बाय बर्थ हो गया है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा। बट उस समय में क्या था कि ब्राह्मण का काम क्या हो गया, प्रीच करने का, शिक्षा देने का। क्षत्रिय का काम क्या हो गया, प्रोटेक्ट करने का। वैश्य जो यूजुअली बिजनेस वगैरह में एसोसिएटेड होते थे, और शूद्रास जो होगा बेसिकली मिसलिनियस वर्क्स जो होते थे उनको करते थे। तो उस समय वहां पे आपकी एबिलिटी के हिसाब से चीजों को बांटा गया था, अगर आप अर्ली वैदिक एरा में देखते हैं। साथ साथ वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि फैमिली जो थी वो
फादर डोमिनेटेड थी। और वेदास के अंदर यूजुअली आप जिन बात करेंगे जो भगवान वगैरह पूजा जाते थे, उन भगवान में यूजुअली आप अग्नि इन सब का जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी आपको उतनी जानकारी डिटेल में देखने को नहीं मिलेगी जिस हिसाब से आपको आज के डेट में देखने को मिलती है। तो ये वैदिक एरा की कुछ छोटी छोटी मैंने आपको यहाँ पे जानकारी बताई है। साथ साथ आप यहाँ पे जब इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ठीक है भैया इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट को हमें किस किस तरीके से लेकर चलना है, कितने मंडल हैं, इनका उपवेद क्या है। तो अभी हम उनमें एक एक चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उन चीजों की डिटेल में गए तो इकलौती वैदिक एरा की क्लास यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे की या 1 घंटे की हो सकती है। डिपेंड करता है कितना डिटेल हम इसको पकड़ते हैं। तो अभी हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि हमने यहाँ पे अर्ली वैदिक एरा देखा, लेटर वैदिक एरा में आपको कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ जो आपको आने वाली चीज की थीम समझने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ पे लेटर वैदिक एरा में चलते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि अर्ली वैदिक एरा के अंदर हमने क्या देखा था कि काम के हिसाब से चीज़ों को बांट दिया गया। अब आप खुद देखते हैं कि आज के समय के अंदर भी मान लो कोई बंदा क्रिकेटर है, तो वो क्या चाहता है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेटर बने। वो ये नहीं चाहेगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन कोई मान लो एमएनसी में जाके 20 से 25 हज़ार रुपए की नौकरी पकड़े और कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करे। या वो ये नहीं चाहेगा कि वो उससे भी नीचे वाला बंदा आ जाए। कोई मान लो एमएनसी के अंदर कोई काम कर रहा है जो मान लो लाख रुपए कमा रहा है, वो ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जाके कहीं पे मजदूरी करे जो ईंटा उठाए, और जो ईंटा उठा रहे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा उससे नीचे का काम करे। ये एक नॉर्मल आपने देखा कि ह्यूमन के अंदर चीजों को आपको देखने को समाज के साथ धीरे धीरे देखने को मिला है। कहने का मतलब क्या है, प्रोफेशन कोई छोटा नहीं है, पर हर बंदा अपने लाइफ में या तो अपग्रेड चाहता है या कम से कम वही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां वहां से डिग्रेड हो जाएं। अब आप देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रास जो थे वो ये भी चाहते थे कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ब्राह्मण्स की, वो चाहते हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन वाला बंदा भी वही काम करे। सेम क्षत्रियास के अंदर भी आपको देखने को मिलता है और इसी तरीके से चीजें बढ़ती हुई चलती हैं। बट इसमें क्या है, सबसे मार्जिनलाइज सेक्टर होगा वो परेशान होगा। क्योंकि आप ये देखिए, सोसाइटी के अंदर लोग तो लिमिटेड ही होंगे एक तरीके से। अब भले ही आप कहेंगे आज कितना भी बढ़ रहे हैं, पर नंबर तो आपका एक तरीका फिक्स ही रहा। अब इसमें क्या है कि ये बंदे की जो अगली जनरेशन है वो ये पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार है नहीं, इसकी वाली छोड़ने के लिए तैयार है नहीं। अगर ये छोड़ने के लिए तैयार है नहीं तो यहाँ के बंदों के पास चांस रह के भी छोड़ने का उतना मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये बंदे छोड़ देंगे पूरी की पूरी सोसाइटी रप्चर कर जाएगी। इनका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हर सोसाइटी का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर इनमें से एक भी काम करना छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट अगर इन लोगों को बाय फोर्स कर दिया जाए काम, तो क्या वो ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पर क्या करा जाना चाहिए था कि इस चीज को आगे भी वर्क के हिसाब से ही बांटे जाना चाहिए था। पर हुआ क्या, जब यहाँ पे लेटर वैदिक एरा की बात आती है तो लेटर वैदिक एरा के अंदर यही जो यहाँ पे काम थे इसको क्या बना दिया गया, वंशानुगत बना दिया गया। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा, वैश्य का बेटा वैश्य रहेगा और शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करके देगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी सोसाइटी के ऊपर, जब भी मान लो किसी यहाँ पे सोसाइटी में किसी सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मार्जिनलाइजेशन की जाती है, प्रेशर किया जाता है, तो वो हमेशा प्रेशर से निकलने की कोशिश करेगा। और आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा, यूजुअली आपने यहाँ पे चीज नोटिस करी होगी कि हमारे यहाँ पे अगर आप कभी धर्मों का भी ग्रोथ देखते हैं, राइज देखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। आपको क्या लगता है कि जो हमारे बुद्धिज्म, जैनिज्म या अजीविका कम्युनिटी जब आप यहाँ देखते हैं, आप देखेंगे कि 600 से 500 बीसी के बीच में काफी सारे आपको रिलीजियस मूवमेंट का एक तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगा। काफी सारे रिलीजियंस का ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा मेन क्या हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया और अजीविका कम्युनिटी हो गई। तो अब आपको यहाँ पे काफी हद तक रेफरेंस मिलेगा कि इस वक्त में इनका ग्रोथ देखने को क्यों मिला। आपको क्या लगता है, इससे पहले यहाँ पे नहीं आए होंगे लोग जो यहाँ पे अपनी अपनी यहाँ पे विचारधारा रख रहे होंगे? बिल्कुल आए होंगे। और होता क्या है कि इस समय तक आते आते जहाँ पे वैदिक लोग थे उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा कि चीजें क्या हो गई थी, वंशानुगत हो गई थी। और वंशानुगत होने के कारण कम से कम सोसाइटी में एक ऐसा धर्रा था जो उस चीज से परेशान हो चुका था, डेफिनेटली ऐसा होगा। तो वो यहाँ से स्केप करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा, और उसको वो स्केप का माध्यम कहाँ से मिलता है, जो वहां उस वक्त जो यहाँ पे रिलीजियंस उदय हो रहे थे, और वो रिलीजियंस जो वहां पर उदय हुए, वहां पे उसने क्या करा, सोसाइटी को एक और मार्गदर्शन दिया कि ये भी एक तरीके का लाइफ जीने का तरीका है। और वहां आप देखेंगे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म का और अजीविका कम्युनिटी का आपको राइज देखने को मिलेगा। और बुद्धिज्म, जैनिज्म का तो राइज इस लेवल पे होता है कि आपको आज के समय में भी बहुत बड़े रूप से इस चीज को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। और हर चीज का अपना आप देखेंगे, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि अपनी आइडियोलॉजीज हैं और बहुत अच्छी अच्छी आइडियोलॉजीज हैं। हम किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर अगर फॉलो करते हैं तो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि लोग किस हिसाब से अपना ग्रोथ कर रहे हैं
और सबके सब अपने अलग अलग तरीके से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो अगर मैं 6th सेंचुरी बीसी की बात करूं, हमने देखा 600 बीसी तक का, हमने 500 से 600 बीसी यानी 6th सेंचुरी बीसी की जब हम बात कर रहे थे, वहां तक हमने यहाँ पे लेटर वैदिक एज को देखा। तो हमने वेदों में यूजुअली क्या देखा, 4 वेद होंगे, ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, अथर्ववेद होगा, यजुर्वेद होगा। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं स्पेशल आपको कुछ और फैक्ट्स दे देता हूँ, साथ साथ छोटी छोटी बातें, तो सामवेद यूजुअली आपके सिंगिंग के ऊपर होगा। उसके बाद आपको यजुर्वेद जो होगा यूजुअली यज्ञों के ऊपर होगा। अथर्ववेद के अंदर आपको बेसिकली देखने को मिलेगा कि जो आपको काला जादू, टोना, इन सब की चीजों को आपको जानकारी देखने को मिलती है। ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आप रखिएगा। बाकी अगर हम कभी क्रैश कोर्स के माध्यम से मिले, मैं इन चीजों को हल्का आपको और डिटेल में यहाँ पे समझा दूंगा। अभी हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम टाइमलाइन के साथ चीजों को थीमेटिक रूप में समझते हुए चले। हमारा नेक्स्ट टाइम आ जाता है दोस्तों 6th सेंचुरी बीसी का। इस समय में जैसे मैं आपको बताया कि रिलीजियस मूवमेंट में जब आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ 16 महाजनपद का। महाजनपद क्या है? महाजनपद बेसिकली आप सिंपल भाषा में समझ गए कि एक स्टेट्स के रूप में है, छोटे छोटे स्टेट हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम्स के रूप में आप समझ सकते हैं। अपनी अपनी जीवन चर्या एक तरीके से बढ़िया रूप से किंगडम्स चला रहे हैं। अब हमारा मेन पर्पस यहाँ पर क्या होगा कि किस तरीके से यहाँ पर महाजनपद का ग्रोथ होता है, किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का पहला बड़ा एम्पायर बनता है जो एक्चुअली में पूरे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करता है। अब हमारी कहानी कुछ उस तरफ बढ़ेगी। बात रही अगर आपको जानना हो बुद्धिज्म जैनिज्म का, तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी पूरी कहानी क्या है, सारथी के साथ जब वो जाते हैं घोड़े के साथ, पूरी की पूरी उनकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पर अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, उनकी जीवनी में ना जाने के बजाय उनके टाइम पीरियड को देखना और ये देखना कि किस समय में उन्होंने लोगों की कितनी सहायता करी होगी, किस हिसाब से उन्होंने लोगों को वहां पर ग्रोथ करने का हेल्प किया होगा। और वहां से उसी का कारण है कि आज के समय तक उस आइडियोलॉजी को काफी लोग फॉलो करते हैं। आइए हम लोग महाजनपद के बारे में शुरू करते हैं। मैं आपको इतिहास पढ़ने के टाइम शुरू में ही बताया था कि दोस्तों हमें कभी भी इतिहास पढ़ना है तो हमारे पास दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक क्या, हमारे जो एविडेंसेस में हो गए आर्कियोलॉजिकल सोर्स, और दूसरा लिटरेरी सोर्स। तो अभी अगर हम महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई सोर्स तो हुआ होगा जिसके कारण हमारे पास उसकी जानकारी है। वो सोर्स क्या है? जैन सोर्स है हमारे पास, भगवती सूत्र, और हमारे बुद्धिस्ट सोर्स क्या है? अंगुत्र निकाय। तो उन दोनों के अंदर महाजनपद के बारे में मेंशन है और वहीं से हमारे पास महाजनपद का डेटा अवेलेबल है। तो आइए इसको देखते हैं। इसी में यहाँ आपके पास मैप दिख रहा होगा, यहाँ पे महाजनपद का आपको तो 16 मतलब जो आपका 6ठी शताब्दी थी यानी 6th सेंचुरी बीसी थी, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से महाजनपद जो है यूजुअली आपको यहाँ पे फ्रेगमेंटेड दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक पूरे यूनियन इंडिया का या एक भारत का, अखंड भारत का कंसेप्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे राज्य के फॉर्म में महाजनपद देखने को मिलते हैं और इस समय तक लिटरली आपके पास 16 महाजनपद आपको नजर आएंगे। अगर मैं आपको इंडियन मैप के रूप में समझाऊं, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी तो बेसिकली जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। पर अब हमारी यहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो बेसिकली आपको यहाँ पर कहाँ, गंगा नदी के किनारे देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यूजुअली जो पहले इंडस नदी के किनारे थी अब वह कहाँ पर है, गंगा नदी के किनारे है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे महाजनपद देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हीं छोटे महाजनपदों में से मगध महाजनपद किस तरीके से ग्रोथ करेगा, उसकी राइज क्या होगी, वो पूरे के पूरे आपके एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है और ये आपकी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमारा जो मेन यहाँ पे अगला टारगेट होगा वो हमारा क्या होगा, मगध के इतिहास को पढ़ना, मगध किस तरीके से ग्रोथ करता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें मगध की, तो मगध आज के समय का जो आप बिहार देखते हैं, राजगिरी वाला जो पोर्शन है, वहां का आपको रीजन बेसिकली आपको मगध देखने को मिलता है। और मगध डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम शुरुआत में मतलब मगध एम्पायर की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो रखी जाएगी वो इतिहासकारों द्वारा हर्यंक वंश से रखी जाती है। हर्यक वंश जिसको हम लोग पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो 554 बीसी से आपको देखने को मिलेगी और 412 बीसी तक ये चलता है। अगर हम हर्यंक वंश की बात करें तो आप यहाँ पे शुरुआत में कहानी देखते हैं कि हर्यंक वंश का जो बिंबिसार हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, मगध के यहाँ पर राजा होते हैं और यहीं से आप इनको देखेंगे कि ये क्या करेंगे, अंग पर आक्रमण करके अंग को अपने अधीन कर लेंगे। अंग यहाँ पे एक और महाजनपद था और उसके बाद ये क्या करेंगे, प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह कर लेंगे और वहां से इनको काशी जो है वो डाउरी में मिल जाएगी, दहेज में इनको काशी मिल जाएगी। तो आप देखते हैं कि बिंबिसार के समय में ही कैसे यहाँ पे मगध का हल्का सा एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। इनके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु आएंगे, फिर उडायन आएंगे।
पितृहंता वंश क्यों, मैं आपको क्लास के शुरू में ही समझा दिया था कि अजात शत्रु क्या करेंगे, बिंबिसार को मारेंगे और अजात शत्रु को उडायन मार देते हैं। अब इन्हीं में आप देखेंगे कि इनके डायनेस्टी के जो सबसे वीक और लास्ट रूलर होंगे नाग दशक, उनको मार के उनके ही जो मंत्री होंगे वो शिशुनाग राजा बनेंगे। तो यहाँ मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस करिएगा, एशियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी आपको सीख मिलती है। जब आपके यहाँ पे डायनेस्टी आपका जो है इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाता है, आप बहुत रेयरली देखते हैं कि आपको कोई बाहरी आक्रमण आके आपको हरा रहा है। जब आपके पास इतनी ज्यादा पावर कंसोलिडेट हो गई है तो आपको हराने वाले यूजुअली आपके अपने ही लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी वीकनेसेस जानते हैं। और अगर कोई एक वीक रूलर आता है तो उसको हरा कर उसका खुद का मंत्री ही फ्यूचर में आपको राजा बनने को दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे, इनमें भी सेम कहानी, आनंद जो होंगे वो हराकर राजा बनेंगे और वो नंद वंश का यहाँ पे स्थापना करेंगे। और इनके जो सबसे अंतिम पुत्र होंगे घनानंद, जो 8वें पुत्र होते हैं, सबसे छोटे पुत्र होते हैं, वो इनके बाद यहाँ पर राजा बनते हैं। ये बेसिकली कुछ थोड़ी सी आपके पास क्रोनोलॉजी है। आप टाइम पीरियड देखेंगे तो देख सकते हैं 554 बीसी से लेकर 412 बीसी तक का, 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक का, और 344 बीसी से लेकर 321 बीसी तक का ये टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम में ना एक और घटना यहाँ पर चल रही थी, आइए उस घटना को भी देखते हैं। देखिए इस घटना को यहाँ पे समझना बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि मगध का यहाँ पे एम्पायर धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे आपको धनानंद राजा दिख रहे हैं और इसी के समकालीन टाइम में आप देख रहे हैं कि आचार्य चाणक्य जो है यहाँ पे तक्षशिला के गुरु होते हैं। अब आचार्य चाणक्य जो है वो बहुत दूरदर्शिता के आदमी है, और आचार्य चाणक्य जहाँ से अलेक्जेंडर जो है बेबीलोन से आ रहा होता है उसके आने वाले खतरे को वो भांप जाते हैं। तो ग्रीस से वो आता है पूरी दुनिया को जीतने के लिए, सिकंदर जब आता है तो उसके यहाँ पे उसकी खतरा जो किस तरीके से आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कितना उपद्रव मचा सकता है, इस चीज को आचार्य चाणक्य यहाँ पर काफी हद तक समझ जाते हैं। जब वो इस चीज को समझते हैं तो किसके पास आएंगे, जो उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य होगा, सम्राट होगा, उसके पास आएंगे। और वो यहाँ से सीधा उठ के आते हैं मगध में धनानंद के पास। एक काम करो, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यूनिटी बनाते हैं, अखंड भारत बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अखंड भारत नहीं बना पाते हैं तो यहाँ से इनके अटैक को झेलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इनका अटैक हम लोगों के लिए काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। और मैं आपको शुरुआत से बताया हूँ कि जब भी आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम यूनिटी का यहाँ पे कंसेप्ट लेकर नहीं चलते हैं, तो मेनली बेसिस क्लासेस में भी अपने डिस्कशन करते हैं कि जब तक इंडिया में यहाँ पे मान लो एक बड़े रूप से आपको एकत्रित साम्राज्य देखने को मिलेगा, अखंड भारत देखने को मिलेगा, तब तक आप पे विदेशी आदमी आक्रमण नहीं कर सकता है। जैसा ही आप फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे उसी वक्त आपको आक्रमण देखने को मिलेगा। अब कभी देखने को देख लीजिए, जब आप देखते हैं आपका जो मेडाइवल इंडिया भी आता है, इंडिया में बहुत छोटे छोटे राज्य बन गए थे, उसी वक्त इस्लामिक इन्वेजन भी इंडिया में आती है। और जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया को यहाँ से इन्वेट करना शुरू करते हैं, बड़े बड़े रूप से अपना जो लैंड का एक्विजिशन करते हैं, उस समय भी आप देखेंगे कि सेंटर लेवल पे कोई बड़ी पावर नहीं थी। पहले औरंगजेब की मृत्यु होती है और फिर जब मराठों का उदय होता है तो मराठा भी उसको बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट पावर को नहीं कर पाते हैं, और उसी के बाद ऐसा हो सकता है कोई विदेशी बंदा आके अटैक कर सकता है। ये जो शुरुआत से चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि पहले हुई और अभी नहीं हो रही है, इसीलिए सीख लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे इस चीज को समझ गए थे कि संगठन बनाने की बहुत आवश्यकता है। आचार्य चाणक्य आते हैं यहाँ पे घरानंद के पास, घरानंद उनका अपमान करता है, और जब उनका अपमान करता है, इस पर आचार्य चाणक्य आपकी पूरी कहानी जानते हैं कि प्रतिज्ञा लेते हैं कि इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। पर कहानी चलती किस तरीके से है, जब अलेक्जेंडर यहाँ से आता है, सिकंदर आता है, तो झेलम नदी के किनारे, जिसको वितस्ता नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पोरस की सेना से उसका युद्ध होता है। तो पोरस यहाँ के आप देखेंगे यहाँ पे राजा होंगे, उनसे जब यहाँ पे इनका युद्ध होगा तो पोरस के द्वारा युद्ध के अंदर पोरस की वीरता को देख के अलेक्जेंडर की सेना भले ही उनको हरा देती है, अलेक्जेंडर भले ही उनसे जीत जाता है, और उसकी सेना के हौसले थोड़े से झुक जाते हैं, हौसले थोड़े से पस्त हो जाते हैं। और क्योंकि अलेक्जेंडर की तबियत थोड़ी खराब हो जाती है, वो अपना सब कुछ अपने सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर वापस चला जाता है, जहां पर उसकी लगभग 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस वक्त महानंद यहाँ राजा होते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इनको जब हराकर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे पावर का कंसोलिडेशन करेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे पावर कंसोलिडेशन करने के बाद वो यहाँ पर आचार्य चाणक्य के अंदर अखंड भारत का निर्माण करेगा। और उसके बाद यही सेल्यूकस निकेटर जब यहाँ पर अटैक करने का प्लान करेगा, वो भी इस चीज में सफल नहीं हो पाएगा,
और सेल्यूकस निकेटर की ही जो बेटी होती है हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेंगे, जिससे आने वाले खतरे को भी टाला जा सके। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि राजनीति को किस तरीके से आचार्य चाणक्य के अंदर चलाया गया था उस समय में। और अखंड भारत होने का बड़ा फायदा देख सकते हैं कि आप बाहर से आने वाले आपका बाहरी शत्रु अगर मजबूत है तो आप खुद को अगर एकत्रित कर ले तो एकत्रित के अंदर होने के कारण आपको हराना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। तो आइए हम लोग मौर्य वंश की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं आपको मौर्य वंश की बात करूं तो आपको 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का समय देखने को इसमें मिलता है। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपका एंशिएंट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में हम बेसिकली दो ऐसे एम्पायर हैं जिसका बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है परीक्षाओं में, एक आपका मौर्य वंश और एक आपका गुप्त वंश। तो अगर मैं मौर्य वंश की बात करूं तो इसके अंदर आपको बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य राजा देखने को मिलेंगे, उसके बाद इनके पुत्र बिंदुसार और लास्ट में आपको सम्राट अशोक राजा देखने को मिलेंगे। सम्राट अशोक के समय में जो मौर्य एम्पायर होता है बहुत ही बड़ा एम्पायर होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक इमेज भी रखी होगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। कितना बढ़िया रूप से आप देखते हैं कहां से कहां तक कंसोलिडेशन है। या आप ये समझ लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य इस चीज को समझ चुके थे कि नीचे की तरफ से जो आपका बिल्कुल ये साउथ वाला है, इस यहाँ के पोर्शन को छोड़ दें तो यहाँ से पूरा का पूरा इधर से चंद्रगुप्त मौर्य पे अटैक पॉसिबल नहीं था, इधर से अटैक पॉसिबल नहीं था, और इसी तरफ से अटैक पॉसिबल हो सकता था। जब आपको शुरुआत में जब पॉलिटी वगैरह का भी मैं क्रैश कोर्स लिया हूँ या मेनली पहली क्लास जो ली थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था, जो पॉलिटी की बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी, कि इंडिया में अटैक जो है वो इसी तरफ से पॉसिबल है, इधर से पॉसिबल नहीं है, इधर से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समुद्र था उस समय में, शिप्स बड़े रूप से सेना के रूप में आपको उतने रूप से डेवलप नहीं मिलेंगी, और यहाँ से हिमालय था ही था। तो ये क्या करे, खुद ही उस तरफ से अटैक करने को निकल गए कि उधर से भी अगर मैं पूरा का पूरा कहीं से समुद्र का छोर या कोई ऐसी चीज पकड़ लूं तो वहां से आपका अटैक पूरी तरीके से रोका जा सकता है। क्योंकि जब अटैक ही आपका एक साइड से पॉसिबल हो और वहां से आप ही अपनी अग्रेसिव नीति रखते हैं तो फिर आपको हरा पाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ इस तरीके का उनका साम्राज्य उस वक्त देखने को मिलता था, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अगर देखें कि अशोक के टाइम में अगर आप कहानियों को चीजों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको फिर सवाल उठेगा कि भैया मौर्य वंश का हमें जानकारी कहाँ से मिला। आप महाजनपद का तो बता दिए, तो इसकी हमें जानकारी मिलती है कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से जो मौर्य वंश है, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से, और काफी सारे आपके अशोका द्वारा लिखे हुए स्तूप्स वगैरह, इन सबसे हमें इस चीज की जानकारी काफी हद तक देखने को मिलेंगी। उनके स्तूप हो गए, स्टोन एडिक्ट्स हैं, ऐसी काफी सारी चीजें आपको जानकारी वहां पर क्लियर कट देती हैं। तो आइए इसको लेकर अब आगे बढ़ते हैं। पर जब मौर्य का यहाँ पे वीकनेस आपको देखने के लिए, जब मौर्य यहाँ पे वीक हो जाएंगे, एंड में आप लेटर मौर्य को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से आप क्या देखेंगे कि एक बड़े रूप की जो पावर कंसोलिडेशन थी वहां पे कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और जहां पे एक बड़ा साम्राज्य ढहेगा तो उसको लूटने के लिए काफी लोग आएंगे। और यहीं पे आप देखते हैं कि पोस्ट मौर्य एज में इंडिया में आपको दो तरफ से अटैक देखने को मिलेंगे, एक तो जो बाहरी अटैक करेंगे और एक जो अंदर के ही लोग हैं वो अटैक करके यहाँ पे फिर से अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो बाहरी अटैक्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। इंडो ग्रीक्स के आते हैं 165 बीसी के अंदर, शाक के आते हैं 90 बीसी में, पार्थियन के आते हैं 25 एडी में, और कुशांस के आते हैं 65 एडी में। कुशांस से यहाँ पे कनिष्क बनेंगे जो बहुत प्रसिद्ध राजा रहते हैं भारतवर्ष के। और अगर इंडिजिनस की बात करें तो शुंग वंश आपका 185, कान्व आपके 75 बीसी में, और यही बाद में आपको सतवाना डायनेस्टी के रूप में सेकंड सेंचुरी में बहुत हद तक पावर कंसोलिडेट करेंगे, आपके जो सदर्न वाला हिस्सा देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो पोस्ट मौर्य डायनेस्टीज होंगे। इसके बारे में आप डिटेल में कहे तो क्लासेस के अंदर या कभी बुक्स के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक छोटी छोटी डायनेस्टीज के ऊपर डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। और खैर इससे क्वेश्चन भी आया था विलास वाले सीजीएल के अंदर कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। ये सारी चीजों को आपको यहाँ इनके संस्थापक कौन है, इनके बारे में आपको छोटी छोटी चीजों को जानकारी देखने को मिलेंगी, उनको आप साथ साथ जरूर नोट डाउन करिएगा। बाकी अभी हम यहाँ पे टाइम लाइन के ऊपर स्पेशली फोकस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुप्त पीरियड यहाँ जो आ गया वो हमारा स्वर्णिम काल होगा हमारी इंडियन हिस्ट्री का। अब आप ध्यान दीजिएगा, फिर से वही सवाल उठेगा, भैया गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें पता कैसे चला कि इसके बारे में क्या है। तो वही चीज, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स या फिर लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स क्या आ जाएंगे, इनके टाइम में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जैसे आपके क्या होगी कालिदास। अब कालिदास वहां पे कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे मान लो अभिज्ञान शकुंतलम लिखते हैं, तो वहां से आपको क्या आइडिया मिलेगा, एक तो कालिदास का आइडिया मिलेगा वहां के फिलोसफी और या टैलेंट जो था वो किस लेवल का ग्रोथ था। कि इसके समय में आप क्या देखेंगे कि गुप्त काल जो था एक तो बड़ा साम्राज्य पे यहाँ पे पावर कंसोलिडेशन करता है, और साथ साथ काफी शांतिपूर्ण भी तरीके से वहां पे काम करता है। शांतिपूर्ण मतलब क्या, लोगों को ग्रोथ करने का मौका देता है। और जब लोगों को एक ग्रोथ करने का मौका देगा तो आप यहाँ पर एक चीज का नोट करेंगे
ये लोग जब बढ़िया रूप से आगे बढ़ते हैं तो उसमें टैलेंट की वृद्धि जो आप देखेंगे हर फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, हर फील्ड में आप देखते हैं कि बहुत बड़े रूप से आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, हमें पता कैसे चला, 7 साल आपके पास महरौली पिलर एडिक्ट हैं, इलाहाबाद पिलर एडिक्ट है, ये कुछ एडिक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे इनके द्वारा घुसवाई गई चीजें हैं जिससे आपको जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो किंग्स हैं कौन कौन से थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमारगुप्त थे और स्कंदगुप्त थे। इसमें समुद्रगुप्त जो है ये एक बहुत बड़ी पावर को फिर से कंसोलिडेट करेंगे। समुद्रगुप्त को कई बार जो इतिहासकार हैं वो नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, खैर पता नहीं उनको क्यों नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनको नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस कहा जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त बहुत पहले हैं उनसे। मगर वही वैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसका भी कई बार बंदों को डाउट आता है कि भैया जो बंदा पहले आया है उसके नाम से दूसरे को क्यों नहीं जाना जाता है। ये चीज आप एक और जगह देखेंगे कि शेरशाह सूरी को भी अकबर जैसी उपाधि दी जाती है जबकि वो अकबर से पहले आए थे। उसका कारण क्या होता है कई बार कि जो बंदा पहले प्रसिद्ध हो जाता है दूसरे बंदों को उसकी तुलना कर दी जाती है। जैसे मान लो आज की जनरेशन है, अगर मान लो कोई बंदा बोलता है कपिल देव बहुत अच्छे कैप्टन हुआ करे होंगे, लोग क्या बोल रहे हैं कपिल देव धोनी जैसे कैप्टन थे, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की जनरेशन धोनी को पहले जान गई और मान लो हो सकता है कपिल देव को बाद में जाने, या मान लो 1900 के आसपास का कोई मान लो कैप्टन रहा होगा किसी और टीम का, उसको और बाद में जानेगी। मगर यहीं पे होना क्या चाहिए था कि धोनी अगर अच्छी कैप्टनसी करते तो हो सकता है कपिल देव जैसा वो भी वर्ल्ड कप जीत के लाए। ये होता है एक तरीके से जिसके आपको जानकारी पहले प्राप्त हो जाती है, अब उसी के रिस्पेक्ट में कई बार पुराने वाले बंदे को भी लिंक कर देते हैं। ये आपकी गुप्ता एज की यहाँ पे थोड़ी जानकारी थी। इसके वक्त में आप देखेंगे इतना लेवल की समृद्धि इंडिया में आती है कि गोल्ड कॉइन्स मिंट होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर से वही बात आएगी, जब गुप्ता की यहाँ पे बहुत बड़ी पावर कंसोलिडेशन थी जब वो समाप्त होगी तो उसके बाद फिर से आपको बहुत बड़ी पावर कंसोलिडेशन नहीं देखने को मिलेगी। और पोस्ट गुप्त पीरियड में आप देखेंगे जब गुप्ता का समाप्त होगा तो एक डायनेस्टी यहाँ पर बड़े रूप से तब भी थोड़ी बहुत बचती है, वो होती है पुष्यभूति डायनेस्टी। और इसके जो राजा होंगे हर्षवर्धन, वो एक तरीके से आखिरी ऐसे राजा होंगे जो इतने बड़े क्षेत्र पर भी अपना रूल बना पाएंगे। तो हर्षवर्धन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग होने वाले हैं। इतिहास क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर तो आप उसको भी तैयार जरूर करिएगा। तो आपकी पुष्यभूति डायनेस्टी होगी, इसके अंतिम रूलर जो हर्षवर्धन होंगे उनकी मृत्यु के पश्चात आप क्या देखेंगे कि पूरे के पूरे नॉर्थ में आपको कहीं ना कहीं वॉइड देखने को मिलेगा। और इस वॉइड को भरने के लिए छोटे छोटे किंगडम्स आपको देखते हुए मिलेंगे जो आपस में फाइट करेंगे। और पूरा इंडिया तो अभी तक एक अखंड भारत के रूप में था, गुप्त काल में आपको बहुत सारी परेशानियां देखने को क्यों नहीं मिल रही हैं, क्योंकि पावर कंसोलिडेशन करने के लिए वहां पे एक बड़ा बंदा बैठा है। उस बंदे के पास इतनी पावर है कि बाहर वाला आक्रमण करने से पहले सोचेगा। अगर वो यहाँ पे छोटा पावर का बंदा होता तो उसको हराना आसान होता। तो सेम यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुष्यभूति डायनेस्टी है इसके बाद जब हर्षवर्धन की यहाँ पे एंड होगी तो पूरे इंडिया में आपको बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य देखने को मिलेंगे, कोई भी आपको बड़ा साम्राज्य बड़ा पावर एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं उसमें अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो आप साउथ इंडिया में क्या देखेंगे, आपको इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं क्योंकि हम 3rd सेंचुरी बीसी वाला पोर्शन को भी साउथ इंडिया में छोड़ दिए थे। तो 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक का जो साउथ इंडिया का इतिहास है उसमें आपको चेरास, चोलास और पांड्यास का इतिहास काफी हद तक बड़े रूप में देखने को मिलता है। तो संगम एज की डायनेस्टीज हैं और पोस्ट संगम एज में आपको पल्लव जो आपके अर्ली 7th सेंचुरी में है और चालुक्य जो आपके मिडिल 6th सेंचुरी में है, इनका आपको इतिहास देखने को मिलेगा। जिनको हम थोड़ी थोड़ी बेसिक यहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से कि किस समय में किस जगह पे किसका राज था उसकी जानकारी से लेके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद जो हमारा मेन पोर्शन होगा वो हमारा होगा मध्यकालीन भारत का। तो इसको हम शुरू करेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेके, मैं आपसे थोड़ा देर का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमने जहां पे अपनी क्लास को समाप्त किया था वहीं से आगे इसको शुरुआत करेंगे वापस से। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या करा था, हमने इतिहास में स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ लिया था। हमने यहाँ पे इतिहास को किस किस तरीके से बांटा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में बांटा था, प्रोटो हिस्टोरिक में बांटा था और हिस्टोरिक पीरियड में बांटा था। तो हमने यहाँ पे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और जब हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ा तो हमने यहाँ पे क्या चीज नोटिस करी थी, हमें क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए आवश्यक है। एक हमारे पास आवश्यक है लिटरेरी रिसोर्सेज और दूसरे हमारे पास आवश्यक है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब आपने चीज यहाँ नोटिस करी होगी जब हम एंशिएंट बिल्कुल पीरियड की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मतभेद थोड़े ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेज जितने पुराने होंगे उसको लेके क्लियरिटी उस लेवल पे आपको नहीं मिल पाएगी जो आपको रिसेंट की चीजों पे मिल पाएगी। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छा ये बताओ 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द सीरीज कौन था, आपका दिमाग अगर ध्यान देखा तो आपको सीधा बता देगा कौन था, युवराज सिंह। यही अगर मैं आपसे पूछूंगा 1984 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन था तो आप में से काफी सारे लोग नहीं बता पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2011 वर्ल्ड कप के अंदर लास्ट 6 किसने मारा था
तो आपको पता होगा कि MS धोनी ने मारा था। पर अगर यहीं पे आपसे पूछूं तो जो लास्ट विकेट गिरी थी 1983 के वर्ल्ड कप में, वो किसके द्वारा ली गई थी, तो यहाँ पे आपके पास काफी हद तक डिटेल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जानकारी आपके पास नहीं है, ये आपकी स्मृतियों में नहीं है, तो इस हिसाब से चीजें बदलती जाती हैं। आप जितनी पीछे की चीजों में सोचने लगते हैं, आपकी स्मृतियां कम होती जाती हैं। अब यहीं पर अगर हम रिसोर्सेज की भी बात करें, तो हाल फिलहाल के जो रिसोर्सेज हैं वहां पर हमारे पास एक एक दिन का डेटा होगा। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे चीजों को देखते हैं, आपको हर एक साल के अंदर इतने इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, पर एंशिएंट टाइम में हमने इस चीज को उतना नहीं देखा था। साथ में हमने यहाँ पे और क्या देखा कि हमारे पास कई चीजों को लेके काफी सारी थ्योरीज हैं, और उन थ्योरीज को मतभेद करने वाली थ्योरीज भी हैं। जैसे मैंने आपको वेदास का एग्जाम्पल में दिया था कि वैदिक सिविलाइजेशन जो है, कई लोगों का, हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस का यहाँ पे इन्वेजन हुआ था, उनका एडवेंट हुआ था, उसके हिसाब से वैदिक थ्योरीज आई थी। कई लोग क्या मानते हैं कि वेद जो है वो उससे भी बहुत पुराने हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समय के हिसाब से किस तरीके से चीजें बदली हैं। तो अब हमारा दोस्तों जो मेन अपना टारगेट होगा वो होगा, अब हम लोग यहाँ से अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ बढ़े। पर मध्यकालीन भारत के इतिहास पे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा हर्षवर्धन तक का टाइम पीरियड था उसकी एक बेसिक जानकारी ली थी। और हर्षवर्धन तक के टाइम पीरियड में आपने देखा था कि इनके बाद पूरे इंडिया लेवल के एरिया पे राज करने वाला राजा आपको देखने को नहीं मिला। अब हुआ क्या, आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज के अंदर यहाँ पे इंडिया जो थी, बहुत छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर इंडिया यहाँ पे बढ़ गई। तो जो आप देखेंगे इंडिया एज अ होल जो था, बहुत बड़ा यहाँ पे एम्पायर जो कोई था, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी टाइम पीरियड के आसपास जब आप देखेंगे 7वीं शताब्दी में क्या देखेंगे कि इस्लाम का उदय होता है। और जब इस्लाम का उदय उस तरफ होगा, अब वहां से आप देखेंगे इंडिया में इस समय में कोई बड़े रूप से यहाँ पे बचाने वाली बड़ी रूप से डायनेस्टी नहीं है, कोई सेंटर पावर नहीं है जो यहाँ पे सभी समस्याओं का समाधान कर सके, बाहरी आक्रमणों को रोक सके। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जब इस्लाम का उदय होगा 7वीं शताब्दी में, उसके बाद 8वीं शताब्दी में, कब, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम का पहला सक्सेसफुल इस्लामिक इन्वेजन होगा। बेसिकली आप यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन को भी बांट सकते हैं, तो बेसिकली एक अरेबियन इस्लामिक इन्वेजन था। और इसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले 200-300 साल में आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेजन शुरू में देखने को नहीं मिलेगा, पर नियर अबाउट 1000 एडी में आपको एक टर्किश इन्वेजन देखने को मिलेगा, महमूद गजनवी का। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपको मोहम्मद गौरी का इन्वेजन देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ टाइमलाइन के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे इन्वेजन इंडिया में क्यों पॉसिबल होगा, आप खुद सोचिए। अगर इंडिया अशोक के टाइम जैसा इंडिया होता, एक यूनाइटेड इंडिया होता, तो क्या उस समय के इंडिया पे बाहरी आक्रमण इतनी आसानी से पॉसिबल होता? नहीं होता। मोहम्मद गजनवी को आप देखें, जब महमूद गजनवी इंडिया में आता है, लूट मचाता है, मंदिरों को तोड़ता है, वहां से सोना लूटता है और चला जाता है। अगर यहाँ पे सेंटर पावर में इतनी बड़ी यहाँ पे कोई पावर होती तो शायद यहाँ तक, गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक वो पहुंच ही नहीं पाता। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यूनिटी की पावर जो हमने एंशिएंट इंडिया में देखी थी, वही यूनिटी धीरे धीरे मेडाइवल के टाइम में जब बढ़ते वाले समय में आती है तो इंडिया में कम होने लगती है। हमने आपको शुरुआत से समझाया था कि जब भी आपको यहाँ पे यूनाइटेड पावर देखने को नहीं मिलेगी, जब भी आपको कोई ऐसी पावर देखने को नहीं मिलेगी जो हमें बाहरी शक्तियों से बचा सके, बाहरी आक्रमणों से बचा सके, उस समय आप क्या देखेंगे कि बाहरी आक्रमणकर्ता जो है वो अपने आप को मजबूत पाएंगे, और वो समय आक्रमण करने के लिए सबसे बेहतर रहेगा। अगर आप इतिहास में जाते हैं, महमूद गजनवी इन सबके इतिहास में, तो आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी, किस तरीके से उनके क्रूर आक्रमण थे, उन्होंने किस किस तरीके की चीजें करी, कितनी बर्बरता के साथ उन्होंने चीजों को करा है, इन सभी की आपको जानकारी इतिहास में देखने को मिल सकती है। पर आज हमारा मेन टारगेट क्या होगा, टाइमलाइन के हिसाब से देखते हुए चलना और इस सीख को लेते हुए चलना कि ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त यह आक्रमणकर्ता इंडिया में पहुंच पाए, वही आक्रमणकर्ता अशोक के समय में क्यों नहीं पहुंच पाए, और उससे पहले भी जब आप गुप्त काल देखते हैं ऐसे ही कोई दूसरे आक्रमणकर्ता उस समय में बड़े रूप से अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पाए, क्योंकि उस वक्त प्रभाव डालने वाले यहाँ के खुद के शासक थे जो एक बहुत बड़ी भूमि के ऊपर अपना साम्राज्य बनाए हुए थे। यहां से आप एक यूनिटी का कंसेप्ट देखते हैं। मेरा कहने का यहाँ पे मेन तात्पर्य यही रहेगा, आप देखिए बहुत छोटे छोटे आपके किंगडम्स हो गए, चौहान्स का यहाँ पे किंगडम हो गया, गुर्जर प्रतिहारा का किंगडम हो गया, उसके बाद आपके साउथ में आप देखेंगे चालुक्य, इन सबके आपको किंगडम्स देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, कोई बहुत बड़ा किंगडम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और उसी का आप यहाँ पे पॉइंट नुकसान के फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन के फ्रेम में आते हैं, ये आपके एक बेसिक छोटी सी एक कहानी के रूप में थी, टाइमलाइन के फॉर्म में आते हैं तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर अटैक करता है तो मोहम्मद गौरी फर्स्ट बैटल ऑफ
तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान से हारता है। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान उसे नहीं हरा पाते हैं और इसके अंदर मोहम्मद गौरी विजयी होता है। भले ही इसको यहाँ पे जयचंद का साथ मिलता है, इसकी पूरी की पूरी आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, ये बहुत लोक प्रचलित कथा है, इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। कि अगर आप इसकी पूरी कहानी जानना चाहते हो यूजुअली आप किसी क्लास के अंदर या फिर मूवीज के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बहुत वीर योद्धा थे, पर वो क्या करते हैं, पहली बार में मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और हराने के बाद भी वहां पे उनसे एक गलती क्या होती है कि अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ देते हैं। और उसके बाद दूसरा जो उनका दुश्मन होता है वो इनके खुद के जो इनके समधी होते हैं उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं इनको हराने में सफल होता है। खैर बचता वो भी नहीं है, चंदावर के युद्ध में आप देखेंगे मोहम्मद गौरी जो होगा जयचंद को भी मार देता है। तो बेसिकली आप यहां देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर सक्सेसफुल इस्लामिक इन्वेजन की अगर हम बात करें वो आपको मोहम्मद गौरी के समय में देखने को मिलेगी। और उसके बाद बख्तियार खिलजी वगैरह कुतुबुद्दीन ऐबक इन सबको लेता हुआ इसकी जब मेन यहाँ से आई हुई तेरा यहाँ बंगाल के आसपास के पूरे क्षेत्र तक बड़े रूप से यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र में अपना कब्जा बना लेगी। ये आपके लिए रत्न बनाने की कोशिश करी गई है। और बख्तियार खिलजी भारत की अभी तक के इतिहास का एक सबसे बड़ा दाग, एक सबसे बड़ा नुकसान करके जाता है। और वो नुकसान क्या है दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से तोड़ देना, खत्म कर देना, जला देना। कितने दिनों तक नालंदा यूनिवर्सिटी जलती रही, जिसका नुकसान, जिसकी भरपाई जिस नुकसान की आज तक भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे इतिहास की कितनी सारी ऐसी धरोहर पड़ी होंगी जिसको आज तक हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते हैं। ये नुकसान आपको वहां पर देखने को मिलेगा। खैर होगा क्या, मोहम्मद गौरी के बाद उसके यूजुअली जो अपने उसके चार दास थे उनके अंदर क्या करा, उसके जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी उसने साम्राज्य जीता था वो अलग अलग हिस्सों में बंटता चला गया। किसी को ये मिल गया, किसी को वो मिल गया। और फाइनली जो अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा वो कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को ये क्षेत्र मिल जाता है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो करेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक करेगा। और क्योंकि वो यहाँ पे क्या था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और उसका मतलब सन इन लॉ भी होगा, और वो जो उसका गुलाम था, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, स्लेव डायनेस्टी। तो उसका गुलाम और जमाई दोनों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके हिस्से में ये क्षेत्र आता है। और उसी के डायनेस्टी से धीरे धीरे जो पूरी की पूरी चीज बढ़ेगी, यहां से लेकर हम 1290 तक का जो समय देखेंगे वहां तक पूरी की पूरी कौन सी डायनेस्टी होगी, गुलाम वंश होगी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी होगी। आइए देखते हैं दोस्तों, 1206 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके कैमूर तक 1290 तक आप यहाँ पर देखेंगे स्लेव डायनेस्टी रहेगी। इसमें इल्तुतमिश भी आएंगी, रजिया सुल्तान भी आएंगे और गयासुद्दीन बलबन भी आएंगे, जो बहुत फेमस आपके लिए रूलर्स हैं। और एग्जाम के लिए आपको इनके रिलेटेड फैक्ट्स को भी पढ़ना है। पर यहाँ पे अभी हम क्योंकि टाइमलाइन की क्लास कर रहे हैं तो एक एक राजा के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ एग्जाम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मान लो बनवाया था कुतुब मीनार, पहली बात ये पूछेगा किसने शुरुआत करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसके नाम पे बनवाया था, तो उनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पे बनवाना उसने शुरू किया था। समाप्त किसके द्वारा करा गया, इल्तुतमिश द्वारा करा गया। सजदा और पैबूस किसने शुरू करा था, तो बलबन ने किया था। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इन राजाओं द्वारा एग्जाम पूछता है, तो आपको उन सभी चीजों को भी तैयार करना है। उसके बाद हम देखते हैं 1290 से लेके 1320 तक आप देखेंगे खिलजी डायनेस्टी का यहाँ पर उदय होगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बताता गया था, आपको हराने वाला यूजुअली आपका स्वयं का गवर्नर होगा। यहाँ पे जब खुद पंजाब का गवर्नर होगा मलिक फिरोज, वही यहाँ पे अपना एक्शन दिखाएगा और वही यहाँ पर कैमूर को गद्दी से हटा के स्वयं राजा बनेगा, जो जलालुद्दीन खिलजी नाम से राजा बनता है। और इसका भतीजा बाद में अलाउद्दीन खिलजी नाम से यहाँ पर राजा बनेगा। खिलजी के बाद आपका तुगलक डायनेस्टी आएगा। तुगलक डायनेस्टी के समकालीन समय में जैसे नॉर्थ इंडिया में अपना काम चल ही रहा है, साउथ इंडिया में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन होगा। और साउथ इंडिया में क्या एक्शन होगा, विजयनगर एम्पायर की स्थापना होगी। और विजयनगर एम्पायर आपकी इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसमें हम कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ते हैं। और साथ साथ आपके बहमनी किंगडम के भी यहाँ पे स्थापना होती है। तो ये आपकी यूजुअली साउथ की किंगडम्स होंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी एग्जाम में रखनी है। फिर हमारे यहाँ पे सैयद डायनेस्टी आती है और फिर लोधी डायनेस्टी आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डायनेस्टीज हैं इनमें हम एक एक राजाओं के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप एक एक राजा के बारे में हल्की बहुत जानकारी जब आपको क्लासेस के फॉर्म में होगी या क्रैश कोर्सेज के फॉर्म में होगी
वहां पे तो आपको जानकारी दी जा सकती है, वहां आप एग्जाम के रिलेटेड इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो इब्राहिम लोदी था, तो लास्ट आपका रूलर था दिल्ली सल्तनत का, इसकी बात आप यहाँ देखिए। तो हिस्ट्री इसे वीक रूलर बताती है। क्यों बताया? क्योंकि ये लास्ट रूलर था, अगर ये हारा तभी ये वीक हुआ, अगर ये हरा दिया होता बाबर को तो ये स्ट्रांग नहीं होता। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हराने के लिए बाबर आएगा 1526 के समय में। आप देखेंगे बाबर की खैर शुरुआत इससे बहुत पहले हो जाती है, फरगाना के अंदर वो राजा बनता है बहुत कम उम्र के अंदर, और वहां से अपनी चीजों को कैसे भी करके कंसोलिडेट करता हुआ अपनी यहाँ पे जगह तलाशते हुए। जबकि बाबर की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे इसमें खून किसका था, तो एक इसमें तैमूर का था और एक इसमें जंगीज का था, जंगीज खान। तो दो, अगर आप इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से बात करते हैं, उनमें से एक तैमूर था और उनमें से एक जंगीज था, और उन दोनों की फैमिली की ब्लड लेके आया हुआ बाबर था। तो आप समझ सकते हैं बाबर के अंदर कहां से ब्लड था, और वहां से आया हुआ बाबर किस तरीके से फिर इंडिया में कंसोलिडेट करेगा पावर, वहीं से हमारी मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं आपको 1526 का बाबर का टाइम बता रहा हूँ, इसी के साथ जब मैं आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बताऊंगा, वहां पे आपके साथ इसका भी जिक्र करूंगा, अभी हल्का सा कर ही लेता हूँ। कई बंदों का यहाँ पे पता है सवाल क्या उठता है कि भैया मध्यकालीन भारत जो है और जो मॉडर्न इंडिया है, यानी कि हमारा आधुनिक भारत जो है, इन दोनों के इतिहास को हम कहाँ से बांटे, कैसे बांटे। कई लोगों का ये मानना है कि जब यूरोपीय भारत में आते हैं उसी समय से यहाँ पे हम क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत को समाप्त करके मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कलिकत पे आ जाता है। तो वास्को डिगामा कलिकट का जो पोर्ट है, आज के समय में आप केरला वाला पोर्ट कहेंगे, वहां पर आ जाता है। कब? 1498 में। बाबर कब आया? 1526 में। आप यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं कि जो आपके मुगल हैं उनसे पहले भारत में यूरोपीय आ चुके थे। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि बाबर के आने के बाद यहाँ पे आए होंगे यूरोपीय, क्योंकि कई बंदे इससे कंफ्यूज करते हैं, और वहां से मैं आपको समझाऊंगा किस हिसाब से मेडाइवल और मॉडर्न को हमने चीजों को बांट रखा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे साथ साथ बताते चलूं। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मुगल एम्पायर के टाइमलाइन को। 1526 से लेके 1707 तक का जो मुगल एम्पायर था वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, एक पावरफुल एम्पायर था। और इसके बाद का जो एम्पायर होगा मुगल का, उसको हम वीक मुगल्स या फिर लेटर मुगल्स नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बाबर जो है इब्राहिम लोदी को कहाँ हराता है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल अगर आपके दिमाग में आया हो, नहीं आया हो तो मैं फिर से दिमाग में डाल देता हूँ, कि बैटल ऑफ पानीपत आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फर्स्ट बैटल हुआ, सेकंड बैटल हुआ, थर्ड बैटल हुआ। ऐसा पानीपत में क्या खास था कि बैटल पानीपत में ही हो रहा है, कहीं और नहीं हो सकता था क्या? फर्स्ट बैटल पानीपत की जगह मान लो किसी और जगह में हो जाता, पानीपत पे ऐसी क्या खासियत थी, आइए देखते हैं। इंडिया का मैप है आपके सामने। अब मान लो यहाँ पे दिल्ली में कोई रूलर है, जैसे हमारे इस केस में इब्राहिम लोदी था। अब दिल्ली का जो रूलर है, इसके ऊपर किसी को अटैक करना है। अटैक कहाँ से पॉसिबल है? अगर इंडिया एज अ होल मान लो कि किसी बंदे ने अच्छे अपने कंट्रोल में ले रखा है दिल्ली सल्तनत के टाइम में, तो एक तो चीज बात डन है कि इधर से अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरेबियन सी है, इधर से अरेबियन सी अटैक नहीं आएगा। इधर से आपका बे ऑफ बंगाल है, अटैक नहीं आएगा। इधर आपके हिमालयास हैं, अटैक नहीं आएगा। अटैक का पूरा पूरा चांस बनता किधर से है? इस तरफ से। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, सबको क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, भैया ठीक है पानीपत तो ऊपर हुआ ना, हरियाणा वाले साइड, इधर से राजस्थान वाले साइड से अटैक हमें ज्यादातर देखने को क्यों नहीं मिलता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थार डेजर्ट, जैसलमेर वगैरह वाला जगह जो है। अब थार डेजर्ट यहाँ है, कोई भी बंदा जो अटैक करने आएगा उसको अपने साथ खाना पीना रिसोर्सेज सब लेकर आना होता है। अब वो डेजर्ट से वो ट्रेवल करना प्रेफर नहीं करेगा सेना को लेके, उसके पास क्या रास्ता बचेगा? उसके पास रास्ता यही बचेगा। तो पहली चीज तो ये डिसाइड हो गई कि विदेशी इंडिया में जितने अटैक आप देख लीजिए, अब अलेक्जेंडर का अटैक देख लीजिए, कहाँ से है? यहीं से है। बाबर का अटैक किधर से है? यहीं से है। अहमद शाह अब्दाली का अटैक किधर से है? इधर से ही है। इन्वेजन इंडिया में आपको कहां से देखने को मिल रहे हैं? इसी साइड से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रास्ता किधर से बच रहा है?
इधर से ही बच रहा है ना भाई, तो रास्ता यहीं से है, तो कहाँ अटैक होगा, इसी तरफ से देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसी तरफ से रास्ते में आने में और भी काफी सारी भूमि आएंगी, पानीपत ही क्यों। सबसे पहली बात क्या, पानीपत आपको एक पूरा प्योर बैटल फील्ड देगा, खाली मैदान का जगह देगा, जहां पे दोनों पार्टी लड़ाई करने के लिए तैयार होंगी, दोनों के पास यहाँ पे बराबर बराबर मौका होगा लड़ने का। साथ साथ पानीपत की जो भूमि थी वहां पे आप देखेंगे हथियार वगैरह का भी वर्क चलता था, प्रोडक्शन का वर्क चलता था, तो दोनों पार्टी में किसी को भी लड़ाई की प्रॉब्लम, यहाँ पे मटेरियल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो यहाँ का राजा है वो पानीपत में लड़ने के लिए क्यों तैयार था, ये तो फायदा होगा यहाँ से आने वाले का ना। यहाँ का राजा पानीपत में लड़ने के लिए इसलिए तैयार था दोस्तों, क्योंकि ये इसके कैपिटल से नजदीक था। कैपिटल का कहाँ है, दिल्ली है। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसका जहां युद्ध हो रहा हो वो उसकी राजधानी से बहुत दूर हो, क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम बचाव करने का है, और बचाव करने वाला अगर बहुत दूर जाकर लड़ेगा तो अपने रिसोर्सेज कैसे पहुंचा पाएगा। तो ये भी यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार था। इसलिए आप देखेंगे कि आपको पानीपत में काफी सारे युद्ध देखने को मिलेंगे। और मराठा जो तीसरा पानीपत का युद्ध हारते हैं, उसका कारण भी क्या है कि मराठाओं का कंट्रोल आपका इस क्षेत्र से चलेगा, और यहां से इतनी दूर तक अपने रिसोर्सेज को बहुत समय तक आसानी से नहीं पहुंचा पाए, और रिसोर्सेज कटने के कारण, रिसोर्सेज को अगर काट दिया जाए, मान लो यहाँ जिनको यहाँ से रिसोर्सेज पहुंचाना है, रिसोर्सेज काट दो, ना खाना बचेगा ना पानी बचेगा, आप यूज किस चीज से करोगे। और आप यही देखते हैं कि अगर रिसोर्सेज आपके कट जाए, अब अपने बेस कैंप से बहुत दूर जाकर युद्ध करते हैं, तो आपको उसका नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कंसेप्ट था, समझने का पॉइंट था, और वही आज की क्लास का पर्पस है। तो हमने ये देखा बाबर यहाँ पर आता है, 4 साल दिल्ली के अंदर आप देखेंगे मुगल एम्पायर के रूप में राज करता है, और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है ये 1530 से 40 तक राज करेगा, और फिर 55 से लेकर 56 तक। अब दिमाग में आएगा भैया 15 साल क्या हुआ, इस 15 साल यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक और शासक आएगा, वो अपनी नई डायनेस्टी की यहाँ पे शुरुआत करेगा, जो होगी सूरी डायनेस्टी। और इस वक्त यहाँ पर शेरशाह सूरी का पहले राज होगा, फिर सिकंदर सूरी का राज होगा। शेरशाह सूरी जो है अपने टाइम का वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। जो आज के टाइम की आपने जीटी रोड सुनी होगी, उसका भी अगर आप शुरुआत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी बेस आपको शेरशाह सूरी के अंदर जाने पे मिलेगी। बहुत बढ़िया राजा था, अगर आप उसके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की चीजों को देखते हैं। ये आपका हुमायूं हुआ। इसके बाद आप देखेंगे अकबर महज कम उम्र में राजा बनते हैं, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हराते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे बेसिकली बैरम खां के सपोर्ट के अंदर, और 1605 तक राज करता है जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर के टाइम में आप यहाँ पर देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मेवाड़ी सेना बहुत वीरता से लड़ती है, और आप अगर अकबर की मुगलिया सेना जो होती है, इसको मानसिंह यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं। इन सभी चीजों को आप यहाँ पे जानने को मिलेगा। अकबर द्वारा लाई हुई यहाँ पे जो रूल्स थे, मनसबदारी सिस्टम्स वगैरह था, इन सबको आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 का समय, शाहजहां 1627 से लेकर 1658 का समय, और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 का समय। औरंगजेब का जो रूल था वो इंडिया के इतिहास के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल था। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, एक चीज तो ये था कि कई बंदों का यहाँ पे ये भी मानना है क्रूर राजा था, क्रूर शासक था, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। बट इसका यहाँ पे एक बेनिफिट वाला पॉइंट क्या था, अगर आप औरंगजेब का टाइम देख सकते हैं, कि इसने एक बड़े क्षेत्र को कंसोलिडेट करा था। और औरंगजेब के अंदर, जब औरंगजेब ने यहाँ पे मान लो आपने देखा होगा, कई लोग उसको धार्मिक रूप से बहुत कट्टर मानते हैं, और इसके समय में जब आवाज उठा गया छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उसके बाद आप देखते हैं कि आने वाले कुछ समय में, भले उनके जीवन काल में मराठा एम्पायर उस लेवल तक ग्रो नहीं कर पाया, पर उसकी नींव उन्होंने रख दी थी। और पेशवाओं के समय में जब मराठा एम्पायर बहुत बड़े रूप से ग्रो करता है, तो उसके बाद वो भी बहुत लंबे समय तक उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। कहने का मेन मोटो क्या है मेरा, अभी आप समझ जाएंगे। मैं आपको क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, कि बाहर से आक्रमण कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर ना बैठा हो। स्ट्रॉन्ग रूलर मतलब क्या, जिसके पास बढ़िया सेना हो। स्ट्रॉन्ग रूलर का मतलब हमेशा यही नहीं हो सकता है कोई रूलर बहुत अच्छा होगा, बहुत दयालु होगा, बहुत बढ़िया होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब ये कि बाहर से आक्रमण को रोकने की उसके पास क्षमता हो। इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि स्ट्रॉन्ग रूलर खुद यहाँ पे क्रूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। काफी सारे इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसे मान लो कई सारे इतिहासकार अकबर को एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं, यहीं पे कई सारे इतिहासकार औरंगजेब को एक क्रूर शासक के रूप में मानते हैं। कई सारे इतिहासकार औरंगजेब को एक पावरफुल रूलर के रूप में मानते हैं, और ये मानते हैं कि इसके अंत के बाद भारत में अटैक करना कैसे पॉसिबल था। खैर, जब मैं आपको लेटर मुगल्स पढ़ाऊंगा तो आप इस चीज को थोड़ा और बेहतर से समझ पाएंगे। अभी आप इसको हल्का बेसिक रूप से समझिए।
इंडिया है। मुगल एम्पायर में औरंगजेब के टाइम में जो एक्सपेंशन था बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका था और 21 सूबे औरंगजेब के समय में मुगलों के अंदर थे। 21 सूबों का यहाँ पे मुगलों का साम्राज्य था। और यहाँ पे आप देखेंगे औरंगजेब के टाइम में जो अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए फाइट कर रहे थे वो यहाँ पर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनकी अदम्य साहस और अदम्य वीरता इस लेवल की थी कि इन्होंने यहां से, बिल्कुल समझ लो कि उस लेवल में कोई बड़ा राज्य इनका नहीं था, यहां से उन्होंने ऐसे मराठा साम्राज्य की यहाँ पे नींव रख दी थी अपने समय में। ऐसा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था कि औरंगजेब के जाने के बाद आप देखेंगे पेशवाशिप के अंदर किस लेवल में मराठा साम्राज्य का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आप यहां तक ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पानीपत का जो युद्ध हुआ था तीसरा वाला, उसमें अगर मराठा नहीं हारते ना तो मराठाओं का भी एक उसी रूप से यहाँ पे आपको दबदबा देखने को मिल सकता था जैसे किसी और बड़ी डायनेस्टी का आपने पहले समय में देखने को मिला था। यार ये यहाँ पे अलग चीज होती है, यहाँ पे आपको समझा जो मैं रहा हूँ। यहाँ पे आपको औरंगजेब का पावर कंसोलिडेशन दिख रहा है। मैं आपको ये चीज बता दिया हूँ कि यूरोपियंस इस समय तक आ चुके हैं, बेसिक आपको हल्का अंडरस्टैंडिंग तो मिल ही चुकी है। अब यूरोपियंस यहाँ पर आए कौन कौन थे इंडिया में? ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे और डच थे, तो आपके नीदरलैंड वाले होंगे। अब ये चारों जो आए थे यूरोपियंस, आप इनको देख सकते हैं, ये आ तो बहुत पहले गए थे, मुगलों से पहले आ रखा है जो आपके पोर्टुगीज हैं। ये लोग इंडिया में अंदर क्यों नहीं घुस पा रहे हैं? क्योंकि अंदर घुसने के लिए यहाँ पे पावरफुल रूलर ने रोक रखा था। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मराठाओं द्वारा भी आप देखेंगे कि नेवी वगैरह की डेवलपमेंट अच्छे से हो रखी थी, तो ये लोग उस वक्त तक एंटर नहीं कर पाए। जैसे ही यहाँ पे एक सेंटर की पावर कोलैप्स होगी, पहले मराठाओं की कोलैप्स हो, पहले औरंगजेब की कोलैप्स होगी, फिर मराठा यहाँ पे कुछ समय तक अपना शासन दिखाएंगे, कुछ समय तक बहुत बड़े भूभाग पे अपनी जीत दिखाएंगे, और बहुत बड़े भूभाग की जीत के बाद जब मराठाओं का भी एम्पायर कहीं हद तक कोलैप्स करेगा, तब आप क्या देखेंगे, वापस से वही स्थिति आ जाएगी जिसने पहले भी इंडिया को परेशान करा। और वो स्थिति क्या थी? छोटे छोटे प्रांत। बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा एक तरीके से। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? पहले आप यहाँ पर समझ लो कि पूरे एक तरीके से अंदर किसी राजा के अंदर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला रूलर वीक है, तो आप वहां पर पूरा पूरा टैक्स कलेक्शन उसके हिसाब से क्यों करना चाहेंगे? आप अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे अवध के अपने नवाब हो जाएंगे, बंगाल के अपने नवाब हो जाएंगे, हैदराबाद के अपने निजाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको फ्रेगमेंटेशन इंडिया में बड़े रूप से देखने को मिलेगी और पावर कंसोलिडेशन बड़े रूप से देखने को नहीं मिलेगी। और यही बेस्ट मौका किसके लिए होगा? विदेशियों के लिए फिर से अंदर घुस जाने का। जब तक आप यहाँ पे यूनाइटेड हैं, आपको विदेशियों के द्वारा अंदर घुसने को देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपकी यूनिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? विदेशी अंदर घुस पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। अब दोस्तों मेडाइवल हिस्ट्री को आगे बढ़ाने से साथ साथ अब हमें यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है। वो ये देना है कि भैया यूरोपियंस इंडिया में आए क्यों? आप मेरा सवाल अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, आपके दिमाग में सोचने वाला सवाल होगा कि ठीक है, अभी हमने मुगलों का देखा, उनका इन्वेजन हुआ, इन्वेजन के बाद वो लोग इंडिया में है, इंडिया में ही रह गए और यहीं के लोगों के साथ आगे बढ़ने लगे। कोई बात नहीं, हमने इस चीज़ को यहाँ तक देख लिया था। हमने ये देखा कि जहाँ पे यहाँ पे इंडियंस के जो मराठास थे, जब इनके स्वाभिमान पर चोट हुआ तो उन्होंने इसका तेजी से जवाब दिया, इसको पूरी तरीके से काटा जिस तरीके से वो काट सकते थे। यहाँ तक की बात हमें समझ आती है, हमने शुरुआत से चीज़ों को देखते आए हैं। अब यहाँ पे जो अगले हमारे इन्वेडर्स हैं वो हमारे कौन होते हैं? यूरोपियंस। और हमने यूरोपियंस का ये तो देख लिया कि उनको इन्वेड करने का इंडिया में मौका कैसे मिला, जब यहाँ पे पावर कंसोलिडेशन फाइनली बाद में मराठाओं की भी एक तरीके से वीक हो जाएगी। बट बात यह है कि पावर अंदर जो टुकड़े टुकड़े में टूट गए हमारे यहाँ पे जो रूलर थे, एक बड़ी पावर कंसोलिडेशन नहीं हो पाई, वो तो बाद की बात है ना। ये लोग आए क्यों? ये लोग आए कैसे? ऐसा क्या हुआ कि यहाँ रहने वाले यूरोप के देश के लोग इस जगह पर आके अपनी पावर कंसोलिडेशन के रूप में लड़ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? कोलोनाइजेशन का। और ये कोलोनाइजेशन वो है जिससे हम लोग अभी भी पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है, और ग्रो करने के रूप में क्या कर रही है? वहाँ पे लोगों को कोलोनाइज कर रही है। कोलोनाइज मतलब क्या? यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि लोग उन्हीं की वेशभूषा बोले, उन्हीं की भाषा बोले, उन्हीं के कपड़े पहने, उन्हीं का खाना खाएं।
एक यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टेटमेंट अगर आप सुनेंगे तो अफ्रीकन लोग क्या कहते हैं कि जब अंग्रेज अफ्रीका आए थे, यानी जो ब्रिटिशर्स वगैरह, तो उस वक्त क्या था, उनके हाथ में बाइबल थी और अफ्रीकन के पास सोना था, क्योंकि सोने की यहाँ पे माइनिंग वगैरह बढ़िया होती है। तो अब अंग्रेजों के पास क्या थी, हाथ में बाइबल थी और अफ्रीकियों के पास क्या था, सोना था। और जब अंग्रेज गए तो अफ्रीकियों के पास में बाइबल रह गई और अंग्रेजों के पास सोना रह गया। तो यहाँ पे कहावत अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कहने का मेरा मेन मोटा यहाँ पर क्या है कि कोलोनाइजेशन तो एक पॉइंट हो गया कि यहाँ पे कोलोनाइज करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्लोबलाइजेशन की चीज के अंदर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोलोनाइज करना चाहते हैं, अपने यहाँ पे बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हैं। इस चीज का तो यहाँ पे ये इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे। इंडिया को स्पेशली क्यों चुना? पहली बात तो दोस्तों, उन्होंने हर तरफ अपना कोलोनाइजेशन करा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसी है कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब क्या कि अगर आप यहाँ पे ग्लोब के माध्यम से देखेंगे, अगर होता है तो आपके लिए ग्लोब लाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे अगर उनका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनका कोई ना कोई हिस्सा था और आप लोग खुद को यहाँ पे सूर्यदेव मान लीजिए, तो अगर आप लोग सन है तो आपकी रोशनी अभी यहाँ आ रही है, इस बगल क्या होगा दोस्तों, अंधेरा होगा। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे अभी ब्रिटिशर्स के यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आधिपत्य होगा, तो इनका आधिपत्य इस तरफ भी था मैप पे। तो मैप का आपका पिछला साइड है, इस तरफ भी आधिपत्य था। तो जब यहाँ रोशनी होगी तो यहाँ अंधेरा होगा, जब यहाँ रोशनी होगी तो दूसरी तरफ अंधेरा होगा। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड मैप पे इस तरीके से यहाँ पे अपनी चीजों को आधिपत्य में रख रखा था कि किसी न किसी पार्ट में वो कभी ना कभी रोशनी या सवेरा देखने को मिलेगा ही। और इसके लिए अपनी ग्लोबलाइजेशन को दिखाने के लिए कि कितने बड़े क्षेत्र में उन्होंने अपना आधिपत्य जमा रखा है, एक स्टेटमेंट दी गई थी कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये तो चलो दोस्तों तो पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ही। पर क्या मात्र इतनी सी चीज रही होगी जिसके कारण ब्रिटिशर स्पेशली इंडिया में है? देखो दोस्तों, स्पेशली इंडिया का टारगेट को अब आप यहाँ समझिए। हुआ क्या कि यहाँ पे जो टर्की वाला रीजन है, यहाँ पे ऑटोमन टर्क एम्पायर था। अगर आप यहाँ पे टर्क एम्पायर की बात करेंगे तो इनका क्या सिस्टम था कि इनका और कैथोलिक्स के बीच में बात अच्छे से नहीं बन रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे यूरोपियन वाला जो यहाँ पे रिलीजियन वगैरह था, तो इनकी और इनकी जब यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रही थी, उस वक्त आप यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि ये यहाँ से जो पूरा रूट है इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब आप बोलेंगे भैया रूट ब्लॉक करने से क्या बड़ा काम हो जाएगा, एक रास्ता रोक देने से क्या काम बन जाएगा? ध्यान दीजिए, इंडिया का जो यहाँ पे है इक्वेटर के पास का देश है, जस्ट नीचे इक्वेटर है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमसे होके गुजरता है। यूरोप जो है ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या पड़ेगा, क्योंकि यूरोप थोड़ा ऊपर की साइड है तो यहाँ पर ये ठंडा प्रदेश होगा, तो कोई दोहराए नहीं, यूरोप ठंडा प्रदेश है इंडिया के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि यूरोप ठंडा प्रदेश है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के लोगों को गर्म खाने की नीड होगी। यहाँ के लोग रॉ मीट वगैरह इसको खाना प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो यहाँ के टेम्परेचर के साथ जी सके। और इस टेम्परेचर के साथ जीने के लिए, रॉ मीट को प्रिजर्व करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? मसाले की। अब इनको नीड किसकी है? मसाले की। मसाला प्रोडक्शन कहाँ होता है? यहाँ होता है। रास्ता क्या था? ये रास्ता था और ये रास्ता क्या हो गया? ब्लॉक। अब जब ये रास्ता यहाँ बंद हो गया तो इस बंद रास्ते से मसाले कैसे आएंगे? अब या तो मसाला क्या होगा, यहाँ से जाएगा, कोई बंदा ब्लैक में बेच देगा। अब जो ब्लैक में बेचेगा बहुत महंगा ब्लैक में बेचेगा, इतना खरीदने के लिए भी यहाँ पे बहुत परेशानी होगी। तो ये परेशानी लोगों को, हमें मसाले की मेनली प्रॉब्लम एक नजर आने लगे। अब मसाले का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें? इन लोगों ने सीधा क्या बोला, जो अपने इनके ट्रेवलर्स वगैरह थे, कि एक काम करो, इंडिया की खोज में निकल जाओ समुद्र के रास्ते से, कहीं ना कहीं तुम इसको तलाशो, मसाला मिलेगा यहाँ से, और मसाले की यहाँ पे मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होगी। काफी सारे ट्रेवलर निकले, सब सफल भी नहीं हो पाए। फाइनली यहाँ पे आप पोर्टुगल देखेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और कहता हूँ, अगर आप लोगों को विश्वास में तो आप इस कोशिश करना, अगर आप लोगों को पता नहीं है ना मैप पे कि इंग्लैंड कहाँ है, पोर्टुगल कहाँ है, ये देश सब कहाँ कहाँ पे है, नीदरलैंड कहाँ है, तो आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे कायदे से मैप पे। इतने छोटे छोटे देश हैं, इतने छोटी छोटी इनके डायमेंशन है, एरिया इन देशों की, कि अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्ट, मान लो ये वाला हिस्सा आपका यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड वाला, आपको पूरा पोर्शन देखने को मिलेगा। डिफरेंस यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में है, कभी उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। तो आप ढूंढ नहीं पाओगे मैप पे, इतने छोटे छोटे देश हैं। ये लोग यहाँ से क्या कहते हैं, पोर्टुगल वाले यहाँ से आए, अफ्रीका से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए पहुंच गए कैलिकट। तो कैलिकट में यहाँ वास्को डी गामा आते हैं
और आके क्या करते हैं, यहाँ पे ज़मीरिन वहाँ पे होते हैं राजा, स्वागत करते हैं, बढ़िया से बताते हैं मैं ट्रेड करने आया हूँ। किस लिए आया हूँ भाई, मुझे व्यापार करना है। व्यापार करने के लिए इनको क्या वो चाहिए, मसाला चाहिए। मसाला लेके गए और यहाँ पर जाके बेचे, भयंकर प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा मुनाफा। अब यहाँ पे एक और सवाल क्या आता है, कई बंदे यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, कि यहाँ पे वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं करी। मैं आपको भारत का इतिहास कब से पढ़ाता आया हूँ, बहुत पहले से देख रहे हैं ना। और वास्को डी गामा कब आया है, 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा आया है। क्या इसने भारत की खोज करी है, नहीं करी है। आप लोग देख लिए है ना कब से भारत चल रहा है। मगर यहीं पे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल देंगे, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी है। इसने मात्र भारत तक जाने वाले एक समुद्री रास्ते की खोज करी है, वो भी यूरोप से। कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं था कि आप इसको ये बोल देंगे भारत की खोज के बराबर नाम दे देंगे। हाँ ये है कि एक समुद्री रास्ते की खोज करी, और वो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस रास्ते के यहाँ आने से भारत के इतिहास में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया किस तरह से यूजुअली अटैक करे आदि था, इस रूट से। अब पहली बार हम क्या देख रहे हैं, ट्रेडर्स वगैरह इस रूट से आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए क्या होगा, पुर्तगाली आ गए। अब कभी भी आप देखते हैं आपका पड़ोसी अगर बढ़िया आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर उसको देख के उसके बाकी जो पड़ोसी हैं वो भी उसको देख के कंपटीशन में और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये थोड़ी चाहेंगे कि पुर्तगाल सारा पैसा ले जाए पूरे यूरोप में मसाला बेचते, बाकी लोग भी चाहेंगे भाई हम भी कमाना शुरू करें, हम भी अपने बंदे को बेचें। तो साथ साथ यहाँ पे चार जो इंपॉर्टेंट देश आएंगे, जैसा कि मैं आपको बताया था, फ्रांस, तो आपके डच जो नीदरलैंड वाले होंगे, आपके ब्रिटिशर्स आएंगे, और पोर्टुगीज तो आपके आ ही गए हैं। तो बेसिकली जो ये चार लोग हैं ये यहाँ पर इंडिया में आएंगे। और जब इंडिया में आएंगे तो इन सबका मेन पर्पस क्या है, ट्रेड है। अब इससे आप एक चीज यहाँ नोटिस करिएगा, क्या नोटिस करेंगे, जब ये सारे के सारे लोग ट्रेड के लिए आ रखे हैं तो इन लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई। और यहाँ पे बेचने वाला व्यापारी कौन है, इंडियन व्यापारी है। अब मान लो आपसे कोई बंदा कुछ खरीदने आया है, आपके पास मान लो 5 बिस्कुट है, 5 बिस्कुट का पैकेट है, कोई एक आदमी आता है उसको 5-5 रुपए पैकेट लगा देते हैं। अब उसी 5 बिस्कुट को लेने के लिए 100 आदमी लाइन में खड़ा हो जाए और दुनिया में वही 5 बिस्कुट बचे हैं, उसका डिमांड बहुत ज्यादा बन गया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप बोलेंगे बोली लगाओ इसका। जैसा क्रिकेटर सबका होता है ना, बेस प्राइस 2 करोड़ रुपया है मान लो सैम करन का, बोली लगाएंगे सैम करन चाहिए 2 करोड़ में, अरे हम 2.5 देंगे, अरे हम 3 करोड़ देंगे, अरे हम 5 करोड़ देंगे, 18 करोड़ देंगे, 18.5 करोड़ देंगे। तो उसकी डिमांड है मार्केट में, क्यों है, क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर लेता है और बल्लेबाजी भी कर लेता है और फील्डिंग भी अच्छी करता है, और समय आया तो धवन के इंजर्ड होने पे वो कप्तानी भी कर लेता है। तो ऐसा खिलाड़ी है, उसका बेस प्राइस भले ही 2 करोड़ है, उसको लेने वाले बहुत ज्यादा टीम वाले हैं, तो उसका क्या बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा, मसाले का भाव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 4 अलग अलग यहाँ से देश आले आ गए हैं। तब आप यहाँ पॉइंट समझिए। आप देख रहे हैं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, ब्रिटिशर, फ्रेंच और डच, 4 लोग आ गए हैं मसाला खरीदने के लिए, इंडिया वालों से डिमांड बढ़ गया है। अब इस केस में एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये लोग डिमांड को बढ़ाएं, हमसे माल खरीदें बेचें, हमारा भी मुनाफा हो इनका भी मुनाफा हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारे यहाँ मेहमान आए, इन लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, ये सोचे कि इसमें तो बहुत मेहनत है, कौन कंपटीशन में लड़े, एक काम करते हैं अपने कॉम्पिटिटर को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये लोग क्या करें, आपस में ही मारकाट शुरू कर दिए। अच्छा ठीक है, हम अंग्रेज हैं, तुम फ्रेंच है, तुम हमसे यहाँ पे लड़ेगा, उड़ा दो इसे। हम पोर्टुगीज हैं, तुम यहाँ पे फ्रेंच है, आपस में यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा तरीके से जो यूरोपियंस है इनका फाइट होगा, पुर्तगालियों का ब्रिटिशर से फाइट होगा, ब्रिटिशर का फ्रेंच से फाइट होगा, और एंड में ब्रिटिशर्स का डच से भी फाइट होगा। अब यहाँ पर क्या है, ब्रिटिशर सबसे बढ़िया क्या सोचा, अगर हम सबको मार दें, सबको यहीं से हरा दें, दाम तो हमारा अपना चलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब, जो यहाँ पे हमारे मेहमान आए थे, ये हमारे घर में ही आके अपना खुद का घर बनाने लगे। जब तक ये लोग ट्रेड करें तब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब ये लोग फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिए, उस केसेस में आप यहाँ पर आकर क्या देखेंगे कि इंडियन रूलर्स को भी इनसे प्रॉब्लम होना शुरू हो। आप भाई शुरू में मेहमान थे, आइए बिजनेस करिए, पैसा दीजिए, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी बेनिफिट आपको भी बेनिफिट। ऐसा आज मोदी जी कहते हैं ना कि आइए मेक इन इंडिया करिए, मेक इन इंडिया करिए। सैमसंग वाला आया यहाँ पे मेक इन इंडिया करने, और हमारा आधा से ज्यादा जमीन हथिया लिया और उस पर बोल दिया हम कोरिया के हैं, तो हम यहाँ पे कोरिया का झंडा थोड़ी रहने देंगे। हम लोग उसको यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं कि आइए बिजनेस करिए, और बिजनेस करने से क्या होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को फायदा होगा, मांगे उससे आप जितना फायदा कमाना है कमाइए। ये लोग फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। और जब फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया तो वो यहाँ पर क्या करा, वो यहाँ जन्म दिया
इंडियन रूलर्स का भी उनसे हल्का हल्का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे समय बीता ब्रिटिशर सबको हराता हुआ फाइनली वो इकलौता बच गया। अब ब्रिटिशर यहाँ इकलौता बच गया बड़े रूप से देखेंगे, और साथ साथ आप यहाँ देखेंगे, जब यहाँ पे आप देखेंगे आपका कैनेटिक वॉर चल रहा होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर वगैरह पूरा का पूरा ये सारा कंसेप्ट देख सकते हैं। और साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो पानीपत का युद्ध यहाँ पे मराठास हारे थे, पेशवास का जब यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे जब पावर शिप एंड में जाते जाते कम होने लगती है, क्योंकि जब तक बाजीराव पेशवा थे चीते की चाल बाज की नजर वाले, तब तक उनका बड़ा कंसोलिडेशन था पावर का मराठाओं का। पर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पावर की कंसोलिडेशन घटती जा रही है। तो जब आप यहाँ देखेंगे पावर की कंसोलिडेशन घटती जा रही है, इनके पास पैसा आ रहा है, ट्रेड करने आए थे, अभी क्या है, पैसा आ रहा है, तो इनकी पावर धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। कहने का मेन मोटो क्या था, आप पावर का डिफरेंस समझिए। अब जैसे जैसे पावर का डिफरेंस समझेंगे, हिस्ट्री को, इसी चीज को जब आप किताब में पढ़ेंगे ना, अब आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में छवि बन रही है कि उस वक्त का समकालीन भारत, उस समय का भारत जो था वो कैसा चल रहा था, वहां पे कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी पावर्स थी, उन पावर का किस किस रूप से डिफरेंस चल रहा है। तो ये दोस्तों आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का कंसेप्ट होगा। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की अगर हम बात करें, तो उस समय मैं आपको बता दिया हूं, ये बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट था कि 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होगी, उसके बाद से लेकर 1857 तक के जो मुगल्स थे वो वीकर मुगल्स कहलाएंगे। और उसके बाद ये हमारा जो हिस्सों में बांट रखा है, इसको आपको समझा ही दूंगा, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह को थोड़ा बहुत हम डिटेल्स में चलेंगे। ये आपके वीकर मुगल्स हैं, बहादुर शाह वन है, जहांदर शाह हैं, फर्रुखशियार हैं। ये फाइनली एक गोल्डन ऑर्डिनेंस भी देते हैं ब्रिटिशर्स को ट्रेड के लिए, क्योंकि इनका इलाज कर देते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला है। उसके बाद आपका 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होगा, जिसको नेपोलियन ऑफ ईरान भी कहा जाता है। ये इंडिया में इन्वेजन करता है, बहुत भयंकर लूट मचाता है, दिल्ली के अंदर इतना भयंकर लूट मचाता है कि अभी तक भी आप उस चीज का डेटा देखेंगे तो आपको हिला देने वाला वो डेटा होगा। 1739 में इसका बैटल ऑफ पहले करनाल होगा, उसके अंदर मुगल्स हारते हैं और फिर ये आके दिल्ली में लूट मचाएगा, और अहमद शाह बहादुर 1748 से लेकर 1754 तक देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की। तो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स की यहाँ पे बात करूं, तो सबसे पहली बात जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैटल आपके इतिहास के लिए आएगी, वो आएगी 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि आपस में यूरोपियन से लड़ मर रहे थे, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं चल रहा था। अब जब हम यहाँ पे इंडिया का मैप देखते हैं, यहाँ आपका बंगाल वाला प्रांत पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। अब बंगाल वाले प्रांत के अंदर कलकत्ता की किलाबंदी किसने शुरू कर दी थी, ब्रिटिशर्स ने। फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। अब मेहमान आपके घर में आके खुद घर बनाएगा तो आप उसको छोड़ देंगे, आपका खुद का घर का भी तो एरिया लिमिटेड है ना भाई, आप किसी को फोर्टिफिकेशन करना तो अलाउ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करने लगा, वो फोर्टिफाई करने लगा, और फ्रेंच जो थे वो चंद्रनगर के अंदर फोर्टिफाई करने लगे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो था, उसको ये चीज पसंद नहीं आई, जंग रूलर था, उसने सीधा क्या बोला कि भाई आप लोग यहाँ से अपना खाली कर दीजिए, इस चीज को नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो यहाँ पर आता है, फ्रेंच वाले छोड़ देते हैं। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर क्या करेगा, इन पर अटैक करेगा, और वहां पर होगी फिर आपकी काल कोठरी की घटना। वहां पर क्या करेगा, 146 ब्रिटिशर्स को बंद कर देता है, जिसमें से 123 की मौत हो जाती है और 23 लोग बच जाते हैं। तो काल कोठरी की घटना को अंजाम देगा, और इससे ब्रिटिशर के जो जितने भी लोग थे वो तमतमा जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी तक सिंपल तरीके से काम चल रहा था, ये लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, पैसा आ रहा था, इधर भी कोई दिक्कत नहीं, उधर भी कोई दिक्कत नहीं, शांति से काम चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार इस रूप का यहाँ पर चीज देखने को मिला। अब सिंपल सा काम क्या था, अटैक होगा। और अंग्रेजों का भी यहाँ पर यही पॉइंट था कि व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। तो बदला लेने के लिए यहाँ आएंगे, बैटल ऑफ प्लासी होगा। और बैटल ऑफ प्लासी का कंसेप्ट आप ऐसे समझिए कि बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ सिराजुद्दौला होगा, दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव होगा। अब एक तरीका हराने का क्या है कि डायरेक्ट बैटल में सामना सामने उतर जाइए, इसको आप मारिए, वो आपको मारेगा, जिसका सेना पहले मर जाएगा, राजा पहले मर जाएगा, वो हार जाएगा। एक ये कंसेप्ट हुआ। मगर यहाँ पे एक और मजेदारी चीज क्या होगी, ध्यान दीजिए। इसको डायरेक्ट वैसे भी हराया जा सकता था, क्यों, क्योंकि ये लोग तलवार वगैरह से लड़ते थे और ये लोग बंदूक राइफल वगैरह सब रखते थे, आसानी से वैसे भी हराया जा सकता था। और यहाँ पे बुद्धि के ऊपर एक और बुद्धि क्या लगाया, इसके कमांडर मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव पकड़ा और क्या बोला, भाई तुमको हम अगला राजा बना देंगे, तुम इसका साथ छोड़ो और हमसे मिल जाओ।
ये इसके साथ मिल गया। और जब अपनों ने धोखा दे दिया तो बंदा कब तक टिक पाता है। एक तो वैसे ही कमजोर तलवार वगैरह से लड़ने वाले बंदे, और यहाँ पे क्या था, इससे लड़ रहा था राइफल से, गन से लड़ने वाला बंदा। एक तो वैसे ही यहाँ पे इसका पल रहा भारी होगा रॉबर्ट क्लाइव का, ऊपर से क्या हुआ, अपना जो मेन कमांडर था वही यहाँ पर क्या कर दिया, मीर बख्शी जा इसका मीर जाफर, वो बंदा इसको यहाँ पर क्या दे देगा, धोखा दे देगा। तो इसका यहाँ पर फाइट करना कितने समय तक पॉसिबल नहीं था। मात्र 1.5 घंटे के अंदर बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर अंत हो जाएगी और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर जीत जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव के जीतने से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास की घटना होगी, और वो ये होगी कि ब्रिटिशर्स अभी तक लड़ रहे थे यहाँ पे इंडिया में, कभी फ्रेंच से कभी पोर्टुगीज से अलग अलग लड़ रहे थे, किस लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ट्रेड के लिए। यहाँ ये किस लिए लड़े, अपने लैंड को कॉन्कर करने के लिए, और ये फर्स्ट टाइम अपनी तरफ पावर शिफ्ट करे। तो जैसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ तराइन से पहली बार पर पावर थी वो इंडिया में मुस्लिम्स यानी इस्लाम्स के पास आई थी। और उसके बाद आप यहाँ देखते हैं ये बैटल इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि पहली बार इंडिया में पावर किसी इस्लामिक रूलर से या मुस्लिम रूलर से किसके पास शिफ्ट होती है, ब्रिटिशर्स के पास होती है। तो ये आपके इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट साल 1757, यह आप लोगों को याद अवश्य रखना है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बैटल आपको ध्यान रखना है। 1761 में आपका तीसरा पानीपत का बैटल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अहमद शाह अब्दाली अपने मराठों को हराएगा। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होगा। जब आप बंगाल का इतिहास बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे अगले जो होंगे नवाब बनाए जाते हैं। मीर कासिम नवाब बनता है और वो यहाँ पर भांप लेता है कि ब्रिटिशर का खतरा और किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। वो यहाँ पर क्या करेगा, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलेगा, इंडिया के नवाब जो शाह आलम है उनसे मिलेगा, शाह आलम द्वितीय हैं, उन दोनों के साथ मिलकर क्या सोचेगा कि ब्रिटिशर पे अटैक किया जाए। जब ब्रिटिशर पे अटैक करना है तो इतना आसान काम तो था नहीं, तीनों की सेना मिलकर अटैक करती है और बक्सर में युद्ध होता है। और बक्सर का जो युद्ध है इसके अंदर हेक्टर मुनरो जो होगा वो आर्मी चीफ बन के ब्रिटिशर्स का आएगा और वो इनको हरा देगा। तो आप फिर से देखते हैं कि इसके अंदर भी यहाँ पे हार होगी। मीर कासिम बाद में यहाँ से भाग जाता है और शायद सुसाइड करके, जहां तक कुछ अलग फैक्ट्स हैं उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाकी जो बच जाते हैं इनको इलाहाबाद में ट्रीटी करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको काफी जगहों पे ट्रीटी वर्ड देखने को मिलेगी, संधि देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे इसका कंसेप्ट भी हल्का सा समझ लीजिए, तो आप जब भी रीड करेंगे तो आप इसका एक्चुअल मतलब समझ पाएंगे। ऐसे मान लो एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। तो पार्टी ए की बाउंड्री है, ये पार्टी बी की बाउंड्री है। अब संधि का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है पार्टी ए का ये बाउंड्री हुआ है, पार्टी बी का बाउंड्री हुआ, फाइट हुआ, फाइट के अंदर ए वाला यहां तक घुस गया। तो क्या संधि का मतलब हमेशा ये होगा कि अच्छा ठीक है भाई लड़ाई खत्म हो गया, अब हम तुम दोनों दोस्त हो गए, वापिस से अंदर चले जाओ। अरे वो वापिस से अंदर जाने के लिए संधि कर रहा है तुमसे। कौन यहाँ पे पूरा लड़ाई जीतने के बाद संधि इसलिए करेगा कि वापिस अंदर चले जाए, इसलिए नहीं होता है। संधि का मतलब क्या है, एक तरीके से दोनों के दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ठीक है इतना वॉर हुआ, इसमें हमारे द्वारा तुम्हारा इतना नुकसान हुआ, इतना एरिया हमारे अंदर हुआ, तो फाइनल एक कागजों पे फाइनल एक तरीके का डिसीजन मेकिंग संधि के अंदर होता है कि ये हमारा हुआ और ये चीज तुम्हारा हुआ। तो इसके अंदर बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये इतना पार्ट ले लिया तो इसके बाद वो नहीं होगा वापिस। प्री वॉर सिचुएशन संधि का मतलब नहीं है। कई बार इसके अंदर बंदे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे संधि में क्या हो सकता है, ए बोलेगा कि हम तुम्हारे इतने अंदर घुस गए तो ये पूरा एरिया राजा हम हुए, ये पूरा एरिया हमारे अंदर हो गया, बी के अंदर इसका रिमेनिंग एरिया आ गया। तो और संधि में क्या पॉइंट हो सकता है कि तुम लोगों के कारण हमारा लड़ाई में नुकसान हुआ है। अब ए जीता है तो ए यहाँ पे अपना पावर दिखाएगा ना, हमारा जो नुकसान हुआ है इसका भरपाई कौन लोग करेगा, तो तुम लोग करेगा, तुम लोग हमारा भरपाई करेगा इस चीज का। तुमको मारने में जो हमारा पैसा खर्च हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा, तुम ही लोग करेगा। ये सारी चीज आपको यहाँ पे संधि के अंदर बेसिकली देखने को मिलती है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी जिसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के अंदर बेसिकली आपको संधि देखने को मिलती है। बाद में आपके लेटर मुगल के कुछ एम्परर हैं और 1857 की क्रांति की तरफ हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक दोस्तों 1857 की क्रांति से पहले लेंगे थोड़ी देर का ब्रेक और उसके बाद वापस आपकी क्लास यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा और वहां से हम इसको अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के एंड तक लेकर जाएंगे। तब तक आप भी ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए और अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए।
दोस्तों आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। हम लोग जहां तक पहुंच गए थे वो हमारा था 1857 की क्रांति। दोस्तों जब भी हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, 1857 के रिवॉल्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है रानी लक्ष्मीबाई का। जी हाँ, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे दिमाग में नाम आता है मंगल पांडे का, हमारे दिमाग में नाम आता है तात्या टोपे का, हमारे दिमाग में नाम आता है नाना साहेब का। तो इन सभी का हमारे दिमाग में नाम तो जरूर आता है, पर सवाल ये नहीं उठता है कि 1857 की क्रांति में किस किस ने पार्ट लिया। सवाल ये उठता है कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, ऐसे क्या कारण हुए होंगे जिसने इस चीज को जन्म दिया होगा। आइए थोड़ा सा इसके हिसाब से बैक में चलते हैं। अगर आप इस टाइम से थोड़ा बैक फ्रेम में जाएंगे तो आप देखेंगे इस समय इंडिया में काफी हद तक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे थे। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सती प्रथा के बारे में जरूर सुना होगा। सती प्रथा को इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया था और इससे रिलेटेड जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम आता है सबसे पहले आपके दिमाग में नाम आएगा राजा राम मोहन रॉय का। और बात करें इसके साथ साथ का, अगर आप समय देखते हैं तो आप देखेंगे 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट लाया जाता है। 1856 के विडो रिमैरिज एक्ट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका के बारे में भी आप जानेंगे। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, जब तक ब्रिटिशर्स का इंडिया में कंसोलिडेशन था पावर का 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1857 तक का, तो यूजुअली वो लोग शुरुआत के समय में क्या करते थे, पावर कंसोलिडेट करें, टैक्स लेने का अपना काम करे, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम करे और मेन फोकस बिजनेस पे रख रहे थे। यहाँ तक कि जब आप शुरुआती समय में देखेंगे तो जो उनके लॉस थे वो लॉस को भी यूजुअली इंटरप्रिटेशन जो लॉ की करी जाती थी वो यहाँ पे नॉर्मल इंडियन लोगों द्वारा ही करवाई जाती थी, जिससे वो यहाँ के इन लोगों के हिसाब से काम को कर सके। और यहाँ पे दिक्कत कहाँ से आती है, दिक्कत ये आई जो शुरुआत में लॉ की इंटरप्रिटेशन थी कोई दिक्कत नहीं, अब ये लोग इंडिया के धर्म के अंदर अपने हिसाब से चीजों को लाने लगे। जैसे कि आप आज के समय के हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ठीक चीज है कि सती प्रथा बैन कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, विडो को वापस रीमैरिज का एक्ट लिया गया, इसमें क्या गलती है। इसमें अभी के परिपेक्ष से आपको गलती देखने को नहीं मिल रही है, पर अगर आप आज से लगभग 150-200 साल पहले के इतिहास में जाते हैं, वहां पे किसी व्यक्ति को क्या लगेगा कि कोई विदेश से पावर आ रही है और विदेश से आई हुई पावर हमारे आज धर्म में यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है। तो इस चीज ने कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इंडियंस एट लार्ज को इफेक्ट जरूर करा था और पीपल, इंग्लिश गवर्नमेंट के बेसिक पीपल जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगेंस्ट जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर अटैक उनके धर्म पे लगा, अपने कल्चर पे लगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो यहाँ पे हर चीज बर्दाश्त कर रहे थे पर अपने धर्म के अंदर किसी का भी वहां पे इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। साथ साथ ये तो कुछ ऐसे रीजन जो आपको देखने को मिले, एक और इंपॉर्टेंट बहुत रीजन आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उसके ऊपर हम कभी बिल्कुल डिटेल में अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसके अंदर ये देखेंगे कि जो ऐसे राज्य जिनके अंदर आप ये देखते हैं कि जो उनके वारिस हैं उनके खुद के वारिस नहीं और एडॉप्टेड सन है, तो उसके अंदर उनकी पावर कैसे ब्रिटिश सरकार एनेक्स कर लेती थी, उसकी पूरी कहानी है। ऐसे पावर उनके पास कैसे आए, क्या आए, सबको हम डिटेल में कभी अलग से पढ़ेंगे। अगर आपको जानना होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा कि भैया सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर एक क्लास ला दीजिए, कैसे कैसे यहाँ पे चीजें हुई हैं, तो मैं आपको अलग से डिटेल में समझा दूंगा। तो वो सारी चीजें हुई और एंड में आपको पता ही है कि गोली का और बंदूक वाला जो पूरा का पूरा सीन था मंगल पांडे वाला, तो ये सभी की सभी जो चीजें थी, सुअर की और गाय की चर्बी वाली जो चीजें थी, इसने वहां पे उसको एक और पुश दे दिया। जैसे मान लो बारूद बहुत सारा भरा हुआ था, उसके अंदर एक हल्की सी चिंगारी वाली चीज हो गई और 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति में क्या पूरा भारत आया था? नहीं आया था। पूरे भारत के सारे राज्य नहीं आए थे। जिन यहाँ पे राज्यों का एनेक्सेशन हुआ था, वो राज्य जो लोग एक्चुअली उनको प्रताड़ित खुद को फील कर रहे थे, वो लोग सभी के सभी मिले। और बाकी कई ऐसे राज्य थे जो उस समय में वहां पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उनको संरक्षण दे रहे थे। तो 1857 की क्रांति हुई तो अवश्य, पर पूरा भारत एक साथ एकत्रित होकर ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट नहीं लड़ा। अगर सभी के सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर लड़ रहे होते तो शायद मेरी हिस्ट्री की क्लास आज यहीं समाप्त हो जाती और मुझे आगे का पढ़ाने का मौका भी नहीं मिलता। खैर, अगर मैं दिल की बात कहूँ तो मैं इसके आगे का इतिहास पढ़ाना चाहूंगा भी नहीं अगर भारत यहीं पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो हम अपनी इंडिपेंडेंस में 90 साल पहले मिल जाती तो हम लोगों की लाइफ स्टाइल, हम लोगों का ग्रोथ बहुत ज्यादा ऊपर रहता। जिस पोजीशन पर हम लोग आज हैं इससे तो बहुत ज्यादा ऊंचे हम लोग रहते, क्योंकि इसके बाद भारत 90 साल की प्रताड़ना और झेलता है और इसके बाद जो प्रताड़ना होती है बहुत क्रूर प्रताड़ना होती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा लॉस को लाते हुए देखेंगे तो अभी तक आप देखेंगे कंपनी रूल चल रहा था।
1857 की क्रांति के बाद आप देखेंगे ब्रिटिश में ऑफिशियली क्राउन रूल लग जाता है और उसकी पूरी की पूरी डिटेल वाली चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये सभी की सभी चीजें हम हल्की बहुत देखते चलेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे क्या देखते हैं इंडिया के अंदर कि धीरे धीरे पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। अब पॉलिटिकल ग्रुप्स जब फॉर्म होंगे तो उससे क्या होगा, सारे के सारे जो एजुकेटेड इंडियंस वगैरह हैं, बेसिकली उसमें ऐसा नहीं था कि पॉलिटिकल ग्रुप बन रहा है तो पूरा इंडिया मास लेवल पे एकत्रित हो रहा है, नहीं। जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं जो एक्चुअली समझ पा रहे हैं कि मान लो कहीं ना कहीं चीजें गलत हो रही हैं, वो यहाँ पे अपना एक समूह बनाते थे और आवाज उठाने की कोशिश करते थे। और इन्हीं समूहों में से जो सबसे फेमस समूह जो आगे आगे भविष्य में भारत में देखने को मिलता है वो हमें देखता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1885 में होती है। कांग्रेस की स्थापना के ऊपर बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई उसको सेफ्टी वाला थ्योरी कहता है, कोई उसको लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, मतलब इनके ऊपर कहानी के रूप में आप सुन सकते हैं, बहुत मजा आएगा। आपको एक सिंपल वाले रूप में समझा देता हूँ। मान लो आपके पास एक कुकर है, अगर में आप कोई चीज पका रहे हैं और नीचे से आप इसको आग फ्लेम देते जा रहे हैं, तो जब आप फ्लेम यहाँ पे देते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, अगर ये सीटी खराब हो जाए तो एक समय के बाद ये कुकर फट सकता है। अब इसको सबसे बेहतर काम क्या किया जा सकता है, एक सीटी लगा दो और सीटी से जितना भी इसका भाप है वो निकल जाएगा, तो अब फिर से धीरे धीरे प्रेशर जमेगा। तो कई बंधुओं का थ्योरी क्या है कि उस समय में कांग्रेस को इसलिए बनने दिया गया क्योंकि यहाँ के अंग्रेजों को ये चीज फील हुई, वहां पे डफरिन आप देखेंगे, लॉर्ड डफरिन जो यहाँ पे वायसराय होंगे इसके, वो यहाँ पे उनको ये चीज यहाँ पे फील हुई, भाई सिंपल सा यहाँ पे काम क्या है कि अगर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हुआ और प्रेशर फट गया पूरे, जैसे फिर से 1857 की दूसरी क्रांति ना हो जाए, एक को संभालने में हालत खराब हो गया और अब अगर कोई बड़ा इंडिया का पूरा समूह मिलकर लड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम दे देगा। सबसे बढ़िया क्या है, प्रेशर आएगा, इसको यहाँ पर रिलीज करने के लिए ग्रुप, कहने का मतलब क्या कि एक संगठन बनने दिया जाए। पूरा इंडिया में प्रेशर आया, वो प्रेशर वाले लोग किसके पास चले गए, कांग्रेस के पास, कि सर ये प्रॉब्लम है, इस समस्या का हमें समाधान चाहिए। अब वो लोग के पास कम से कम एक पॉइंट है कि डायरेक्ट गोली बंदूक उठाने से पहले कांग्रेस पर रिक्वेस्ट करेंगे और कांग्रेस जाकर अंग्रेजों से बात करेगा। अंग्रेज क्या करेंगे, 10 में से एक बात को छोटा बात मान लेंगे, तो इससे लोगों को कम से कम ये लगेगा चलो इंस्टेंट हमारा एक बात मान लिया गया, अब सब लोग शांत हो गए। अब शांत होकर वापस फिर सब एकत्रित होंगे। इतने का समय किसके पास है, बार बार तो लोग ऐसे एकत्रित आसानी से होंगे नहीं, एक डिमांड फॉलो कर दिए, 9 को छोड़ दिए। तो इस तरीके का यहाँ पे सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करा गया। तो एक ये थ्योरी है। एक और थ्योरी क्या है कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। उसमें क्या कहते हैं कि एओ ह्यूम, जिन्होंने बहुत ज्यादा मदद करी थी उसमें कांग्रेस को बनाने में, जब आप सारी की सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे तो जानने को मिलेगा आपको कि उसको क्या कहता है कि एओ ह्यूम को इस्तेमाल करा गया लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में। कि ब्रिटिशर्स को ये लगे कि एओ ह्यूम जो उनका खुद का ही बंदा है, एक तरीके का यूरोपियन ही बंदा है, अगर ये बंदा यहाँ पर इनके साथ रहता है तो उसके साथ रहते यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, दिक्कत बड़ी रूप से होगी ही नहीं। तो उसको एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करके कि यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेस ना करे, ब्रिटिश बंद ना कर दे, कांग्रेस को उठने में दिक्कत ना करे, उसके रूप में भी इस्तेमाल किया। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं कांग्रेस के बनने की, पर अभी हमारा जो मेन फोकस है वो कांग्रेस से रिलेटेड यहाँ पे चीजों को पढ़ना है। तो 1885 में कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट होता है। कहाँ पे होगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर, जो आपका बॉम्बे में है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ टाइमलाइन की चीजें देखने को तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का लाया जाएगा। कांग्रेस बना, रिक्वेस्ट करे, पेटिशन करे, सर हमारा ये काम कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करते, कांग्रेस लोग क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, हाथ जोड़ते थे शुरुआत में, जो लिबरल्स लोग थे, और हाथ जोड़ के पेटिशन बोलते थे, प्लीज सर आप हमारा ये काम कर दीजिए। ब्रिटिशर्स को अगर वहां पे वो बात ठीक लगती थी तो उसमें से 10 में से एक चीज दे दिया, 2 चीज दे दिया, तैयार कर दिया, और कांग्रेस वाले फिर से वापस से पिटीशन को लेके बढ़ जाते थे। तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। ये एक्ट्स वगैरह मैंने काफी हद तक जो पॉलिटिकल क्रैश कोर्स है उसमें आपको थोड़ा बहुत बता रखा है, और कभी अलग से स्पेशल कोर्स लाया जाएगा तो उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा और इवेंट्स देखेंगे तो 1905 में अगला बड़ा इवेंट आपको देखने को मिलेगा, बंगाल के पार्टीशन का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिए। ब्रिटिश राज्य में जो बंगाल था वो बहुत बड़ा राज्य था। आप जानते हैं बंगाल का पहले तो बहुत संपन्न राज्य था, जब वहां पे डायरकी लगाया था जो एक शासन। अब बंगाल इतना बड़ा राज्य था, ब्रिटिशर क्या बोला कि इसको एडमिनिस्टर करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब उस वक्त के इंडिया का लगभग लगभग 1/4 पॉपुलेशन बंगाल में रहता था। अब बंगाल को एडमिनिस्टर करना बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, इसको एडमिनिस्टर करना आसान हो जाए। ये ब्रिटिशर्स का तर्क था। और इंडियंस का क्या मानना था कि इतने बड़ी यूनाइटेड पावर जो है
इसको ये लोग दो हिस्से में बांट के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल को लोग बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिए। कौन कौन से हिस्से में बांट दिए दोस्तों? एक आपका ईस्ट बंगाल, एक आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल आपका वेस्ट में पड़ गया, ईस्ट बंगाल आपका ईस्ट में पड़ गया। तो वेस्ट बंगाल जो था बेसिकली वो हिंदू डोमिनेटेड था और ईस्ट बंगाल आपका मुस्लिम डोमिनेटेड था। तो बेसिकली धर्म के हिसाब से यहाँ पे चीजों को बांट दिया गया। अब इससे क्या होगा? इससे जो यूनिटी थी, एकता थी बंगाल की, वो कहीं ना कहीं खंडित होगी। और इसी चीज के अगेंस्ट यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आवाज उठाई जाएगी और पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिगार्डिंग आप बहुत सारे यहाँ पे आवाज उठते हुए देखेंगे, बॉयकॉट मूवमेंट देखेंगे। और बाद में भविष्य में देखते भी हैं कि इस पार्टीशन को फ्यूचर में एनल कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और उस चीज की भरपाई करने के लिए कि मुस्लिम जो समुदाय है वो दुखी ना हो, भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दिया जाता है, क्योंकि दिल्ली जो था वो मुस्लिम की ग्लोरियस इतिहास से कहीं ना कहीं लिंक्ड था। तो ब्रिटिशर यहाँ पे दोनों का ध्यान भी रख रहे हैं कि हिंदू का भी ध्यान रखें कि ये भी रिवॉल्ट ना कर दे, मुस्लिम का ध्यान रखें कि ये भी रिवॉल्ट ना कर दे, और आपस में दोनों को लड़वा भी दें कि ये आपस में लड़े। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का यहाँ पे स्थापना होगा ढाका में, सलीमुल्लाह खान और आगा खान द्वारा। ये एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है। उसके बाद आपका 1907 में सूरत का स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया था कि बंगाल का यहाँ पे एनलमेंट हो गया था, एनलमेंट नहीं, बंगाल का पार्टीशन हो गया था। एनलमेंट का तो बता 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। एनलमेंट का तो कंसेप्ट अलग जाएगा। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं? पार्टीशन वाला फेज चल रहा है। पार्टीशन वाले फेज में यहाँ पे जो हमारे लिबरल्स हैं, जो हमारे लिबरल्स आपके जो मॉडरेट्स हो गए बेसिकली, जो आपके हो गए नरम दल वाले, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्म दल वाले थे, वो ये समझ गए थे कि भाई रिक्वेस्ट करने से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने का बात नहीं है, हमारा देश, हमारा डिसीजन, हम किसी के आगे हाथ चाहे जोड़े, कोई विदेशी बंदा आके हम पे रूल कर रहा है और हम उसी पर हाथ पांव जोड़े, इस चीज के वो लोग खिलाफ थे। अपने देश में अपने हक को मार के लेने का कंसेप्ट उन लोगों का था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। वो लोग यहाँ पर बोले कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हाथ पांव जोड़ने से काम नहीं चलेगा। और 1907 में क्या होगा? सूरत के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। किस किस का? मॉडरेट्स अलग हो जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो जाएंगे। अब मैं आपको शुरुआत से बताता चला हूं, जब जब स्प्लिट हुआ है किसी का फायदा हुआ है अपने लोगों में? नहीं हुआ है। जैसा ही स्प्लिट होगा, ना मॉडरेट्स भी अच्छे से काम कर पाएंगे और ना एक्सट्रीमिस्ट भी अच्छे से काम कर पाएंगे। दोनों का मिला जुला के होगा क्या? घाटा। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में भी मैंने आपको पूरी जानकारी एक तरीके से दे रखी है। अब जैसे जैसे उनको थोड़ी थोड़ी रिक्वेस्ट आते हैं, रिक्वेस्ट के हिसाब से हल्के हल्के एक्ट लाते जा रहे हैं। इन सभी एक्ट को मैंने पॉलिटी वाले क्रैश कोर्स में आपके लिए कवर कर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार होगा और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको बताया था कि इससे जस्ट पहले क्या होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनल कर दिया गया। अब इससे जो मुस्लिम्स को अपना एक अलग स्टेट मिल गया था, अलग राज्य मिल गया था, वो थोड़े खुश थे। पर जैसे उसको एनल करा गया तो उनकी खुशी के लिए दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। 1912 में आपका हार्डिंगे बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी होगा और 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, भारत की आजादी में विश्व युद्धों का भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रहा है, खास करके द्वितीय विश्व युद्ध का। अब आप ध्यान दीजिए, इंग्लैंड जो था वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट तो कर लेता था। अब पार्टिसिपेट करने के लिए सेना भी चाहिए और उनके पास सेना हम लोग भी थे। हमारे पास पॉपुलेशन का कमी था नहीं, उनको सेना का नीड था। और मरते कौन थे? तो हमारे लोग काफी हद तक उसके अंदर मरते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पार्टिसिपेशन आपको ब्रिटिश का देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप देखेंगे इवेंट्स के फॉर्म में, तो 1915 में गांधी जी का इंडिया में एंट्री हो जाता है। और इसी समय से लेकर हम आगे की चीजों को गांधी एरा के फॉर्म में भी पढ़ते हैं। तो 1915 में हम देखते हैं जब गांधी जी का यहाँ पे एंट्री होगा, तो गांधी जी का कहाँ से रिटर्न होता है दोस्तों? साउथ अफ्रीका से रिटर्न होगा। और साउथ अफ्रीका से रिटर्न आने के बाद, क्योंकि वहां पर वकालत वगैरह करते थे, बैरिस्टर थे वहां पर, वो पूरा का पूरा काम वगैरह करके आए थे, तो वो पहले इंडिया के भ्रमण पे निकल जाते हैं। अलग अलग जगहों पे देखते हैं भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, सब समझने की कोशिश करते हैं। और गर्म दल और नरम दल वाली अगर हम यहाँ बात करें, वो लोग भी समझ चुके होते हैं इस समय तक आते आते कि अलग अलग होने से काम नहीं चलेगा। तो 1916 के लखनऊ सेशन के अंदर वो दोनों का पैक्ट होता है और वापस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो गर्म दल नरम दल का यहाँ पे मिलना हो जाता है। अगर कई बार आपसे लीडर भी पूछता है तो आपको याद रखना चाहिए कि अगर मान लो मॉडरेट्स के लीडर की बात करें, जैसे आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, अगर आपके एक्सट्रीमिस्ट के लीडर की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो गए। इन सब की कहानी को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा मेन मोटो क्या है कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए, थोड़ा थोड़ा समय इस्तेमाल करके। मान लो आपने एंशिएंट हिस्ट्री का आधा 1 घंटा देखा, मेडाइवल हिस्ट्री का आधा 1 घंटा देखा, मॉडर्न हिस्ट्री का आधा 1 घंटा देखा, तो उससे आपके दिमाग में छवि बन जाए। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में माइंड मैप हो कि ठीक है ये चीजें चल रही हैं। 1916 में होम रूल लीग की फिर स्थापना करी जाएगी। इधर एनी बेसेंट रहेंगी और साथ में तिलक रहेंगे। तो इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट देखेंगे।
और 1917 में आता है अगस्त प्रोक्लेमेशन। तो इसमें भी वही फालतू के वादे जैसे करे जाते थे अंग्रेजों द्वारा करे जाते हैं, पूरे इनसे बड़े लेवल पर होते नहीं हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गांधी जी धीरे धीरे एक्शन में आते हुए कैसे नजर आएंगे। 1917 में वो चंपारण में सत्याग्रह करते हैं। चंपारण का सत्याग्रह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, तो ये गांधी जी मास लेवल पे अपनी बातों को पहली लेवल पे जब सॉल्व करते हैं तो उसमें से एक चंपारण सत्याग्रह का आपको महत्व देखने को मिलेगा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन होता है और 1918 के अंदर ही खेड़ा का सत्याग्रह होता है। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको गांधी जी के आंदोलन देखने को मिलेंगे। अब फिर आता है 1919। 1919 और रॉलेट एक्ट, ये कोई भी इंडियन रॉलेट एक्ट को अभी नहीं भूल सकता है। रॉलेट एक्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट बनता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, इसी का आउटकम होगा जलियांवाला बाग मैसेकर। रॉलेट एक्ट के अंदर कुछ इस तरीके का कंसेप्ट, अगर किसी भी बंदे को पकड़ लिया तो बिना ट्रायल बिना किसी चीज के डायरेक्ट उसको पकड़ के लेकर जाया जा सकता था, तो ये तरीका बहुत गलत था। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर का आपने पूरा का पूरा कहानी सुन रखा होगा, किस तरीके से जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी के दिन में इतने सारे लोगों को बिना उनकी किसी गलती के मात्र इकट्ठा होने के लिए, वो भी त्योहार वाले दिन इकट्ठा होने के लिए गोलियों से भून के मार दिया जाता है। ऐसी गलती की आज के समय में भी कोई माफी नहीं हो सकती है। ऐसी गलती की बड़े रूप से सजा ही यहाँ पे सॉल्यूशन थी, और इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ता है इंडियन हिस्ट्री में कि सभी के सभी लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स के डिसीजन के अगेंस्ट हो जाते हैं, और पूरे देश में एक आपको आक्रोश का माहौल देखने को मिलता है। फिर आपकी शुरुआत हुई दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताया था, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वाली जो टीम होती है पूरी की पूरी जीत जाती है। अब जब ये टीम जीत जाती है तो हारने वाली टीम होती है टर्की, और टर्की में होते हैं खलीफा। खलीफा जो है वो मुस्लिम्स के लिए, पूरे जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स हैं उनको, वो खलीफा को वो अपना लीडर मानते हैं, और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, खलीफा को हटा देते हैं। अब इससे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और इधर हिंदूज भी अपनी चीजों से परेशान होते हैं। तो गांधी जी को यहाँ क्या लगता है कि ये एक बेस्ट मौका है हिंदूज और मुस्लिम्स को मिलाने का, और उनका साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा करने का। तो यहाँ पे एक मूवमेंट शुरुआत की है खिलाफत मूवमेंट की, जिसको बेसिकली मुस्लिम्स जो जिस चीज के साथ थे, और जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। ये दोनों को साथ लेकर बड़े रूप से बढ़ाने की बात की जाती है। नॉन कॉपरेशन का नाम से क्लियर है कि आप इनके काम में कॉपरेट मत करिए। अगर आप इनके काम में कॉपरेट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लोग आपके साथ कुछ करेंगे, खुद परेशान हो जाएगा, इनका पूरा सिस्टम ही जाम हो जाएगा। सेम बॉयकॉट में क्या था, आप इनके द्वारा लाई गई चीजों को बॉयकॉट कर दीजिए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। पर इसके अंदर फिर अगर आप डेंट कब लगेगा, जब 1922 का चौरी चौरा कांड आएगा। चौरी चौरा कांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे चीज क्यों पड़ता है, क्योंकि चौरी चौरा कांड के आते ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अंत कर दिया जाता है। चौरी चौरा कांड में क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है आपका मतलब गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम का गांव है एक तरीके का, वहां देख सकते हैं। वहां पर क्या होगा, पुलिस स्टेशन के अंदर आप क्या देखेंगे कि उसको आगजनी कर दिया जाता है, और उस चीज से गांधी जी बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि उनका आइडियोलॉजी क्या था, मतलब शांति से अहिंसा से काम करने का, और वो फाइट वगैरह के पक्ष में नहीं थे। इस चीज का कई हिस्टोरियंस का अलग अलग पॉइंट है। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि गांधी जी ने गलत करा, इसलिए गलत करा क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस चीज को चलने देते, ब्रिटिशर्स इससे इम्पैक्ट हो रहे थे, अफेक्ट हो रहे थे, इस चीज को छोड़ना कोई सही डिसीजन नहीं माना जा सकता। यहीं पे कई लोगों का यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये चीज गांधी जी ने इसलिए करी क्योंकि अगर वो इस चीज को वापस नहीं लेते तो ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल जाता एक एक को पकड़ के मारने का, तो अपने मास को बचाने के लिए करा। तो अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिलेगा। 1923 में स्वराज पार्टी का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन दिखेगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा, और 1924 में एचआरए का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसी का फ्यूचर वाला जो वर्जन आएगा एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसी से एसोसिएटेड आपको कौन देखने को मिलेंगे दोस्तों, भगत सिंह जी। 1925 में एचआरए वाले जो है एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी को यहाँ पे अंजाम देते हैं, जिसमें ट्रेन को लूटा जाता है। काकोरी कांड को आपने अच्छे से इसके बारे में सुना होगा। कि सभी के सभी को मैं आपको दिमाग में बस एक माइंड मैप दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज को मैं यहाँ पे डिटेल में भी डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एक एक इंसिडेंट को मैं डिटेल में डिस्कस करने लग जाऊं दोस्तों तो ये सारे के सारे इंसिडेंट अपने आप में एक क्लास डिजर्व करते हैं। ये सारे के सारे इंसिडेंट में इतनी डिटेलिंग में हमें जाना पड़ेगा कि अभी जो हमारी क्लास है पूरी हिस्ट्री को बहुत कम समय में माइंड मैप क्लियर करने वाली, ये कभी अंत नहीं होगी दोस्तों। फिर आप अगर टाइम देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड वाला जो एक्ट आता है उसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, अपने आप देखेंगे डायरकी वगैरह लगा दी जाती है, और जब डायरकी प्रोविंसेस पे लगा दी जाती है तो वहां से आप क्या देखेंगे कि उसको एडमिनिस्टर करने के लिए क्या सब कुछ काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो आपके जो घूस वाली चीजें वो प्रॉब्लम तो नहीं दे रही है,
इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा था कि हर 10 साल के अंदर एक जांच कमेटी के रूप में आएगी। पर था क्या, कुछ समय बाद इंग्लैंड में इलेक्शन था, तो कुछ समय पहले ही साइमन कमीशन को इंडिया में भेज दिया जाता है कि आप देखिए कि क्या ब्रिटिश प्रशासन सही से काम वहां पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1927 में आपका साइमन कमीशन आएगा। अब साइमन कमीशन जैसे ही आएगा, इस चीज का पूरे तरीके से यहाँ पे विरोध इंडिया में शुरू हो जाता है। क्यों विरोध शुरू किया जाता है? साइमन कमीशन का आइडियोलॉजी में दिक्कत नहीं था, दिक्कत था कि इसमें 7 मेंबर थे और सातों के सातों ब्रिटिशर थे। उनको ये लगा कि भाई अब सातों के सातों अंग्रेज ही हैं, सातों के सातों ब्रिटिशर ही हैं, तो वो हमारी बात कैसे सुनेंगे। आप यहाँ देखेंगे, कभी भी आप हाल फिलहाल में भी देखेंगे, कोई भी चीज मान लो मीडिया में आती है, कोई भी चीज मान लो न्यूज में अगर आती होगी और किसी बंदे पर कोई आरोप लगता है, अगर मान लो आरोपी टीम का जांच करने वाले सारे उसी के टीम के मेंबर हुए, तो उस केस के अंदर वो उसकी बुराई कहाँ कर पाएंगे। जिस बंदे में चीजें बीत रही हैं, उनके टीम से कम एक मेंबर वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए होना चाहिए। और यही डिमांड किसके द्वारा करा गया था? साइमन कमीशन के अगेंस्ट इंडियंस द्वारा किया गया था। और साइमन कमीशन गो बैक के प्रोटेस्ट आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले थे। इसी समय में आप क्या देखेंगे, HSRA का यहाँ पे चीजों की बढ़ोतरी होगी और लाहौर सेशन कांग्रेस का 1929 का होगा, जो इसमें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे फिर आप देखें 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलेगी। और असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी का आउटपुट आपको देखने को पता ही है क्या होगा। फाइनली भगत सिंह जी सबको पकड़ लिया जाता है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी जो है, इन तीनों को महज बहुत कम उम्र के टाइम पे उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उनको जब फांसी पर चढ़ाया गया तो आज के देश के लिए भी, हमारे लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे कि आज के जो युवा हमारे समय में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे चीजों में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, उन युवाओं के लिए भगत सिंह जी किस तरीके से प्रेरणा स्रोत रहे कि हम अपने समय को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने देश को बढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी भारत भूमि का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और समय आने पर अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर ऐसे वीर भारत में जन्म नहीं लिए होते, अगर आज ऐसे वीरों का भारत की जन्मभूमि में जन्म नहीं हुआ होता, तो हमारे देश को इतनी आसानी से आजादी नहीं मिलती। दोस्तों, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आजादी के अंदर काफी चीजों का हाथ रहा होगा, काफी लोगों का हाथ रहा होगा, पर जब तक सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग हमारे देश में नहीं रहते, तो शांति और अहिंसा से भी आजादी इतनी आसानी से नहीं आती जितनी आसानी से तो खैर अभी भी नहीं आई। बहुत प्राणों की यहाँ पे न्यौछावर दिया गया है, पर यह जरूर है कि उसमें चीजें और डिले भी हो सकती थी। ये बात मेरी भी है और मैं खुद जो बोल रहा हूँ, काफी सारे हिस्टोरियंस की भी पॉइंट ऑफ व्यू ये मानती है कि जितना इंपॉर्टेंस हमारे लिए महात्मा गांधी जी का हमारे आजादी के उसके अंदर रहा है, उतनी ही वैल्यू यहाँ पे हमारे आजादी में सुभाष चंद्र बोस जी की भी रही है, उतना ही बड़ा बलिदान हमारे भगत सिंह जी का भी रहा है। बाकी मुझे लगता है 1929 से 1935 के बीच में एक स्लाइड शायद मिस हो गई है, तो कोई नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा नेहरू रिपोर्ट का। नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू जी लाते हैं। उनका मेन यहाँ पे मोटो क्या रहता है कि इंडिया एक डोमिनियन स्टेट बन जाए। अब डोमिनियन स्टेट का यहाँ पे मेन मोटो क्या है? डोमिनियन स्टेट का यहाँ पे मेन मोटो ये है कि इंडिया के अंदर जो इंटरनल डिसीजन है वो इंडिया ले और बाहरी डिसीजन के लिए हम ब्रिटिशर्स को छोड़ते हैं, जैसे डिफेंस वगैरह ये सब का चीज हो गया, फॉरेन रिलेशन तक का, उस सब में इंडिया को कोई दिक्कत बेसिकली नहीं होगा। तो इससे कम से कम आंतरिक डिसीजन लेंगे, और इस चीज को पूरी तरीके से वहां पे फ्लॉप हो जाता है, नहीं चल पाता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, कोई क्यों ही देगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इंडिया में स्वराज दिवस की बात की जाती है और स्वराज दिवस जो आपका क्या हो गया 26 जनवरी। तो 1930 में जब आप देखेंगे स्वराज दिवस मनाया जाएगा, और 26 जनवरी को हम आज के समय में भी अपने जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसका कारण यही था कि उस समय हमने 26 जनवरी के दिन ये डिसाइड करा था कि हम लोग स्वराज दिवस मनाएंगे। और स्वराज दिवस मनाने का मेन कारण क्या था? मेन कारण ये था कि अब हम लोग डोमिनियन स्टेट से नहीं मानेंगे, अब हम लोगों को क्या चाहिए? संपूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए। अब भारत भूमि वहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड रखती है, और इसके डिमांड में जवाहरलाल नेहरू जी का भी बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से हम देखते हैं पूर्ण स्वराज की बात आती है। इंसिडेंट्स में आगे बात करें तो आपको यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, दूसरे वाले में गांधी जी जाते हैं। एग्जाम पूछता है कि तीनों में कौन गए थे, तो BR अम्बेडकर जी गए थे और तेज बहादुर सप्रू जी गए थे। तो ये लोग यहाँ पर जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा। साथ यहाँ पे एक और टाइम लाइन में आपका पॉइंट पड़ेगा 1932 का पूना पैक्ट, जो भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में होता है। पूना पैक्ट का बेसिकली आप यहाँ पे पीछे के इतिहास में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनको ये लगता है कि उस वक्त जो सोसाइटी है उसमें मेरे दलित के लिए एक अलग स्टेट के रूप में वहां पे मांग रखने की शुरुआत कर रहे होते हैं, उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिले, कुछ स्पेशल वैल्यू मिले।
और गांधी जी और इनके बीच में फिर पूरी एग्रीमेंट होती है। इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आपको जानने को मिल सकती है। बहुत मजा आएगा जब इसके बारे में आप जानकारी लेंगे, किस तरीके से गांधी जी फाइनली अनशन पे अड़ जाते हैं और देश के टुकड़े होने से वहां पे बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी चीज यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ पे शुरुआत होगी और फाइनली जब आप धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। इस एक्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी यहाँ पे भारतवासियों को, और उस हिसाब से उम्मीदें यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती हैं। यहाँ इनको ये भी उम्मीद थी कि क्या पता शायद फंडामेंटल राइट्स भी दे दें, पर क्यों ही देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और 1937 में पहला प्रोविंशियल इलेक्शन होगा और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। इस समय भारत के परिक्षेप में एक और व्यक्ति का बड़े रूप से आगमन होता है कांग्रेस के अंदर। जब आप 1940s का टाइम देखते हैं, वो कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1930 से 40 का टाइम में जब आप बिल्कुल लेटर 40s देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जो होंगे आपके लेटर 30s आप बोल सकते हैं, जो आपका 1938 से लेकर 1940 वाला टाइम जो आपका देखेंगे, इस समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जिस व्यक्ति का बहुत बड़े रूप से वर्चस्व देखने को मिलेगा आपको, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी होंगे। वो यहाँ पे 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनेंगे और 2 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे। वो यहाँ पर जब देखते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन फिर से कूद गया है, फिर से किसका सीना लेके जा रहा है, हमारा सीना लेके जा रहा है। अब वो गांधी जी से सीधा फेस टू फेस इस बात करने के लिए तैयार रहते हैं कि बात ऐसी है कि आप लोग को यही बढ़िया मौका है, इसी वक्त अटैक करके हम लोग यहाँ पे अपनी आजादी के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। गांधी जी फिर ठहरे अहिंसावादी आदमी, दोनों का बनता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग चले जाते हैं और वो पूरा का पूरा फिर आप देखें किस हिसाब से आजाद हिंद फौज की पूरी वहां पे बनाते हैं। और आज भी काफी सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अंग्रेजों के पीछे जाने का कारण क्या होता है कि जब यहाँ पर इंडिया के अंदर आजाद हिंद फौज का आने का पूरा सिस्टम बनता है, वो लोग ये चीज समझ जाते हैं कि उनका काफी सारा पैसा, काफी सारा रिसोर्सेज सेकंड वर्ल्ड वॉर को लड़ने में निकल चुका है। अब उनके पास में इतना पैसा है तो बढ़िया रूप से इंडिया पे फिर से अपने राज को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि अपना पूरा किंगडम बनाने के लिए पैसे की तो नीड पड़ेगी। और साथ में आ रही आजाद हिंद फौज उनके लिए कितनी खतरनाक बन सकती है, इसका उन्हें उम्मीद हो जाता है। खैर अगर बात करते हैं टाइमलाइन पे, 1940 में अगस्त ऑफर आता है, इसको नकार दिया जाता है। क्रिप्स मिशन आता है, इसको भी नकार दिया जाता है। बेसिकली डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग, इन सब चीजों पे आप यहाँ पे देखेंगे बात यहाँ पर चलती है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पॉलिटी वाले में भी चीजें हल्की बहुत बताई हुई है। 1942 में फिर आपका आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनली बड़े रूप से भारत छोड़ो आंदोलन पूरे इंडिया लेवल पर मनाने की यहाँ पर बात की जाती है और इसकी आप शुरुआत देखेंगे किस हिसाब से चीजें बढ़ती हैं। 1946 में आपका पहला इलेक्शन होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और 1947 के अंदर आपका इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये हमने एक बेसिक सिंपल रूप से चीजों को समझने की कोशिश करी है। कोई बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ गए नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्लास नेवर एंडिंग होगी। मेरा आज का मेन पर्पस क्या था कि आप लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दे दूं। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप इस चीज को पूरी क्लास से समझ गए होंगे कि ठीक है भैया, आज की क्लास से हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, एक थीम मिल गया है। अब आज से आप किसी बुक को पढ़ लीजिए जो हिस्ट्री की आपको मिल रखी है, चाहे आपको जो भी आपके पास बुक है, स्पेक्ट्रम पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, जो एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको काफी हद तक जब आप चीजों को पढ़ रहे होंगे ना, आप पहली बार तो बोर नहीं होंगे। क्यों बोर नहीं होंगे? क्योंकि आपको कहानी का पूरा सार पता है कि चलो आगे भी कुछ आने वाला है, आगे चीजें इंटरेस्टिंग होंगी, आगे और इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। इस कहानी का आपको सार पता है कि पीछे क्या हुआ था, क्यों चीज मैं पढ़ रहा हूँ, आगे क्या होगा, तो आपको हल्का सा यहाँ सार पता होगा। साथ साथ अब आप किसी कोर्स से पढ़िए, आपको हमारे कोर्स से पढ़ना हमारे कोर्स से पढ़िए, कहीं और से पढ़ना कहीं और से पढ़िए, आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़िए। अब आपको कम से कम चीजें समझने के लिए तैयार रहेंगी। अब आप लोगों को परेशानी ये नहीं होगा कि भैया मैं क्या करूँ यार, मेरे को यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, हिस्ट्री बोरिंग रह गई। तो अगर आपको अब भी लगता है कि मान लो कोई टॉपिक आपको इसमें इसी में से डिटेल में पढ़ना है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए अच्छा भैया ठीक है, हम चाहते हैं कि आप गुप्त वंश के ऊपर एक पूरी क्लास ला दीजिए, या भैया आप एक काम करिए मौर्य वंश पे क्लास ला दीजिए, या एक काम करिए भैया आप सब्सिडरी अलायंस पढ़ा दीजिए, या भैया आपने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ाया है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दीजिए कि डच कब आए, फ्रेंच कब आए, पोर्टुगीज कब आए। तो ये सारी की सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपका मन है कि चलो भैया हमको मेडाइवल इंडिया पढ़ना है, भैया हमको मन है कि आप एक काम करिए बाबर पे क्लास ला दीजिए, आप एक काम करिए अकबर पे ला दीजिए, महाराणा प्रताप पे क्लास ला दीजिए, भैया एक काम करिए आप छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्लास ला दीजिए। आप लिखिए, जिस चीज में मैं देखूंगा जैसा रिस्पॉन्स होगा, आपके रिस्पॉन्स के अनुसार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ बेहतर काम करूं। और जितनी भी मेरे पास अपने हिसाब से नॉलेज थी, जितनी मैं चीजों से सीख पाया, उसके हिसाब से मैंने अपना आपको बेस्ट डिलीवर करने की यहाँ पे कोशिश करी है। तब भी हो सकता है इतिहास का विषय है, काफी सारी चीजें हो सकता है जो चीजें हम पढ़ते हैं अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, उसमें कभी अभी एरर है, कुछ मान लो भविष्य में ऐसी सोच निकलती है कुछ एरर बन जाए। अगर कुछ एरर्स हुई होंगी तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा।
और आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं वहाँ पे देखने की कोशिश करूंगा। तो शायद मैं वहाँ पे कुछ कैप्शन वगैरह में डाल के उसको ठीक कर दूंगा। बाकी मैंने अपने हिसाब से पूरा रिसर्च करने के बाद आपके पास एक क्लास लाने की कोशिश करी है। जब कोई होता है मेरी नज़र से छूट गया हो तो मैं उस चीज़ का भी नोट करूंगा। अच्छा, अगर आप अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो यहाँ तक आने के बाद मैंने आपको कहा था कि क्लास के एंड में जो चीज़ मैंने सीखी है, जिस चीज़ से मैंने ज्ञान लिया है, जिनको मैं मानता, उनकी मैं आपको अपने द्वारा लिखी हुई पोएम सुनाऊंगा। ये पोएम मैंने लिखी थी, यहाँ तो मुझे लगता है शायद 2019 में मैंने लिखी थी, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। मैं कर्ण को बहुत मानता हूँ और काफ़ी सारे महाभारत में सबको मानता हूँ, श्री कृष्ण को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। और वह मैं कर्ण को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को जीवन में एक आइडियल के रूप में अगर आप देखेंगे, मुझे कर्ण बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उनकी लाइफ जो है, अगर आप देखते हैं, कुंती जैसी उनकी शुरुआत में माँ थी, और कुंती जैसी माँ होने के बाद आप उनको देखेंगे कि उनको जल में त्याग देती है, और उनको जल में त्यागने के बाद उनकी सिचुएशन लाइफ में किस तरह से पहुंचती है, कितनी उनकी लाइफ में गिरावट आती है, और वहां पर सारी की सारी प्रॉब्लम्स लड़ते हुए, मतलब सारथी के पुत्र होते हैं, सारथी उनको गोद लेते हैं, अधिरथ जो है भीष्म पितामह के सारथी होने के बावजूद उनको क्या करते हैं, गोद लेते हैं। और इनकी फ्यूचर आपको वहां के समाज में क्या देखने को मिलेगी? उस वक्त का समाज सूत पुत्र को हथियार उठाने की परमिशन नहीं देने वाला समाज था। उस समाज के अंदर अपने हकों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी विद्या के लिए, अपने ज्ञान के लिए ये बंदा उठता है, ये बंदा लड़ता है, और लड़के अपना इतना नाम बनाता है अपनी धरोहर, अपने धनुर के ऊपर, अपने शास्त्र के ऊपर, कि आज के समय भी इनको जानता है। तो आइए दोस्तों, इस कविता को शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं? मुझे त्याग दिया माँ ने मेरे जन्म के ही बाद, जल में छोड़ दिया ना मिला ममता का प्रसाद, पिता ने मुझको गोद लिया रखा अपने पास, राधा थी मेरी माँ, राधे में उनकी श्वास। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखी गई है, जहां पे पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश करिएगा कि कर्ण के बारे में उनकी क्या क्या उनकी विशेषता बताती है। कि मुझे देखते घृणा से कि मैं एक सूत हूं, सारथी पिता मेरे मैं उनका पूत हूं, बेड़ियों को तोड़ता वीरता का दूत हूं, अंगार मुझ में जल रहा उसकी मैं विभूत हूं। अंधकार था जीवन में कोई देता था ना साथ, माथे का तेज बोलता था मेरा है प्रभात, सब छोड़ते थे थामा ना किसी ने मेरा हाथ, काबिलियत से पहले देखते थे मेरी जात। सूत पुत्र समझ गुरु ने मुझे ठुकराया, सूत पुत्र समझ गुरु ने मुझे ठुकराया, मुझे नीचा दिखाकर खुद से ही हराया, शिक्षा ली मैंने गुरु से भेष बदल कर, कहीं भेद ना ये खुल जाए बहुत संभल कर। प्रसन्न होके वीरता और मेरे काम से, धनुष मिला विजय मुझे गुरु परशुराम से, गूंजती धरा मेरे विजय की टंकार से, मानो वीर जन्म ना लिया ऐसा इस संसार में। तो आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं किस तरीके से कर्ण का यहाँ पे ग्रोथ आप देख रहे हैं। कि जब उनको पूरी दुनिया में कोई शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता, द्रोणाचार्य उनको मना कर देते हैं, वो क्या करते हैं, ब्राह्मण का भेष बदलकर, हाथ जोड़कर परशुराम जी के पास जाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनके शिष्य बनते हैं। तो आइए इसको वापस से देखते हैं। प्रसन्न होके वीरता और मेरे काम से, धनुष मिला विजय मुझे गुरु परशुराम से, गूंजती धरा मेरे विजय की टंकार से, मानो वीर जन्म ना लिया ऐसा इस संसार से। द्वंद्व में क्रूरता से करता प्रहार हूं, रक्त की नदियों सा करता संहार हूं, परिश्रम से फल तक का मैं ही तो सार हूं, मित्रता के वचनों का मैं ही आधार हूं। आगे देखिए, परशुराम शिष्य विजयधारी सूर्य सा प्रकाश हूं, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मैं ही सर्वनाश हूं, आर्यव्रत के वीरों का मैं ही तो काल हूं, गूंजती विजय ध्वनि में रूप व विशाल हूं, सूर्य का मैं तेज लिए देव का भी नाज हूं, कांपते झलक से मेरे वो मैं अंगराज हूं, कांपते झलक से मेरे वो मैं अंगराज हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को कविता पसंद आई होगी, और अपना आप रिव्यूज इसके बारे में मेरे को जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे आरबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, @RB_S सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, मेरी लिखी हुई और पोएम्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप @learner_SM, SM का मतलब होता है शिवम मिश्रा, तो आप @learner सर्च करिएगा। मैंने अपने चैनल का नाम भी लर्नर साथ में इसीलिए रखा है क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ। जैसे मेरे विषय हैं, इन विषय के ऊपर कोई भी बंदा कभी पूर्णतः ज्ञान नहीं रख सकता। मैं हमेशा सीखूंगा और लाइफ टाइम इन विषयों के साथ सीखता ही रहूंगा। सीखते सीखते जितनी मैं चीजें सीखूंगा उसके साथ आपको भी मार्गदर्शन देता रहूंगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। SM का मतलब शिवम मिश्रा, और @learner_SM से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप सभी को आज की क्लास में मजा आया होगा। और मैंने जो आपसे वादा करा था क्लास की शुरुआत में कि मैं आपको इतिहास समझने का तरीका बताऊंगा, मैंने उसमें अपनी तरफ से कम पूर्णतः कोशिश करी है कि आपको कोई समस्या ना हो। तब तक दोस्तों आज के लिए चलता हूं। धन्यवाद व शुभ दिन।